इतना कहकर मेघना उसका हाथ पकड़कर उसे भीड़ की तरफ ले जाने लगी। निविशा डरने लगी क्योंकि निहार यहाँ मौजूद था और अगर वो निविशा को देख लेता तो हंगामा खड़ा हो जाता। निविशा ने जल्दी से दूसरे हाथ से अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया और मेघना के साथ आगे बढ़ने लगी। वो दोनों एक जगह पर आकर खड़ी हो गई। तभी निविशा ने अपनी हसीन और खूबसूरत निगाहों से सामने स्टेज पर बैठे सीएम चौहान की तरफ देखा और झट से अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वहीं स्टेज पर बैठे निहार का दिल भी बेचैन हो रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे चारों तरफ से एक ही एहसास हो रहा था और वो था उसकी चांदनी का एहसास। दुपट्टे में से निविशा की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ में अब निविशा और मेघना भी शामिल हो गई। मेघना उसे जबरदस्ती वहां लेकर आई और तभी वो सामने स्टेज के सोफे पर राजा की तरह बैठे शख्स की तरफ इशारा करके बोली, वो है हमारे होने वाले मंगेतर मिस्टर निहार सिंह चौहान, इस राज्य के सीएम, इस राज्य के मालिक। मेघना के चेहरे की खुशी और आंखों की चमक देखकर निविशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोली, ये है मिस्टर निहार सिंह चौहान, हमारे हो चुके पति और आने वाले हर जन्म में भी सिर्फ हमारे पति, सिर्फ हमारे। निविशा का ये कहना ही था कि स्टेज पर बैठे निहार का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका ध्यान उस भीड़ पर चला गया जो उसके सामने मौजूद थी और उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। लेकिन निहार की बेचैन और जुनूनी निगाहें उस चेहरे को बेताबी से ढूंढ रही थी जो उसका है, क्योंकि निहार को ये एहसास हो चुका था कि उसका दिल यही कहीं है, उसकी चांदनी यही कहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? निहार अपनी तेज नजरों से भीड़ को देख रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ के बीचों बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ी जिसके चेहरे पर लाल दुपट्टा बंधा हुआ था, मगर उसकी हसीन निगाहें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन निगाहों को निहार पहचान गया और बेसब्र होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। निविशा हड़बड़ा गई और जल्दी से मेघना का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। निविशा मेघना का हाथ पकड़कर तेजी से भागती जा रही थी और निहार की कातिल और तेज निगाहें उसे भागते हुए देख रही थी। जहां जहां वो जा रही थी वहां वहां निहार की निगाहें उसे देख रही थी। देखते ही देखते वो उसकी नजरों से ओझल हो गई। निहार को अचानक खड़ा देखकर सारे मंत्री और विधायक भी अपनी जगह से खड़े हो गए और निहार को सवालिया नजरों से देखने लगे। निहार के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी जो आज निविशा को ही पता चलने वाला था। निहार ने अपने आप को शांत किया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वहीं निविशा मेघना को लेकर अपनी गाड़ी के पास आ गई। भागने की वजह से निविशा का दर्द और बढ़ गया, उसकी आंखें और भर आईं। दोनों ही अब तेज तेज सांस ले रही थी। मेघना ने निविशा को गाड़ी के अंदर बिठाया और उसे पानी देते हुए बोली, अचानक से क्या हुआ आपको? और जब तबियत खराब है तो आपको इस तरह से भागना नहीं चाहिए। पता है ना, एक लड़की का शरीर बहुत अलग होता है, उसे काफी ख्याल रखना पड़ता है। निविशा ने बोतल से पानी पिया और गहरी सांस लेते हुए बोली, सही कहा आपने, दर्द और बढ़ गया है, अब तो घर जाकर सोना पड़ेगा वरना बुखार आ जाएगा। निविशा की बात मानकर मेघना भी गाड़ी में बैठ गई और उनकी गाड़ी मानसरोवर अपार्टमेंट्स के लिए निकल गई। पूरे रास्ते मेघना निहार की बातें करती रही जिसे सुनकर निविशा का खून जलता रहा। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत किए हुए थी। किसी और लड़की के मुंह से वो अपने पति का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन चुप रहने के लिए मजबूर थी, वरना उसे 2 मिनट नहीं लगते मेघना को ये बताने में कि इस राज्य के सीएम की वो पत्नी थी। निविशा चुपचाप सब कुछ सुनती जा रही थी। इसी तरह रास्ता कट गया और वो दोनों अपार्टमेंट्स पहुंच गए। मेघना निविशा के घर जाने से हिचकिचा रही थी। वो चुपचाप गाड़ी के पास खड़ी थी। तभी निविशा उसे देखकर हैरानी से बोली, अब क्या हुआ, अंदर आइए ना। मेघना बोली, नहीं निविशा, अच्छा नहीं लगता, शाम होने वाली है, अब आपके पति घर आते ही होंगे, ऐसे में हम यहाँ नहीं रुक सकते। तभी निविशा ने कहा, आज की रात तो रुक सकती है ना, कल कुछ सोच लेंगे, और वैसे भी हमारे पति आउट ऑफ सिटी हैं तो आज रात को घर नहीं आएंगे, आप रुक सकती हैं हमारे यहाँ। अब आइए, हमसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा रहा। मेघना ने उसकी बात मान ली और दोनों घर के अंदर चली गई। निविशा ने मेघना को गेस्ट रूम दिखाया और खुद अपने कमरे में चली गई। सबसे पहले वो बाथरूम में फ्रेश होने गई और उसके बाद जाकर धीरे से बेड पर बैठ गई। उसने बेड से सर टिकाया और आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी। तभी उसके सामने निहार का वो जुनूनी और तेज नजर वाला चेहरा घूमने लगा। जब उसने भीड़ में निविशा की तरफ देखा था, ये याद आते ही निविशा को अजीब सा डर लगने लगा कि कहीं निहार ने उसे पहचान न लिया हो, वरना वो बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन उसे उम्मीद थी कि निहार ने इतनी बड़ी भीड़ में निविशा को नहीं देखा होगा। निविशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब ये वही मेघना है जिनका जिक्र निहार जी ने किया था, और उनके अनुसार ये लड़की सही नहीं है क्योंकि ये गलत काम करती है। वो सब तो हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मेघना को निहार जी के सामने आने से रोकना होगा जब तक बाबा साहब और निहार जी ऐसा नहीं चाहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इन्हें कोई भी राजनीतिक परेशानी हो। लेकिन हम क्या करें, इंसानियत के नाते मेघना को घर से निकाल नहीं सकते और निहार जी को उनके सामने आने नहीं दे सकते। ऐसा करते हैं, हम बाबा साहब से बात करते हैं, वही हमें कोई रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि निहार जी तो गुस्सा ही करेंगे। निविशा ने तुरंत अपने ससुर जी को कॉल लगा दिया। 2-3 रिंग जाने के बाद उम्मेद जी ने कॉल अटेंड किया। निविशा आदर से बोली, प्रणाम बाबा साहब। उम्मेद जी ने कहा, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराती रहिए। कैसी हैं आप बेटा? हम ठीक है बाबा साहब, लेकिन एक दिक्कत हो गई है, इसलिए इस वक्त हमें आपकी सलाह की सख्त जरूरत है। उम्मेद जी अपनी चेयर से खड़े हो गए और सीरियस होकर बोले, क्या हुआ बेटा, बताइए हमें। निविशा ने शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें उम्मेद जी को बता दी कि किस तरह उसकी और मेघना की दोस्ती हुई और किस तरह मेघना को उसने नहीं पहचाना कि ये वही मेघना है जिसके साथ निहार की सगाई की बात चली थी। सारी बातें बताने के बाद निविशा उदासी से बोली, हमें माफ कर दीजिए बाबा साहब, हमारी गलती की वजह से ये हुआ और अब हम इस चक्कर में खुद फंस गए हैं। उम्मेद जी ने कहा, बेटा आपकी कोई गलती नहीं है, शुरुआत तो हम नहीं की थी। हम ही सोमेश राव की बातों में आकर अपने काबिल बेटे से उनकी गैर जिम्मेदार बेटी का रिश्ता जोड़ने चले थे, लेकिन वक्त रहते संभल गए, मगर आज ये नई परेशानी आ गई। आपको पता है बेटा, हम किसी से नहीं डरते हैं, 2 मिनट नहीं लगेंगे हमें सबको बताने में कि हमारे बेटे की शादी आपसे हुई है, लेकिन ये बात राजनीतिक हो चुकी है। निहार सिर्फ हमारे बेटे या आपके पति ही नहीं, वो इस राज्य के सीएम है। उनकी एक पार्टी है और 180 लोगों की पार्टी में 25 से 30 सदस्य सोमेश राव के आदमी है, और अगर अपनी दुश्मनी के चलते सोमेश के आदमियों ने कुंवर की पार्टी से गद्दारी कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझ रही होंगी, हम बहुमत की बात कर रहे हैं बेटा। निविशा ने कहा, हम समझ रहे हैं बाबा साहब, राजनीति बहुत टेढ़ी चीज होती है, लेकिन आप बस आज रात और कल के दिन के लिए कोई रास्ता निकाल लीजिए, क्योंकि कल हम मेघना को यहाँ से भेज देंगे। उम्मेद जी बोले, ठीक है बेटा, हम कुंवर से बात करते हैं और उन्हें वहां आने से रोकते हैं, आप चिंता मत कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। निविशा ने हाँ कहकर कॉल कट कर दिया। निहार के जिक्र से ही निविशा को डर लग रहा था। निविशा बेड पर लेट गई और निहार के बारे में सोचने लगी, पता नहीं बाबा साहब ने यहाँ आने से कैसे रोकेंगे। शाम के 7 बज चुके थे और निहार का सारा काम हो चुका था। आज उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। सम्मेलन के बाद से वो खामोश होकर अपना सारा काम कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और नजरों के सामने बार बार निविशा का चेहरा घूम रहा था। निहार ने अपना फोन लिया और स्क्रीन पर निविशा की तस्वीर को एकटक अपनी काली और जुनूनी निगाहों से देखते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, क्या लगता है आपको कि आप हमारी नजरों से बच सकती हैं? बोलिए ना, इस तरह खामोश क्यों हैं? आपसे इश्क किया है लेकिन नाफरमानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलती की है तो सजा तो आपको जरूर मिलेगी। अपने भावहीन चेहरे से निहार ने निविशा की खूबसूरत तस्वीर को देखा और बेहद जुनून और शिद्दत से उस तस्वीर को चूम लिया। वो अपने फोन को जैसे ही जेब में रखने लगा तभी उम्मेद जी ने उसे कॉल किया। निहार जल्दी से कॉल अटेंड करके बोला, प्रणाम बाबा साहब। उम्मेद जी ने कहा, आयुष्मान भव कुंवर, अभी आप कहाँ हैं?
निहार ने हैरान होते हुए पूछा, ऑफिस में? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? उम्मेद जी गंभीर आवाज में बोले, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी हम घर जा रहे हैं, कल ऑफिस मिलते हैं। तभी उम्मेद जी ने कहा, घर मत जाइए बेटा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। उम्मेद जी की बात सुनकर निहार को बहुत गुस्सा आया और वो काफी हैरान भी हुआ। उम्मेद जी समझ रहे थे कि उनके बेटे को गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो उसे अपनी बीवी के पास जाने से रोक रहे थे। निहार गुस्से में लेकिन सभ्यता से बोला, कहना क्या चाहते हैं आप बाबा साहब? आपको पता है ना वो अकेली है घर पर और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। उम्मेद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, हम सब समझ रहे हैं कुंवर, लेकिन बात इतनी सीरियस हो गई है कि आज आप अपने घर नहीं जा सकते। निहार को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और अपने फोन को वो कसकर पकड़ते हुए दमदार आवाज में बोला, हुआ क्या है आप बताएंगे? क्योंकि ऑलरेडी आज हमारा दिमाग बहुत खराब हो चुका है। मेघना उस घर में मौजूद है, ये जानने के बाद क्या होगा निहार का रिएक्शन? क्या वो उम्मेद जी की बात मानकर रुक जाएगा या गुस्से में उठा लेगा कोई गलत कदम? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। उम्मेद जी ने गहरी सांस ली और निहार को सब कुछ बता दिया कि मेघना सोमेश राव ही निविशा की बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ निविशा मॉल गई थी। वही मेघना जिसके साथ निहार का रिश्ता होने वाला था। पूरी सच्चाई जानने के बाद निहार दंग रह गया और उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से लाल होकर सोचने लगा, एक शराबी और नशेड़ी लड़की निविशा जैसी सभ्य और संस्कारी लड़की की दोस्त कैसे हो सकती है? निविशा ऐसी लड़की से दोस्ती कर कैसे सकती है? वो इतनी भी भूली और नादान नहीं है कि उन्हें इंसानों की परख ना हो। निहार की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो गया था। उसका मन कर रहा था कि चारों तरफ तबाही मचा दे और निविशा को पकड़कर अपनी बाहों में भींचकर उससे सवाल करे। निहार की खामोशी देखकर उम्मेद जी परेशान होकर बोले, कुंवर अपने गुस्से को काबू कीजिए और प्लीज, निविशा बहू की कोई गलती नहीं है। उन्हें थोड़ी ना पता था कि उनकी दोस्त थी वो मेघना है। आप बहू पर गुस्सा मत कीजिएगा। निहार हद से ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेघना मेघना मेघना, उफ, ये नाम खत्म क्यों नहीं हो जाता इस दुनिया से? इसका अस्तित्व में क्यों नहीं जाता? हम पागल हो रहे हैं बाबा साहब, हमारा सर फटा जा रहा है सोच सोचकर। उम्मेद जी उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोले, कुंवर शांत हो जाइए प्लीज, इतना गुस्सा सही नहीं होता और अपना ये रूप बहू के सामने लेकर कभी मत जाइएगा, वरना वो आपसे दूर हो जाएंगी। उम्मेद जी के ये कहते ही निहार और गुस्से से बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, निविशा हमसे कभी दूर नहीं जा सकती। वो हमारी जिंदगी है, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम मार देंगे उन सबको जो हमारे और निविशा के बीच में आएंगे। निहार की बात सुनकर उम्मेद जी जोर से बोले, कुंवर ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है आप किस पद पर आसीन है? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती, ये आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। इतना गुस्सा इतनी बेचैनी गलत है कुंवर। आपको आपकी बीवी से कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय आपके। अपने इस स्वभाव को शांत कीजिए, पानी पीजिए और हमारी बात गौर से सुनिए। हमें सिर्फ अपनी बहू से मतलब है और साथ साथ आपके करियर की भी चिंता है। उम्मेद जी के जोर से बोलने पर निहार थोड़ा शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली और बेसब्र होकर बोला, बाबा साहब हमें नहीं पड़ी है हमारे करियर की, हमें निविशा के साथ आम जिंदगी जीनी है शांति से। और वैसे भी इस राज्य की जनता हमारी पार्टी से नहीं हमसे जुड़ी हुई है और अगर हम उनसे दूर हुए तो वैसे भी इस राज्य में तूफान आ जाएगा। इसलिए हमारी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। हमें खुद से ज्यादा इस राज्य और उसकी जनता से प्यार है, उनकी फिक्र है, लेकिन इन सब के ऊपर निविशा के लिए हमारी मोहब्बत हम पर हावी हो रही है। इसलिए हम अभी घर जा रहे हैं उस मेघना को वहां से बाहर निकालने के लिए। उनकी औकात नहीं है कि हमारी फूल सी बीवी के आसपास भी भटके। उम्मेद जी गुस्से से बोले, सीएम निहार सिंह चौहान होश में आइए। आप सीएम चौहान है, आप इस राज्य के मालिक हैं। आपके ही कारण ये इतना बड़ा राज्य शांति से चल रहा है, हर मुसीबत से बचा रहा है। आप ही राज्य की जनता के सब कुछ है, उनका सहारा, उनके मसीहा सब कुछ आप है। आप आज ऐसी बातें नहीं कर सकते। आपका गुस्सा और बेचैनी हम समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जोश से नहीं होश और बुद्धि से काम लेना होगा। और आपकी चतुराई के दीवाने तो आपके बाबा साहब खुद हैं। हम जानते हैं कि आप कितने चालाक और कुटिल बुद्धि के धनी हैं, इसलिए आपको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। बेटा बस आज रात की बात है, कल निविशा खुद मेघना को घर से भेज देंगी। प्लीज एक बार शांति से बात को समझने की कोशिश कीजिए। निहार शांति से सब कुछ सुन रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। उसके लिए उसका राज्य और उसकी जनता बहुत मायने रखती थी, लेकिन निविशा उसकी जान थी, उसका पहला प्यार था। वो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकता था। अब वक्त आ गया था कि निहार अपने खतरनाक दिमाग का इस्तेमाल करके सोमेश राव को सबक सिखाए और सब कुछ ठीक करे। अब निहार ही सब कुछ सुलझा सकता था और अपनी बीवी को पूरे हक से दुनिया के सामने स्वीकार कर सकता था। निहार ने गहरी सांस ली और अपनी निगाहों में एक तूफान लिए बेहद जुनून और शिद्दत से बोला, ठीक है बाबा साहब, आज की रात सिर्फ और सिर्फ आज की रात, क्योंकि उसके बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं। उम्मेद जी ये सुनकर चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि अब सबकी जिंदगी में खलबली मचने वाली है। निहार ने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गई थी और गुस्से से मुट्ठियां भींच गई थी। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक बेहद कातिल और जुनूनी मुस्कान आ गई और वो बेहद खतरनाक तरीके से बोला, हम आ रहे हैं निविशा, आपके पास, आपके बेहद करीब। ऐसे कैसे हम आपको अकेला छोड़ सकते हैं? हिसाब किताब भी तो जरूरी है ना हमारी चांदनी। निहार की ये डबल स्माइल बहुत कुछ बयां कर रही थी कि आगे क्या और कितना खतरनाक होने वाला है। जुनून और दीवानापन अब उसके सर चढ़ चुका था। रात के 8 बजे डिनर के बाद निविशा हॉल में सोफे पर बैठी हुई अपने फोन को परेशान होकर देख रही थी। चेहरे से वो बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी, क्योंकि निहार का डर उसे सता रहा था। वो मन में ही जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। पता नहीं बाबा साहब ने उनसे क्या कहा होगा और सारी बातें जानने के बाद उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। यही सब सोच सोच कर वो घबरा रही थी। तभी मेघना उसके पास आई और सोफे पर बैठकर उसने निविशा की गोद में अपना सर रख दिया। ये देखकर निविशा अपने ख्यालों से बाहर आई और एक टक मेघना के चेहरे को देखने लगी। तभी मेघना मुस्कुराते हुए बोली, आपको प्यार हो गया क्या हमसे? निविशा बिना किसी भाव के बोली, बिल्कुल भी नहीं। मेघना उसका हाथ अपने गाल पर रखते हुए बोली, लेकिन हमें आपसे हो गया है और आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इतनी प्यारी हैं आप। निविशा उसके गाल को सहलाते हुए बोली, अगर आप हमारे लिए कुछ भी कर सकती हैं तो सबसे पहली बात झूठ बोलना बंद कर दीजिए, वरना हमारी दोस्ती आप खो देंगी। मेघना ये सुनकर हैरान रह गई और निविशा की गोद से उठकर उसके भावहीन चेहरे को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोली, क्या हुआ है निविशा? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? क्योंकि आप बहुत रूखा व्यवहार कर रही हैं, जबकि आप ऐसी हैं नहीं। प्लीज बताइए ना, हमसे क्या गलती हुई है? हम उसे सुधार लेंगे पक्का। निविशा अपना हाथ छुड़ाकर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोली, हमें झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है मेघना, और हम दिल से उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी तरह का कोई झूठ हमसे नहीं बोल रही होंगी। अभी हम बहुत थके हैं, सोने जा रहे हैं, आपसे सुबह बात करते हैं। इतना कहकर निविशा अपनी जगह से खड़ी होकर जाने लगी। तभी मेघना पीछे से उसके गले लग गई और बेचैनी से बोली, हमारे लिए आपकी दोस्ती बहुत कीमती है, जिसे हम कभी नहीं खोना चाहेंगे। निविशा ने गहरी सांस ली और बोली, तो ठीक है, फिर आप देख लीजिए कल आपको क्या करना है। गुड नाइट मेघना। इतना कहकर निविशा वहां से सीधा अपने बेडरूम में गई और रूम का दरवाजा बंद कर लिया। उसके जाते ही मेघना उदास होकर बोली, हम आपके लायक नहीं है निविशा, हम ये बात जानते हैं। कहाँ आप इतनी सुशील और संस्कारी लड़की और कहाँ हम शराबी और नशेड़ी।
जिंदगी में पहली बार हमें कोई इतना अपना और करीब लगा है जिसे हम खो नहीं सकते। कोशिश करेंगे कि हम आपको अपनी सच्चाई बता दें। ये सोचते हुए मेघना भी गेस्ट रूम के अंदर चली गई और रूम का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं निविशा अपने कमरे के अंदर बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ निहार का सामना करने का खौफ, तो दूसरी तरफ मेघना जो उसे दिल की बुरी नहीं लगती, बस उसकी हरकतें और आदतें खराब थी। वो यही सब सोचते हुए टहल रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा और वो झेप गई। उसने फोन की स्क्रीन पर निहार जी देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। निविशा के बदन के रोंगटे खड़े होने लगे। एक अजीब सा खौफ उसे घेरने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी निहार का कॉल अटेंड करने की, क्योंकि उसे पता था कि कॉल अटेंड होते ही सीएम साहब का गुस्सा उस पर बरस पड़ेगा। आखिर उसने कॉल अटेंड नहीं किया और डरते हुए उसे लगातार देखती रही। तभी एक बार फिर से फोन बजने लगा। इस बार वो फिर से घबरा गई। उसने फोन को साइलेंट मोड पर करके बेड पर तकिए के नीचे रख दिया और अपने माथे पर जमा पसीने की बूंदों को साफ करते हुए बोली, हे बाल गोपाल, इस तरह से कैसे काम चलेगा? हम कब तक इनका कॉल इग्नोर करेंगे? कब तक इनके आक्रोश से बचेंगे? लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है उस इंसान से जिससे हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आज की रात तो हम बच गए, लेकिन कल क्या होगा? कैसे हम उनसे नजरें मिला पाएंगे? कैसे? निविशा घबराते हुए फोन की स्क्रीन देख रही थी, जिस पर एक बार फिर से निहार का कॉल आने लगा। फिर से निविशा ने कॉल अटेंड नहीं किया। वहीं अपने कैबिन में सोफे पर राजा की तरह शान से बैठे निहार के चेहरे पर कातिल मुस्कान बनी हुई थी। वो हद से ज्यादा जुनून से अपने फोन की स्क्रीन को देखे जा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने फोन को हाथ में लेकर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और पूरे जुनून से बोला, कॉल अटेंड नहीं कर रही है हमारी चांदनी। ओह, डर गई हमारी बीवी। वैसे डरना लाजमी भी है, लेकिन हमारे लिए मोहब्बत से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। मगर हमारी मोहब्बत ने आज गलती की है तो आपको सजा तो देनी पड़ेगी, और एक जिम्मेदार पति के तौर पर हम ये काम करेंगे। बीवी, सोइएगा मत, हमारे हैं। वैसे अगर सो भी गई तो कोई बात नहीं, आपकी नींद उड़ाना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। इसका अनुभव आपको हो चुका है। इतना कहकर निहार ने किसी और को कॉल किया और अपनी दमदार और सख्त आवाज में बोला, अब जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिएगा और कल तक इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ऐसा क्या? दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, यस सर। निहार ने उसे सब कुछ समझाकर कल अपने प्लान पर अमल करने का सख्त आदेश दे दिया। कॉल कट करने के बाद निहार ने सोफे पर अपना सर टिका दिया और गहरी सांस लेते हुए गहराई से कुछ सोचने लगा। अचानक ही उसे एक ख्याल आया और चेहरे पर फिर से एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तभी वो मुस्कुराते हुए बोला, अब हमें आपको सबसे दूर ले जाना होगा, जहां आप घूम फिरकर हमारी बाहों में आओगी और कहीं नहीं जा पाओगी, जहां हमारे पास भी आपको छूने और निहारने के अलावा और कोई काम नहीं होगा, जहां सिर्फ निहार और उसकी निविशा होगी। हाँ चांदनी, अब आपको हमारे अंडर पूरी तरह से आना होगा। अब हमें आपके ऊपर हमारी मोहब्बत का अंकुश लगाना ही होगा। क्या प्लानिंग चल रही है इस वक्त निहार के दिमाग में? आखिर वो निविशा को सबसे दूर कहां ले जाना चाहता है और घर पहुंचकर वो निविशा के साथ क्या करने वाला है? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। रात के 11 बजे थकावट और टेंशन की वजह से निविशा को नींद आ गई थी और अब वो बेड पर आराम से लेटी हुई थी। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस एक बेड साइड छोटा सा लैंप चल रहा था जिसकी पीली रोशनी निविशा के खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। रात काफी गहरी और ठंडी हो गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा निविशा के बदन को कपकपा रही थी। कुछ ही देर में निविशा के चेहरे पर किसी की परछाई की आकृति बनती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके बेहद करीब बढ़ने लगी। निहार अब निविशा के कमरे में मौजूद था और अपनी शिद्दत भरी निगाहों से अपनी चांद सी खूबसूरत बीवी को, अपनी चांदनी को देख रहा था। उसने निविशा को देखते हुए दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटाया और उसे एक तरफ रख दिया। निहार के हैंडसम चेहरे पर इस वक्त जुनून, शिद्दत और तलब साफ नजर आ रही थी। वो निविशा के करीब आया और घुटनों के बल उसके सिरहाने बेड के पास जमीन पर बैठ गया और निविशा के खामोश खूबसूरत चेहरे को दीवानगी से देखते हुए बोला, मना किया था ना आपको कि घर से बाहर मत जाइएगा। आप में हमारी जान बसती है, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं सुनती। कोई बात नहीं, अपनी बात मनवाने के और भी कई तरीके हैं हमारे पास। निहार दीवानों की तरह उसके चेहरे को देख रहा था और उसे छूने के लिए तड़प रहा था। तभी उसने देखा कि निविशा नींद में कांप रही है। उसके होंठ हिल रहे हैं और बदन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। निहार ने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन ठंड अभी भी कम नहीं हुई थी। निहार निविशा के पास आया और अपनी शर्ट के 3-4 बटन खोलकर बेड पर आकर निविशा को अपनी बाहों में भरकर लेट गया। उसने दोनों के ऊपर चादर को अच्छे से डाल दिया। निहार को कल रात का हसीन मंजर याद आने लगा। किस तरह इसी बेड पर निविशा और वो एक हुए थे और किस तरह उन दोनों ने प्यार की लड़ाई में सारी हदें पार की थी और किस तरह उसने निविशा को पूरी तरह से अपना बना लिया था। ये सब याद करते हुए निहार के चेहरे पर एक नशा छाने लगा। अपनी बीवी को फिर से हासिल करने और उसके बेहद करीब जाने की दीवानगी उस पर सवार हो गई। उसने निविशा को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और अब उसके गले पर अपने होंठ चलाने लगा। निविशा उसके होंठों के स्पर्श से नींद में ही बह गई थी। निहार की छुअन से उसे बहुत हसीन एहसास हो रहा था। निहार का किस धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था, जिस वजह से निविशा की आंखें खुल गई और जैसे ही वो होश में आई उसे एहसास हुआ कि कोई उसके गले पर किस कर रहा था। आंखें खोलते ही उसने देखा कि निहार की गुस्सैल और लाल निगाहें निविशा के चेहरे को घूर रही थी। ये देखकर निविशा की आंखें भर आई। वो रोने ही वाली थी कि तभी निहार अपनी सख्त आवाज में बोला, रोइएगा मत वरना। निविशा ने ये सुनते ही अपने आंसू बहने से रोक लिए और खौफ से निहार को देखने लगी। निहार ने उसे एक पल के लिए अपनी बाहों में ढीला छोड़ दिया। तभी उसका फायदा उठाकर निविशा जल्दी से बेड से उठ गई। ये देखकर निहार को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो भी झट से बेड से उठ गया। निविशा उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराने लगी और सिमट कर एक कोने में खड़ी हो गई। निहार उसे गुस्से और तड़प से देखते हुए जैसे ही पकड़ने वाला था तभी अचानक से कमरे में जल रहा वो छोटा लैंप बंद हो गया और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। खिड़की और कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से वहां अब बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। अंधेरा होते ही निविशा डरने लगी। उसे अब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी वो डरते हुए बोली, हमें बचा लीजिए प्लीज, हमारे पास आइए। निविशा के इतना कहते ही उसे अपने बेहद करीब एक जानी पहचानी महक आई जो उसके पति की थी। निहार उसके करीब आया और उसे झट से अपनी बाहों में भर लिया। अपने पति के आगोश में समाते ही निविशा को दुनिया जहां का सुकून मिल गया। उसने कसकर निहार को पकड़ लिया और हद से ज्यादा उसके करीब आकर उससे चिपक गई। निहार ने उसे अपने सीने से और कसकर लगा लिया। निविशा घबराते हुए अपनी हसीन और मीठी आवाज में बोली, सुनिए ना। निहार ने उसके बालों में अपना मुंह छुपा लिया और उसकी महक लेते हुए नशे से बोला, सुनाइए ना। निविशा ने अपने हाथ को और कसकर जकड़ लिया। अब दोनों के बीच में हवा के लिए भी जगह नहीं बची थी। निविशा ने भी निहार के गले में अपना मुंह छुपा लिया और अपनी मीठी आवाज में मासूमियत से बोली, प्लीज कुछ कीजिए, हमें अंधेरे से डर लगता है। तभी निहार ने जुनून से बोला, हमारे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस हमारे ऊपर फोकस कीजिए। इतना कहकर निहार निविशा के गले को चूमने लगा और निविशा अपनी आंखें बंद करके उसकी छुअन को महसूस करने लगी। अचानक से निहार अपनी दमदार और जुनूनी आवाज में बोला,
जो आपने किया है ना, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहेगा मिसेस निहार सिंह चौहान, क्योंकि आप इतनी आसानी से बच नहीं सकती। और अब आपको पता चलेगा कि एक सीएम के प्यार का बंधन और उसका नियंत्रण कितना जुनून और शिद्दत से भरा होता है। निहार की बात सुनकर निविशा को ये सोचकर डर लगने लगा कि अब उसके साथ पता नहीं क्या होने वाला है। निहार ने उसे दीवार से सटा दिया। उसने महसूस किया कि उसकी बीवी कांप रही है और उसका पूरा बदन ठंडा हो गया है। निविशा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस निहार और उसकी महक को महसूस कर रही थी। तभी अचानक से उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, जिसे देखकर वो चौंक गई। वहीं उसके खूबसूरत चेहरे को अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से देखते हुए निहार के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसकी चांदनी और ज्यादा चमक रही थी और उसका खौफजदा चेहरा भी और हसीन लग रहा था। निहार ने फ्लैशलाइट को उसके चेहरे से हटाकर दीवार पर लगे स्विच को ऑन किया तो पूरे कमरे में रोशनी बिखर गई। अब जाकर निविशा ने अच्छी तरह से निहार को देखा। अपने पति के हैंडसम से चेहरे को देखकर वो उसमें खो गई और एक टक बिना पल के झपकाए उसे प्यार से देखने लगी। तभी निहार ने उसकी आंखों में देखा तो वो झेप गई और उसने झट से अपनी नजरें हटा ली। ये देखकर निहार ने उसे फिर से दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए नशे से बोला, खुद के पति को देखने में कैसी शर्म। जवाब दीजिए। निहार के इतने करीब होने से निविशा बहक रही थी। उसका पूरा बदन सिहर उठा था। वो बस पूरी रात इसी तरह निहार के करीब रहना चाहती थी। उसकी चुप्पी को देखकर निहार ने हौले से अपने होठों के बीच उसकी नाक को थोड़ा सा दबाया तो निविशा का तन बदन कांप उठा और उसने निहार के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। ये देखकर निहार के ऊपर जुनून सवार हो गया और वो उसके गालों को चूमने लगा। निहार उसके होठों की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी वो रुका और उसे कल रात जो हुआ वो सब याद आने लगा। निहार ने निविशा की तरफ देखा जो आंखें बंद किए खड़ी शर्मा रही थी। निहार ने उसके चेहरे को थाम लिया और उसके माथे को चूमकर प्यार से बोला, सबसे पहली बात ये बताइए कि आप तबीयत कैसी है आपकी। हम जानते हैं हमें आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई थी। चलिए बताइए कैसी हैं आप। निविशा ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने निहार का हैंडसम सा चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने नजरें झुका ली और चुपचाप मुस्कुराने लगी। निविशा की ये अदा निहार को पागल बना रही थी, उसे मजबूर कर रही थी कि वो उसे टूट कर प्यार करे। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोका और अपनी दमदार आवाज में कहा, चिंता न करें, आपको शर्माने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन पहले बताइए कि तबीयत कैसी है, कहीं ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा आपको। क्या चल रहा है इस वक्त निहार के दिमाग में। निविशा अपनी तबीयत के बारे में क्या उसे बता पाएगी। अपने घर में मेघना की मौजूदगी क्या निहार बर्दाश्त कर पाएगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। निविशा नजरें नीचे करके धीमी आवाज में बोली, तबीयत ठीक नहीं है, जो आप सोच और समझ रहे हैं वो सब हमारे साथ हो रहा है। इतना कहकर वो रुक गई क्योंकि इससे आगे कहने में उसे शर्म आ रही थी। उसकी बातें सुनकर निहार ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को शिद्दत से देखते हुए बोला, हमने देखा कि आप ठीक से चल नहीं पा रही, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। ये सुनकर निविशा के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। निहार उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, बुखार तो नहीं है, लेकिन जो आपने आज किया है उसके लिए अब हम आपको क्या सजा दे ये भी आप ही बता दीजिए निविशा, क्योंकि हम अपनी मोहब्बत के आगे हारे हुए हैं। निविशा ये सुनकर फिर से डरने लगी क्योंकि उसे जिस बात का डर था अब वही होने जा रहा था। लेकिन इस बार उसने थोड़ी हिम्मत की और गहरी सांस लेकर बोली, वो निहार जोर से बोला, हम आ ई सब कुछ सीख चुके हैं स्कूल में, तो अभी जो कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। निविशा ये सुनकर झेप गई और इधर उधर देखने लगी। तभी निहार ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर गुस्से से बोला, वो हमारे घर में है क्या। निविशा ये सुनकर हड़बड़ाने लगी। वो निहार की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, वो कल चली जाएगी। निहार गुस्से से उसे देखते हुए बोला, जाना तो पड़ेगा ही, वरना हम उसे निकाल देंगे, समझिए आप। निविशा ने नजरें झुका ली और अपनी चूड़ियों को आगे पीछे करते हुए मासूमियत से बोली, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, सच में। निहार गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोला, अच्छा, लेकिन हम उसे जानते हैं, वो एक शराबी लड़की है, दुनिया भर के नशे करती है, हमें तो यकीन नहीं होता कि ऐसी लड़की से आपकी दोस्ती कैसे हो गई। खैर, हम सीधे शब्दों में आपसे कह रहे हैं कि मेघना का चैप्टर अब आपकी जिंदगी से गायब हो जाना चाहिए, वरना। निहार के गुस्से को देखकर निविशा परेशान हो गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि निहार उसके ऊपर इतना गुस्सा कर रहा था। निहार की बातें सुनकर वो काफी हैरान भी थी। मेघना सच में शराबी लड़की थी, लेकिन जहाँ तक निविशा जानती थी कि उसकी दोस्त दिल की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी सी वो बिगड़ैल थी। निविशा की खामोशी देखकर निहार को और तेज गुस्सा आने लगा और वो जैसे ही निविशा के करीब आने लगा तभी निविशा झट से उसके सीने से लग गई और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। निहार गुस्से में था, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो पिघल गया और उसने भी कसकर निविशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब जाकर निविशा को सुकून मिला तो उसने और कसकर निहार को पकड़ लिया। तभी निहार दीवानों की तरह उसके बालों को, गालों को और उसके गले को चूमते हुए शिद्दत से बोला, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा। निविशा ने उसके गले में अपना मुंह छुपा लिया और प्यार से बोली, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हम पर गुस्सा मत कीजिए, हम डर जाते हैं। ये सुनकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहों से उसे अलग किया और उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोला, तो सिर्फ हमारे ऊपर ध्यान दिया कीजिए और बाकी सबको भूल जाइए। निविशा ने कहा, भूल चुके हैं, हमें बस आप याद हो और हमें आप ही चाहिए। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखें बयां कर रही थी कि दोनों हद पार करना चाहते हैं। धीरे धीरे निहार के होंठ निविशा के होठों के करीब जाने लगे और ये देखकर निविशा के चेहरे पर हसीन मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निहार ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निहार उसके कोमल गुलाबी होठों को बड़े प्यार से धीरे धीरे चूमने लगा। धीरे धीरे निविशा का हाथ निहार के सीने पर आ गया और गलती से उसकी खुली शर्ट के अंदर चला गया और उसने निहार के सीने को छू लिया। ये एहसास होते ही निहार ने उसकी कमर पकड़कर उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया और दीवार से सटा दिया। निहार नशे और जुनून से अपनी बीवी को देख रहा था और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तभी उनके कमरे का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया, जिससे वो दोनों हैरान हो गए और अपनी प्यारी सी दुनिया से बाहर आ गए। निहार ने निविशा को अपनी पकड़ से आजाद किया और उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए उससे से बोला, दिमाग खराब हो रहा है हमारा। निविशा उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, हम देखते हैं क्या हुआ है। इतना कहकर निविशा कमरे के दरवाजे के पास आई और उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने मेघना खड़ी रो रही थी। वो झट से निविशा के गले लग गई। निविशा ये देखकर हैरान रह गई और उसे भी गुस्सा आने लगा। उसने मेघना को खुद से दूर किया और बोली, ये क्या है मेघना, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं और इस तरह रो क्यों रही हैं, क्या हुआ है आपको। मेघना फिर से रोते हुए बोली, आप हमसे नाराज हैं, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही, बस रोना आ रहा है। मेघना की ये बात सुनकर दीवार के पास खड़े निहार को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन में बोला, कल तक का इंतजार है, फिर सबको सबकी असलियत पता चलने वाली है, लेकिन सबसे पहले निविशा को सबक सिखाना होगा और उन्हें इन सबसे दूर ले जाना होगा। मेघना की बात सुनकर निविशा उसके चेहरे को थाम कर बोली, हम आपसे नाराज नहीं है मेघना, आप जाइए, जाकर सो जाइए। तभी मेघना सुबकते हुए बोली, हमें आपके साथ सोना है, प्लीज
इतना कहकर मेघना कमरे के अंदर आ गई। ये देखकर निविशा के होश उड़ गए और वो घबराने लगी कि कहीं मेघना निहार को ना देखे। वो भी मेघना के साथ साथ रूम के अंदर आ गई, लेकिन रूम में कोई नहीं था। ये देखकर निविशा ने चैन की सांस ली और मेघना का हाथ पकड़कर थोड़ा गुस्से से बोली, मेघना, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? भूलिए मत, ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पति का भी कमरा है और आप इस तरह से किसी शादीशुदा कपल के कमरे में नहीं जा सकती। मेघना गहरी सांस लेते हुए बोली, सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करें, हमसे आपकी नाराजगी सहन नहीं हो रही थी। निविशा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हम आपसे नाराज नहीं है, प्लीज अभी आप सो जाइए वरना हम सच में नाराज हो जाएंगे। मेघना ये सुनकर झेप गई और निविशा के गाल चूमकर जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकल गए। उसके जाते ही निविशा ने जल्दी से रूम का दरवाजा बंद किया और डर के मारे पूरे कमरे को देखने लगी। कमरे की खामोशी उसे डरा रही थी क्योंकि निहार वहां मौजूद था। निविशा रूम के दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई और डरते हुए चारों तरफ देखने लगी। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो घबराने लगी। निहार बाथरूम से निकलकर आया और अपने भावहीन चेहरे से निविशा को एक टक देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। निविशा ने अपने होंठ खींच लिए और हिम्मत करते हुए बोली। निहार ने गुस्से से उसे हाथ दिखाया और अपनी सख्त आवाज में बोला, कल हम वॉशिंगटन जा रहे हैं और आप बिना कोई बहस किए चुपचाप अपनी पैकिंग कर लीजिए। निविशा हैरानी से बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और हम कैसे जा सकते हैं आपके साथ? निहार को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो निविशा पर गुस्सा नहीं कर सकता था, लेकिन खुद को शांत भी नहीं कर पा रहा था। तभी निहार खुद को शांत करते हुए बोला, देख लीजिए आपको उस लड़की का क्या करना है, क्योंकि कल आपको हमारे साथ वॉशिंगटन जाना है और ये हमारा आखिरी फैसला है, समझिए आप। निविशा परेशान होकर बोली, लेकिन हम मेघना से क्या कहेंगे और उन्हें घर से कैसे भेजेंगे, आप ही बताइए। निहार जोर से बोला, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उस लड़की को एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम आपको छू भी नहीं पा रहे हैं और ना आपके पास आ पा रहे हैं। उसे यहाँ से निकाल दीजिए और कल जाने के लिए तैयार हो जाइए ताकि हम दोनों वहाँ अकेले चैन से रह सके। निविशा निहार का हाथ पकड़कर बोली, हम कैसे आपके साथ जा सकते हैं? हम तो आपकी सीक्रेट वाइफ है ना, जिसकी दुनिया को कोई खबर नहीं है, और ऐसे में पूरी दुनिया ने आपको एक लड़की यानी कि हमारे साथ देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। प्लीज जरा सोचिए इस बारे में। निहार उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथ के बीच जोर से दबाते हुए गुस्से से बोला, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे और आप बस वॉशिंगटन जाने की तैयारी कीजिए। निविशा के हाथ में दर्द होने लगा। इस वक्त वो निहार की आंखों में जिद और जुनून साफ साफ देख पा रही थी और मजबूर होकर एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी जिसका रास्ता उसे मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भर आई। ये देखकर निहार पागल सा होने लगा। उसने तुरंत निविशा का हाथ छोड़ दिया और उसे झट से अपनी बाहों में भर लिया। निहार ने निविशा को किसी बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया। वो आंखें बंद करके उसे महसूस करते हुए बार बार उसके बालों को चूम रहा था। आज वो बहुत बेचैन और बेसब्र दिखाई दे रहा था। उसका मन शांत नहीं था। एक अजीब सी तड़प और बेताबी उसके दिल और दिमाग को परेशान कर रही थी और ये निविशा को महसूस हो रहा था। उसने भी निहार की पीठ को कसकर पकड़ लिया और उस पर अपने हाथ चलाते हुए प्यार से बोली, सुनिए। निहार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उसमें खो जाना चाहता था, इसलिए उसे पूरी तरह से महसूस कर रहा था। निविशा उसके गले में मुंह छुपाकर फिर से बोली, सुनिए निहार जी। ये सुनते ही निहार ने झट से अपनी आंखें खोल दी। इस पल दीवानगी और जुनून उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था और दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इतने प्यार और हक से निविशा ने आज उसे निहार जी कहा था, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके ये कहते ही निहार ने उसे और कसकर जकड़ लिया और धीमी मगर जुनूनी आवाज में बोला, सुनाइए निविशा। तभी निविशा ने कहा, ऐसा क्या हुआ आपको, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं आप? प्लीज हमें बताइए, हम सब कुछ सुनेंगे। ऐसी कौन सी बात थी जो निहार को परेशान कर रही थी? आखिर वो इतना बेचैन क्यों था? क्या वो निविशा को अपने मन की बात बताएगा? क्या वो दोनों अगले दिन वॉशिंगटन जा पाएंगे? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। निहार ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। निहार की बाहों में झूल रही निविशा आंखों में मोहब्बत और फिक्र लिए निहार के चेहरे को देख रही थी और निहार अपनी जुनूनी निगाहों में और ज्यादा जुनून और शिद्दत लिए अपनी बीवी को देख रहा था। वो निविशा को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ गया। उसने निविशा को किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में लेटा लिया और उसके सर को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ से हिलाने लगा। निविशा खामोशी से उसे देख रही थी। वो इस वक्त अंदर से बहुत परेशान थी। निहार निविशा के बालों में हाथ फेरने लगा। तभी उसने निविशा के माथे को चूमा और फिर से दीवानों की तरह उसे देखने लगा। अचानक से निविशा ने अपने हाथों से निहार के चेहरे को थामकर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए शिद्दत से बोली, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे सीएम चौहान जी। निविशा के इतना कहते ही निहार ने झट से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो अब अपनी तड़प और बेचैनी उसके होठों पर निकालने लगा और उसे दीवानों की तरफ बेतहाशा चूमते हुए अपने होश खोने लगा। निविशा के हाथ उसकी शर्ट पर आ गए और उसने कसकर निहार की शर्ट को पकड़ लिया। निविशा निहार की बेचैनी और तड़प महसूस कर रही थी। अब वो ही उसकी बेचैनी और तड़प दूर कर सकती थी। निविशा ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। निहार ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। दोनों ही अब तेज तेज और गहरी सांस ले रहे थे। निविशा ने हिम्मत करके निहार के कंधे पर हाथ रखा और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, सुनिए। उसने इतना कहा कि तभी निहार ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, खामोश रहिए, I want to feel you. Don't want to listen to you. So just give yourself to me. निहार की ये बात सुनकर निविशा के बदन में सिरहन दौड़ गई। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ गईं और सांसें तेज हो गई। निहार उसे नशे से देख रहा था। तभी उसने ब्लैंकेट को पकड़ा और अपने और निविशा के ऊपर पूरी तरह से ढक लिया। चादर के अंदर निहार निविशा के हसीन चेहरे को जुनून से देख रहा था और एक बार फिर से उसने निविशा के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो पूरी रात इसी तरह अपनी बीवी को परेशान करता रहा, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ा क्योंकि निविशा को एक दिन के आराम और गैप की जरूरत थी। अगले दिन रात को देर से सोने की वजह से आज निविशा की आंखें देरी से खुली। उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोली और उबासी लेते हुए बैठ गई और अपने बगल में देखने लगी तो निहार वहां पर नहीं था। ये देखकर निविशा को काफी हैरानी हुई। वो जल्दी से बाथरूम के दरवाजे तक आई और दरवाजे को खोलकर धीमी आवाज में बोली, निहार जी। अंदर से कोई जवाब न पाकर निविशा बाथरूम के अंदर चली गई। देखा तो निहार वहां भी नहीं था। निविशा घबराने लगी क्योंकि मेघना भी घर पर मौजूद थी। वो तेजी से रूम से बाहर निकल आई। तभी उसने देखा कि उससे पहले ही मेघना हॉल की तरफ बढ़ रही थी। निविशा घबराती हुई उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगी। मेघना अपना फोन चलाते हुए हॉल की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो हॉल में आई तो उसने देखा सर्वेंट सोफे के पास खड़ी थी। उसने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी। तभी सर्वेंट ट्रे को नीचे करते हुए बोली, ये लीजिए कुंवर आपकी चाय। मेघना ने तुरंत सोफे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। वो अपनी जगह पर जम सी गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निहार सिंह चौहान वहां मौजूद था और सोफे पर किसी रौबदार राजा की तरह बैठा हुआ था। उसने एक हाथ में अखबार पकड़ा हुआ था। सर्वेंट के कहते ही उसने ट्रे से अपने लिए चाय का कप उठा लिया और फिर से अखबार पढ़ने लगा। सर्वेंट ने उसके आगे सर झुकाया और वहां से चली गई। ये नजारा देखकर मेघना के होश उड़ गए। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। वो घबराते हुए खुद से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? सीएम चौहान यहाँ कैसे आ सकते हैं?
मेघना के पीछे खड़ी निविशा भी ये नजारा देखकर चौंक गई और उसके पसीने छूटने लगे। उसने कसकर अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। वो कभी निहार के भावहीन रौबदार चेहरे को तो कभी मेघना को देख रही थी। तभी निविशा भी निहार को देखकर घबराते हुए सोचने लगी, समझ नहीं आ रहा कि आखिर निहार जी ने ऐसा क्यों किया। क्यों वो जानबूझकर मेघना के सामने आ गए, क्यों उन्होंने अपने आप को नहीं छुपाया। पता नहीं अब क्या होगा, कितना बड़ा तूफान आएगा, हमें बहुत डर लग रहा है। जहां दोनों लड़कियां निहार को देखकर परेशान होकर अपनी अपनी सोच में डूबी हुई थी, वहीं निहार को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से अखबार पढ़ते हुए चाय के सिप ले रहा था। उसके हैंडसम और आकर्षक चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। उसे अपने सामने देखकर मेघना के होश उड़ गए। उसे एक अजीब सा डर और घबराहट हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी दोस्त के घर पर निहार क्या कर रहा था। निविशा को भी घबराहट होने लगी। वो हिम्मत करके थोड़ी आगे बढ़ने लगी और मेघना के ठीक बगल में खड़े होकर निहार को देखने लगी। निविशा ने मेघना की तरफ देखा, जो अब चुपचाप निहार को देखे जा रही थी और सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। निविशा ने हिम्मत करके उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये महसूस होते ही मेघना ने झट से निविशा की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो निविशा ने दुखी होकर अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर मेघना को एक और झटका लगा। उसकी जुबान खुल ही नहीं रही थी, फिर भी वो हड़बड़ाती हुई आवाज में बोली, निविशा ये क्या हो रहा है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। निविशा कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मेघना की आवाज सुनकर निहार ने अखबार को टेबल पर रखा और अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को एक नजर देखने के बाद उन दोनों से अपनी नजरें हटाकर चाय का एक घूंट पीते हुए अपनी दमदार आवाज में रौब से बोला, हमारे बारे में सवाल करने की जगह ये बताइए मिस मेघना सोमेश राव कि आप हमारे घर पर क्या कर रही हैं, वो भी इतनी सुबह। निहार की आवाज सुनकर मेघना और निविशा ने एक साथ उसकी तरफ देखा। तभी निहार ने चाय के कप को सामने टेबल पर रखा और सोफे पर किसी राजा की तरह अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गया। वो अपनी गहरी और तेज नजरों से निविशा की तरफ देखकर सख्ती से बोला, आप चुप क्यों खड़ी हैं? आपसे मना किया था ना कि घर पर किसी भारी इंसान को मत लाइएगा, लेकिन आप अपने पति की बात सुनती ही नहीं है निविशा। अब बताइए मिस मेघना यहाँ क्या कर रही हैं? निहार की ये बात सुनकर मेघना की हालत खराब हो गई। निहार ये सब क्या कह रहा था? मेघना ये सुनकर परेशान होने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो निविशा की तरफ मुड़ी और उसकी बाजुओं को पकड़कर गुस्से और रोने के मिले जुले भाव से बोली, ये सब क्या है निविशा? प्लीज आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम पागल हो रहे हैं, प्लीज ऐसे चुप मत रहिए। मिस्टर निहार सिंह चौहान यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या लेना देना है आपका इनके साथ, और क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच, हमें बताइए। मेघना की बातें और उसका इस तरह से निविशा का बाजू पकड़ना निहार को अच्छा नहीं लगा। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आया और वो झट से अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, दूर रहिए हमारी बीवी से, उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? उनसे क्या पूछ रही हैं? हिम्मत है तो हमसे पूछिए, तब आपको जवाब मिलेगा। निविशा हमारी है, ये हमारी बीवी है, हमारी मोहब्बत है, हमारी जिंदगी है। ये है मिसेस निविशा निहार सिंह चौहान, चौहान खानदान की बहू, जिन्हें हमने चुना है, समझिए आप। अब दूर हो जाइए हमारी बीवी से, वरना। निहार की गुस्सैल और तेज आवाज को सुनकर दोनों लड़कियां डर गईं और झट से एक दूसरे से दूर हो गई। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेघना का दिल टूट गया। अब वो फूट फूट कर रोने लगी। निविशा से उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। वो जैसे ही उसके पास जाने लगी तभी निहार जोर से बोला, खबरदार, हिम्मत हिम्मत कीजिएगा एक कदम भी आगे बढ़ाने की, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहिए आप। निविशा सहम गई और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी होकर रोती हुई मेघना को दुखी होकर देखने लगी। निहार ने गहरी सांस ली और रोती हुई मेघना की तरफ एक नजर देखा। उसके बाद अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, जाइए अपने घर, आपके बाबा साहब का इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी एक जवान लड़की को इस तरह से अपने पिता का घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर मेघना अब और ज्यादा रोने लगी। वो जमीन पर बैठकर रो रही थी। ये देखकर निविशा को भी रोना आ गया। उससे रहा नहीं गया तो वो भागते हुए मेघना के पास आई और उसके पास जमीन पर बैठकर उसे संभालने लगी। निहार गुस्से से निविशा की तरफ देखकर सख्ती से बोला, सच्चाई का सामना करना सीखिए मेघना, और सच्चाई यही है कि निविशा हमारी बीवी है और हम ही इनके पति हैं। हमारी शादी को 1 महीना होने वाला है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और हमारी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं है। निहार की बात मेघना को कांटे की तरह चुभ रही थी। वो हद से ज्यादा रोए जा रही थी और उसे देखकर निविशा भी रो रही थी। उसने मेघना को अपने सीने से लगा लिया और निहार की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज इन्हें ये सब कुछ सहन करने का वक्त और मौका तो दीजिए, इनसे इतना सब कुछ एक साथ मत कहिए। तभी निहार गुस्से से बोला, लेकिन क्यों? क्या ये कोई देवी है? क्या ये कोई महान व्यक्ति है जिन्हें थोड़ा भी हर्ट नहीं किया जा सकता? इनके पिता ने जो किया है और जो कर रहे हैं ना, उसके बाद भी हम बहुत तरीके से पेश आ रहे हैं इनके साथ। इन लोगों की वजह से हमें अपनी बीवी को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना पड़ा, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए तड़पना पड़ा। इनकी वजह से हमारे माता पिता को दुनिया भर की परेशानी झेलनी पड़ी। वो अपनी ही बहू को अपने साथ घर नहीं ले जा पाए और आप इस लड़की का पक्ष ले रही है निविशा, जिसने आपसे भी झूठ बोला। ये दुनिया भर के नशे करती है और इनकी सच्चाई जानते हुए भी इनके पिता और इनकी बहन इन्हें हमारी पत्नी और हमारे खानदान की बहू बनाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? निहार की एक एक बात मेघना को तकलीफ पहुंचा रही थी। तभी वो हिम्मत करके दुखी आवाज में बोली, हाँ हम नशे करते हैं, लेकिन हम बुरे नहीं है, हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। निहार के सख्त बर्ताव के बाद क्या होगा मेघना का अगला कदम? क्या वो पूरी तरह टूट जाएगी? क्या इस सच के सामने आने के बाद मेघना और निविशा की दोस्ती खत्म हो जाएगी? क्या वो ये सच जाकर अपने पिता सोमेश राव को बताएगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। मेघना की बात सुनकर निहार बिना उसकी तरफ देखे बोला, तो हमने कब कहा कि आप बुरे इंसान हैं? वैसे भी नशा करने से किसी इंसान का चरित्र पता नहीं चलता है। नशा करने से सबसे अधिक नुकसान इंसान अपना ही करता है। नशे से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और दूसरी बात, हमारे खानदान में ये सब नहीं होता। जिस खानदान का बेटा भी शराब की तरफ देखता तक नहीं, उस खानदान की बहू या बेटी क्या ये सब कर सकती है? ये सुनकर कैसा लगता है? आप ही सोचिए। निहार की बातें मेघना की समझ में आ रही थी और उसे अपनी गलतियों का एहसास करवा रही थी। वो नीची नजरें किए जमीन को एकटक देख रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। निहार ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में अपनी दमदार आवाज में बोला, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमने कभी आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा जैसा आपकी बहन ने आपको बताया होगा। हमने कभी आपको उस नजर से तो क्या किसी नजर से नहीं देखा और देखना चाहते भी नहीं है। हमारी जिंदगी की यही सच्चाई है कि हम सिर्फ निविशा के पति हैं और अपनी पूरी जिंदगी बस इनके साथ ही बिताना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में किसी दूसरे की कोई जगह और जरूरत नहीं है। आपके बाबा साहब और आपकी बहन की बातों में ना आकर आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। दूसरी बात, आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, इसे आपको जिस तरह से जीना चाहें आप जी सकती हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते हम यही सलाह देंगे कि ये नशा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे जिंदगी आपकी ही खराब हो रही है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। इतना कहकर निहार ने बेचैनी और जुनून से निविशा की तरफ देखा, जिसकी आंखें इस वक्त लाल हो रही थी। वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। ये देखकर निहार को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सख्ती से बोला, 10 मिनट है आपके पास निविशा, जो बात करनी है अपनी दोस्त से कर लीजिए, उसके बाद ये रोना धोना बंद हो जाना चाहिए और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आइए। निविशा ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन हाँ में अपना सर हिला दिया। निहार ने उसे शिद्दत से एक नजर देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा और तभी अचानक से वो अपनी जगह पर रुक गया और बिना पीछे मुड़े अपनी दमदार आवाज में बहुत खतरनाक तरीके से बोला, मिस मेघना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारी बीवी निविशा को किसी ने भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना तो कसम है हमें हमारे ईमान और काम की कि हम अपनी सभ्यता और मर्यादा भूलकर ऐसा विकराल रूप धारण करेंगे कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। फिर हमारे मन में ना कोई अच्छाई होगी और ना कोई रहम। ये बात अपने पिता और बहन को भी बता दीजिएगा कि निहार सिंह चौहान ने ऐसा कहा है। इतना कहकर निहार तेजी से वहां से सीधा अपने कमरे के अंदर चला गया। उसकी बातों में छिपी धमकी अभी भी उन दोनों के कान में गूंज रही थी। मेघना ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से रोने लगी। तभी निविशा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ खुद भी रोने लगी। मेघना के दिमाग में निहार की कही एक एक बात घूम रही थी और उसे एहसास करवा रही थी कि वो सच में नशा करके अपनी खुशहाल जिंदगी को अपने हाथों बर्बाद कर रही थी। निविशा ने गहरी सांस ली और मेघना के चेहरे को थामकर इमोशनल होकर बोली, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है मेघना, प्लीज आप हिम्मत रखिए, हम जानते हैं आपका दिल टूटा है, तकलीफ हुई है, लेकिन आपको संभलना होगा। मेघना ने नजरें उठाकर निविशा की तरफ देखा और लगातार देखती रही। निविशा को उसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी मेघना ने उसके चेहरे को कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि निहार सिंह चौहान जैसे सख्त और गुस्सैल इंसान को भी आपसे इतना प्यार हो गया। अरे आप इंसान ही ऐसी है कि पत्थर को भी आपसे प्यार हो जाए। फिर सीएम चौहान तो एक इंसान ही है। आज जब सारी सच्चाई आपके और हमारे सामने है तो भी आप यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, हमें संभालने के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, जबकि आपको तो हमसे नफरत करनी चाहिए कि हमने एक बार भी आपके पति को उस नजर से देखा है। लेकिन नहीं, आप ऐसी नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या खुशकिस्मती होगी हमारी कि हमें आप जैसी सच्ची दोस्त मिली है। बचपन से हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी गई कि बड़े होकर हमारी निहार से शादी होगी, वो ही हमारे हीरो हैं, वो ही हमारे सब कुछ है। लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया है। मेघना की बात सुनकर निविशा की खूबसूरत आंखों में पानी की बूंदें छलक आई। वो एक टक मेघना की आंखों में देख रही थी। मेघना उसके आंसू पोंछते हुए बोली, आपने ठीक कहा कि सीएम चौहान सही कह गए हैं, धीरे धीरे ही सही, मगर हमें भी अब शक होने लगा है कि क्या सच में हमने कभी भी उनसे प्यार किया था या वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था जो आज एक झटके में खत्म हो गया। हमारे बाबा साहब और जीजी साहब ने हमारे दिमाग में एक ही बात बिठा दी कि हमें चौहान खानदान की बहू बनना है, लेकिन हम भी कितने बेवकूफ थे कि कभी खुद की मर्जी जान ही नहीं पाए और एक अट्रैक्शन को प्यार समझते रहे। मेघना की बात सुनकर निविशा ने मेघना के माथे को चूम कर कहा, आप दिल की बुरी नहीं है, इसलिए हमारी बेस्ट फ्रेंड है, और आज जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो अब रोने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा है, आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और ये नशे छोड़ देने चाहिए। मेघना झट से निविशा के सीने से लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके लिए ये सच्चाई हजम कर पाना आसान नहीं था। निविशा ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ से हिलाने लगी। कुछ देर रोने के बाद मेघना निविशा से अलग हुई और उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। वो गहरी सांस लेकर बोली, आप चिंता मत कीजिएगा, ये सच्चाई जानकर भी हमारी दोस्ती में कोई भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि सीएम चौहान से शादी करने से ज्यादा हमारे लिए आप मायने रखती हैं। सिर्फ आप। आज हमारी जिंदगी में सब कुछ क्लियर हो गया है, एकदम पानी की तरह सब साफ हो गया है। अब कोई गलतफहमी नहीं है, पर अभी हमें जाना होगा क्योंकि हम अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं और खुद को तलाश करना चाहते हैं। निविशा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बेचैनी से बोली, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, और वैसे भी आप कहाँ जाएंगी ये तो बताइए। मेघना चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, वही जिनकी हम जिम्मेदारी है, यानी अपने पापा के पास। उन्हें भी हमारे नशे करने से दिक्कत है। आप चिंता मत कीजिए, बस हमें ठीक होने के लिए कुछ दिन दे दीजिए, हम अभी ठीक नहीं हैं। इतना कहकर मेघना ने अपना हाथ छुड़ाया और रोते हुए वहां से जाने लगी। निविशा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मेघना ने झट से घर का दरवाजा खोला तो वो अचानक से सामने आए एक शख्स से टकरा गई और जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी उस शख्स ने मेघना को अपनी बाहों में थाम लिया। मेघना अपनी आंखें खोलकर उस शख्स को गौर से देखने लगी। तभी वो शख्स भी मेघना की सूजी हुई लाल आंखों को बेचैनी से देखने लगा। मेघना उस इंसान की बाहों में झूल रही थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मेघना की सूजी हुई लाल आंखें देखकर उस इंसान को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो एक टक अपनी काली गहरी निगाहों से मेघना की आंखों में झांक रहा था। मेघना भी एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार किसी गैर मर्द से इस तरह नजरें मिलाई थी और ये एहसास उसे बुरा नहीं लग रहा था। तभी निविशा वहां पर आई और मेघना और उस इंसान को देखकर हैरानी से बोली, भाई साहब आप। निविशा की आवाज सुनकर मेघना और सात्विक अपने ख्यालों से बाहर आए। मेघना जल्दी से उससे दूर खड़ी हो गई। वहीं सात्विक भी अपने कोट को ठीक करने लगा और निविशा की तरफ देखने लगा। मेघना ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, निविशा हम कह रहे हैं ना, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं, बस हमें कुछ वक्त दे दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब आप जाइए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। इतना कहकर मेघना ने एक नजर सात्विक की तरफ देखा जो अपनी बहन को देख रहा था। तभी मेघना सात्विक से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, शुक्रिया आपका। इतना कहकर मेघना वहां से चली गई। सात्विक ने उसकी तरफ देखा तो वो तेजी से भागते हुए वहां से जा रही थी और हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। सात्विक एक टक उसे देख रहा था। उसके दिमाग में मेघना को लेकर बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। निविशा भी दुखी होकर उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ मेघना जा रही थी। कुछ देर में मेघना उन दोनों की नजरों से ओझल हो गई और वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखने लगे। तभी सात्विक ने अपने कोट की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, इन्हें क्या हुआ, ये रोई हुई क्यों लग रही थी। सात्विक ने इतना ही कहा कि निविशा उदास हो गई और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आई। उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और झट से अपने भाई के सीने से लग गई। सात्विक ने एक हाथ उसके सर पर रखा और दूसरे से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ आपको, सब ठीक है ना, निहार जी से लड़ाई हुई है क्या। निविशा कुछ कहती इससे पहले ही उन दोनों के कानों में निहार की भारी और दमदार आवाज सुनाई दी, आइए साले साहब। ये सुनते ही निविशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने भाई की बाहों में सहमी हुई खड़ी रही। वहीं सात्विक ने उसकी आवाज का पीछा किया तो देखा उनसे थोड़ी दूरी पर निहार अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले रौब से खड़ा उन दोनों भाई बहन को देख रहा था। सात्विक ने निविशा को खुद से दूर किया और निहार की तरफ देखते हुए बोला, कैसे हैं आप। निहार ने पैंट की जेब से हाथ निकाला और सात्विक की तरफ बढ़ते हुए बोला, बस ठीक है, अब बताइए आज यहाँ कैसे। इतना कहकर निहार उन दोनों के पास आया और शिद्दत भरी निगाहों से निविशा को एक टक देखने लगा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। सात्विक हल्की मुस्कान लिए बोला, हम कुछ दिनों में मुंबई के लिए निकल रहे थे तो सोचा आप दोनों से एक बार मिल लें। निहार निविशा की तरफ देखकर बोला, ये अच्छा किया आपने, क्यों सही कहा ना हमने निविशा। क्या सात्विक के आने के बाद निविशा और निहार वॉशिंगटन के लिए निकल पाएंगे। क्या सात्विक और मेघना की टक्कर उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ लाने वाली है। क्या मेघना अपने आप को संभाल पाएगी, वो अपने घर पहुंचकर अपने पिता सोमेश राव को क्या बताएगी। ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। निहार बेचैनी से निविशा के रोने से लाल हुए चेहरे को घूर रहा था और उसके मुंह से एक छोटा सा शब्द सुनने के लिए तड़प रहा था।
लेकिन वो जालिम कब से खामोश खड़ी थी। निविशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपने भाई की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, आप बैठिए भाई साहब, हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहकर निविशा निहार को इग्नोर करते हुए वहां से चली गई और हमारे सीएम साहब को अच्छा खासा झटका दी गई। उसके जाते ही निहार ने गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, रूठ गई बीवी हमारी। निहार की बात सुनकर सात्विक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बोला, जान सकते हैं किस वजह से आपकी बीवी रूठ गई है? निहार अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, सुन लिया आपने? खैर बैठे विस्तार से बताते हैं। निहार ने सात्विक को आदर से बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। निविशा वहां से किचन में चली गई और वहां मौजूद सर्वेंट से बोली, हम नहा कर आते हैं, तब तक आप चाय नाश्ता बनाकर बाहर सर्व कर दीजिए और पूजा हम खुद कर लेंगे आकर। सर्वेंट ने हाँ में सर हिलाया और निविशा वहां से बेडरूम में चली गई। रूम का दरवाजा बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ रूठ गई आपकी बीवी और सच में बहुत बुरा लगा हमें आपका ये सब करना। आपने जो किया वो सही था, लेकिन इस तरह अचानक से किया कि हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। कितने सख्त और कठोर इंसान है आप, सच में हमने अपनी जिंदगी में आपके जैसा कठोर और मजबूत इंसान नहीं देखा। मेघना कितना रो रही थी लेकिन आप नहीं पिघले, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जब हमारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी आती है तो आप बेचैन और परेशान हो जाते हो। सब ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्योंकि अब मेघना को पता चल चुका है हमारे बारे में और वो अपने पापा को सब कुछ बता देगी। इतना कहकर निविशा ने गहरी सांस ली। तभी उसे ख्याल आया और वो बोली, एक मिनट, हम ये कैसे भूल गए कि ये हमारे पति होने से पहले एक चालाक और तेज बुद्धि के धनी सीएम भी हैं। जरूर इन्होंने पहले से कुछ बहुत बड़ा सोच रखा होगा। यही सब सोचते हुए निविशा नहाने चली गई। वहीं बाहर निहार ने सात्विक को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सात्विक परेशान होकर बोला, आप निविशा से नाराज मत होइए, उसका दिल बहुत बड़ा और कोमल है, वो हर किसी के लिए सोचती है। तभी निहार ने गहरी सांस लेकर कहा, उनके लिए ही ये सब कुछ किया है, उनके अलावा अब हमें किसी की परवाह नहीं है। उनसे कोई नाराजगी नहीं है क्योंकि वो इंसान ही अलग है जो हमें मिली है और उसे हम उम्र भर सहेज कर रखेंगे। निहार की बात सुनकर सात्विक को बहुत सुकून मिला। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन और उसके पति के बीच में किसी भी तरह की लड़ाइयां या दूरियां आए। वहीं निहार काफी बेचैन हो रहा था। उसकी बीवी उससे नाराज थी, उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। वो बार बार अपने कमरे की तरफ देख रहा था कि उसे निविशा की एक झलक दिख जाए। सात्विक उसकी परेशानी समझ रहा था। तभी वो गहरी सांस लेकर बोला, निविशा को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने शादी के एक हफ्ते पहले से आइसक्रीम खाना छोड़ दिया था। कह रही थी कि इससे मोटापा बढ़ता है। सात्विक की बात सुनकर निहार ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को घूरने लगा और अचानक ही दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। निहार स्माइल करते हुए बोला, आपका इशारा समझ रहे हैं हम, चलिए अब ये भी करके देख लेंगे। वो आपस में बातें कर रहे थे, तभी निहार का फोन बजने लगा। उसने सात्विक को एक्सक्यूज मी कहा और बालकनी में चला गया। सात्विक खामोश बैठा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में मेघना का चेहरा घूम रहा था। आज उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, लेकिन उसके लिए वक्त रहते ये सच्चाई जान लेना जरूरी था, ताकि वो किसी भी तरह की झूठी उम्मीद में ना रहे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। सात्विक यही सब सोच रहा था, तभी सर्वेंट नाश्ता और चाय सर्व करके बोली, लीजिए चाय पीजिए। सात्विक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो सर्वेंट वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निहार हॉल में आया और अपनी जगह पर बैठ गया। वो सात्विक को चाय का कप पकड़ाते हुए बोला, लीजिए। सात्विक चाय पीने लगा और निहार अपना फोन चलाने लगा। तभी उसे कानों में निविशा की मीठी पायल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आंखों में खुमारी छाने लगी और चेहरे पर एक हसीन मुस्कान आ गई। निहार ने तुरंत उस तरफ देखा तो रूम से निकलकर उसकी बीवी पूजा रूम की तरफ बढ़ रही थी। निहार से रहा नहीं गया और वो झट से अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये देखकर सात्विक हैरान रह गया और वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। निहार तेजी से पूजा रूम की तरफ बढ़ने लगा और सात्विक हैरानी से उसे देखते हुए उसके पीछे जाने ही वाला था। तभी पूजा रूम से पानी का कलश लेकर निविशा बाहर आने लगी और अपने पति और भाईसा को देखकर हैरान होकर अपनी जगह पर जम गई। निहार के कदम वहीं ठहर गए और वो बेताबी और बेचैनी से निविशा के चेहरे को घूरने लगा। निविशा को हैरानी हुई कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। निहार का तो फिर भी समझ आ रहा था, लेकिन सात्विक को क्या हुआ? निविशा हैरानी से कभी निहार को तो कभी सात्विक को देख रही थी। इन दोनों को हुआ क्या जो ये दोनों इस तरह से उसे घूर रहे हैं? तभी निविशा अपनी धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ? आप दोनों नाश्ता कीजिए ना। उसकी बात सुनकर दोनों मर्द अपने ख्यालों से बाहर आए। सात्विक तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन निहार उसी तरह खड़ा निविशा को घूरता रहा। निविशा ने गहरी सांस ली और निहार के पास से होकर बालकनी की तरफ बढ़ने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़ लिया तो निविशा झेप गई। निहार ऐसा कैसे कर सकता है जबकि उसे पता है कि यहाँ पर सात्विक भी मौजूद है? उसे पता चला तो कैसा लगेगा? निविशा पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसे मेहनत करते हुए निहार शिद्दत और तलब से देख रहा था। निविशा की ताकत निहार के आगे कुछ नहीं थी। कुछ देर में ही वो नन्ही सी कली थकने लगी। अब उससे रहा नहीं गया तो वो बोली, भाई साहब। उसके इतना कहते ही निहार ने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। तभी सात्विक ने हैरानी से निविशा की तरफ देखा और कहा, हाँ कहिए क्या हुआ? निविशा बात को बदलते हुए बोली, आपने तो नाश्ता किया ही नहीं, कीजिए ना, अभी हम तुलसी माँ को जल अर्पित करके आते हैं। सात्विक ने कहा, इतना कहकर निविशा निहार से अपनी नजरें चुराते हुए तेजी से बालकनी में चली गई। भले ही वो नाराज थी, लेकिन निहार से उसे डर बहुत लगता था और इस वक्त भी लग रहा था। निहार को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर रूठी हुई बीवी को मनाना भी जरूरी था। निहार सात्विक के सामने जाकर बैठ गया और दोनों नॉर्मली बातचीत करने लगे। कुछ ही पलों में निविशा वापस हॉल में आई तो उसकी नजरें निहार की नजरों से जा मिली। निहार ने उसे अपनी कातिल और जुनूनी निगाहों से कमरे में आने का इशारा किया, जिसे देख निविशा झेप गई और तुरंत वहां से पूजा रूम की तरफ बढ़ने लगी। निहार ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने मन में बोला, एक बार अकेले में हमारे हाथ आइए, फिर आपको बताते हैं कि रूठना और इग्नोर करना क्या होता है। एक सीएम को नचा रहे हैं आप, ऊपर से हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। पूजा रूम में निविशा ने दिया बाती की और उसके बाद जल्दी से हॉल में आ गए। निहार और सात्विक एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी निविशा एक तरफ जाकर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। सात्विक ने निहार को देखकर पूछा, आपने किया तो एकदम सही है, लेकिन अब मिस्टर सोमेश राव और उनकी बड़ी बेटी यानी कि आपकी काकी साहब को सब पता चलेगा तो कैसे हैंडल करेंगे आप? इस सवाल का जवाब तो निविशा भी जानना चाहती थी, इसलिए वो भी बेचैनी से निहार की तरफ देखने लगी। तभी निहार ने गहरी सांस ली और अपनी कुटिल निगाहों से सात्विक की तरफ देखते हुए बोला, हमारा एक एक कदम सोच समझ कर ही आगे बढ़ता है। हम बस इतना ही कहेंगे कि बाकी सब कुछ बहुत जल्द सबके सामने होगा। निहार की बात सुनकर सात्विक संतुष्ट हो गया, लेकिन हमारी भोली सी निविशा को अभी भी चिंता हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि निहार की इमेज पर कोई गलत असर पड़े। वो चुपचाप खड़ी होकर अभी भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी निहार अपनी दमदार आवाज में बिना उसकी तरफ देखे बोला, आप भी बैठ सकती हैं।
निविशा चुपचाप सोफे पर सिमट कर बैठ गई। अब निहार उसे बड़ी चालाकी से छुप छुप कर अपनी जुनूनी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों का तेज निविशा महसूस कर रही थी, मगर अपने पति से नजरें मिलाने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ मेघना का दिल टूटा था। भले ही उसे निहार से अट्रैक्शन था, लेकिन इतने सालों से वो बस निहार के बारे में ही सोचती आई थी, और आज यूं अचानक से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति निहार सिंह चौहान था। ये बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन उसके लिए निविशा की खुशी भी मायने रखती थी। और वैसे भी अब वो निहार को भूलने की कोशिश करने वाली थी, और उसकी दोनों सीख अपनाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रही थी। मेघना ने एक कैब बुक की और सीधा अपने घर के लिए निकल गई। उसका रोना बंद हो गया था, लेकिन अब उसे चिंता सता रही थी कि जब उसके पापा और जीजी सा को सब पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन मेघना को अपने पापा को सब कुछ बताना था, ताकि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। पूरे रास्ते परेशान होकर मेघना अपने घर पहुंच गई। आज सोमेश राव घर पर ही मौजूद थे। उसके आने की खबर सुनकर वे खुशी से हॉल में आए तो देखा मेघना उदास होकर सोफे पर बैठी हुई थी। सोमेश राव उसके पास आए और उसका हाथ पकड़कर झट से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोले, हमें पता था हमारी बच्ची हमारे बिना रह ही नहीं सकती, इसलिए हमारे पास वापस आ गई। आपको पता है पूरी रात कितने बेचैन और परेशान रहे हैं हम आपके लिए। मेघना ने अपने पापा को कसकर पकड़ लिया और रुआसी होकर बोली, पापा। सोमेश राव परेशान होकर बोले, हाँ बेटा। मेघना रोने लगी और ये देखकर सोमेश राव परेशान हो गए। उसने मेघना को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को थाम कर बोले, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हैं, सब ठीक तो है ना। मेघना ने गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, आप निहार सिंह चौहान को भूल जाइए प्लीज, अब हमें उनसे शादी नहीं करनी, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सोमेश राव ये सुनकर हैरानी से बोले, कि क्या कह रही हैं आप, आपको पता भी है वो कितने बड़े और रौबदार इंसान हैं। उनसे जिसका छोटा सा भी रिश्ता जुड़ जाता है तो वो भी अपने आप को खुशनसीब समझता है, और यहाँ तो हम आपको उनकी पत्नी बनाने जा रहे हैं और आप मना कर रही हैं, ऐसा क्यों बेटा। मेघना उदासी से बोली, पापा वो पहले से शादीशुदा है और अपनी जिंदगी में खुश है अपनी बीवी के साथ। मेघना के मुंह से ये सुनकर सोमेश राव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो मेघना की बात का यकीन नहीं हो रहा था। सोमेश ने मेघना की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, आपका दिमाग खराब हो गया शराब पी पीकर, जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। निहार सिंह चौहान से सिर्फ आपकी शादी होगी और आप ही बनेंगी चौहान खानदान की बहू, समझिए आप। उसकी बात सुनकर मेघना जोर से बोली, पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब सब कुछ बदल गया है, पूरी सच्चाई हमारे सामने है और हमारी अपनी दोस्त इस राज्य के सीएम की पत्नी है, चौहान खानदान की बहू। इतना कहकर मेघना ने सोमेश को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सोमेश राव के होश उड़ गए। उसका दिमाग खराब होने लगा। गुस्सा और नफरत उसकी आंखों में अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। पूरी बात सुनकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से बोला, उस लड़की की क्या औकात है जो वो चौहान खानदान की बहू बनी बैठी है। मेघना के मुंह से निहार की शादी का सच सुनकर अब क्या करेगा सोमेश राव। क्या वो अपनी नफरत में निहार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? कैसे करेगा निहार उसकी नफरत का सामना? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। सोमेश की बात सुनकर मेघना को बहुत बुरा लगा और वो परेशान होकर बोली, पापा प्लीज हमारी दोस्त के बारे में कुछ भी मत कहिए, वो बहुत अच्छी है और उनकी सच्चाई की वजह से ही आज उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उनके लिए पूरी दुनिया उनके कदमों में रखने के लिए तैयार है, जिनके लिए वो दुनिया बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए प्लीज उनके बारे में कुछ मत कहिएगा और हमारी मानिए तो अब उन्हें भूलकर आगे बढ़ते हैं, और ये बात जीजी सा को भी समझा दीजिएगा प्लीज। इतना कहकर मेघना वहां से सीधा अपने कमरे की ओर चली गई। उसके जाते ही सोमेश राव ने सामने रखे टेबल को जोर से लात मारी और नफरत से बोला, धोखा धोखा दिया है हमें और हमारी दोनों बेटियों को, ये हम कभी नहीं भूलेंगे, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। और अब आप सब देखिए हम क्या करते हैं आपके साथ और किस तरह आपको आपके धोखे की सजा देते हैं। तैयार हो जाइए सीएम चौहान अब अपनी बर्बादी के लिए। सोमेश राव ने ठान लिया था कि अब वो अपने अपमान का बदला लेकर रहेगा और निहार और उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। वहीं सात्विक निहार और निविशा से मिलने के बाद वहां से जा रहा था। निहार और निविशा उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने आए। सात्विक ने उन दोनों को बाय कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही निविशा को एहसास हुआ कि अब वो निहार के साथ घर में अकेली है। अब निहार जरूर उसकी हालत खराब करेगा, ये सोचकर वो डरने लगी। तभी निविशा ने आओ देखा न था और तेजी से वहां से भाग गई। वहीं निहार ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद किया और जैसे ही निविशा को पकड़ने के लिए मुड़ा तो निविशा गायब थी। ये देखकर निहार के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई और वो उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसे पूजा रूम से घंटी की आवाज सुनाई देने लगी, जिसका मतलब उसकी चांदनी पूजा रूम में थी। वो तेजी से उस तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर जुनून और शिद्दत साफ दिखाई दे रही थी और होठों पर कातिल मुस्कान उतर आई थी। निहार पूजा रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर सामने विराजमान कान्हा जी की मूर्ति को देखते हुए बोला, देख लीजिए भगवान, आपकी निविशा हमें देख तक नहीं रही है। हमें तो शक होने लगा है कि जब शादी की थी तब तो ये एक भोली भाली सी लड़की थी और अब देखिए कितनी चालाक हो गई है। कहीं बीवी एक्सचेंज तो नहीं हो गई हमारी। निविशा ने भी कान्हा जी की तरफ देखा और उनके आगे माथा टेकते हुए बोली, कान्हा जी अभी आपकी नहीं हमारी पुकार सुनने के मूड में है तो कृपया हमें इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए सीएम जी, हमारे यहाँ से जाते ही आप इनके पास आ जाइएगा। निविशा की बात सुनकर निहार के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वो जानबूझकर निविशा के पास भगवान के सामने जाकर जमीन पर बैठ गया। निविशा ये देखकर सहम गई क्योंकि निहार से आती महक उसे हमेशा मदहोश कर देती थी। वो अपनी नजरें चुराने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़ा और अपने हसीन अंदाज में दमदार आवाज के साथ बोला, जो आप सोच रही हैं हमारे बारे में वो यहाँ मत सोचिए, ये पूजा घर है, बाहर चलिए तो साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे आपको। निहार की बात सुनकर निविशा ने तुरंत उसकी तरफ हैरानी से देखा और उसके गाल लाल हो गए क्योंकि जिस तरह से निहार उसे देख रहा था वो काफी खतरनाक था। निविशा के गाल लाल होते ही वो वहां से खड़ी होकर जाने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़ लिया और जुनून से बोला, उफ कि आपकी कातिल नाराजगी हमें जीते जी मार देगी। निहार के इतना कहते ही निविशा ने तुरंत झुककर उसके मुंह में अपनी उंगली रखते हुए बोली, कितनी बार कहा है खुद के बारे में ऐसा मत कहा कीजिएगा, आपको हमारी भी उंगली लग जाए। निहार ने निविशा की उंगलियों को चूमा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी निविशा की तरफ बढ़ते हुए वो उसकी आंखों में शिद्दत से देखते हुए बोला, उम्र को छोड़िए, फिर अपने आप उम्र लंबी हो जाएगी हमारी। ये सुनकर निविशा घबराने लगी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से वहां से भाग गई और निहार के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। चेहरे पर कातिल मुस्कान लिए निहार भी पूजा रूम से बाहर निकल गया और निविशा को ढूंढते हुए बेडरूम तक पहुंच गया। रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो देखा सीएम साहब की मैडम बेड पर बैठकर कपड़े समेट रही थी। निहार वहीं खड़ा होकर उसे शिद्दत से देखने लगा। तभी उसने सर्वेंट को आवाज लगाई, जिसे सुनकर निविशा के कान खड़े हो गए, लेकिन उसने निहार की ओर नहीं देखा। सर्वेंट वहां आकर खड़ी हो गई और निहार निविशा की तरफ देखते हुए बोला, आज से लेकर आने वाले कुछ दिनों तक आपकी छुट्टी रहेगी क्योंकि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ये बात निहार जानबूझकर निविशा को देखते हुए कह रहा था। उसे पता था कि लड़की अंदर ही अंदर सहम रही है
और उसे यूं शर्माते घबराते हुए देखकर निहार को बहुत अच्छा लग रहा था। सर्वेंट भी हाँ कहकर वहां से जाने लगी तो निहार फिर से बोला, आप अभी अपने घर चले जाइए, हम कुछ देर बाद निकल जाएंगे। ये सुनते ही निविशा ने अपने हाथ में पकड़े ब्लाउज को कसकर पकड़ लिया। वहीं सर्वेंट तुरंत वहां से चली गई। तभी निहार अपनी दमदार आवाज में कातिल मुस्कान लिए बोला, अब इतना भी मत दबाइए हमारी बीवी के ब्लाउज को। निविशा ये सुनकर झेप गई और चुपचाप कपड़े समेटने लगी। वहीं निहार वहां से बाहर आ गया और घर का दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने तुरंत कॉल अटेंड किया और सामने से उसका मैनेजर बोला, सर जेट रेडी है, लेकिन आपको सांगनेर एयरपोर्ट पर ही जाना पड़ेगा, आपका प्राइवेट जेट वहीं पर ठहरा हुआ है। ये सुनते ही निहार गुस्से से बोला, जयपुर में खाली मैदान की कमी है क्या जो हमारे प्राइवेट जेट को पब्लिक एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया? पता है ना वहाँ 24 घंटे मीडिया वाले मंडराते रहते हैं और हम आज अपनी बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं। हम उनके साथ किसी भी तरह की कोई लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निहार का गुस्सा देखकर मैनेजर डरते हुए बोला, माफी चाहते हैं सर, बट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हमें एयरपोर्ट ही सही लगा। निहार ने फोन को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, जी तो चाहता है कि। इतना कहकर निहार खामोश हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को काबू करने लगा। वहीं रूम के दरवाजे पर खड़ी निविशा चुप होकर निहार को देख रही थी और निहार के ऐसे रूप को देखकर डर रही थी कि किस तरह निहार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके माथे की नसें फूलने लगी और किस तरह से उसने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से हाथ की नसें तन गई थी। निविशा डरते हुए छुपकर उसे देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। वहीं मैनेजर उससे माफी मांग रहा था। निहार ने अपनी आंखें खोली और हल्के गुस्से से बोला, बाकी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो कुछ कहा था वो सब अरेंज हो जाना चाहिए, ऐसा क्या? मैनेजर डरते हुए बोला, यस सर। निहार ने तुरंत कॉल कट किया और फोन को अपने जेब में रखते हुए अचानक से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो वहां खड़ी निविशा सहम गई। दोनों की नजरें एक बार फिर से आपस में मिल गई और निहार उसके प्यार में पागल हर हद को पार करने के लिए आंखों में शिद्दत, जुनून और नशा लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहीं निविशा का दिल जोर से धड़कने लगा। अपने पति की ये कातिल और नशीली निगाहें उसे बेचैन और बेसब्र कर रही थी। वो पीछे हटने लगी और निहार तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे निविशा उसकी नजरों से ओझल हो गई। ये देखकर वो बेताब होकर जल्दी से अपने कमरे के अंदर आ गया। निविशा फिर से बेड पर बैठकर कपड़े समेटने लगी। वो हड़बड़ा रही थी और चोरी चोरी निहार की तरफ देख रही थी। उसकी ऐसी हरकतें देखकर निहार को उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन अभी के लिए उसे अपने प्यार को रोकना था और सही जगह सही वक्त पर उस पर प्यार लुटाना था। निहार फिर अपने सख्त रूप में आ गया और कमरे के अंदर आते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोला, जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक हम बैग पैक कर लेते हैं, 1 घंटे बाद हमें वॉशिंगटन के लिए निकलना है। निविशा अपनी जगह से खड़ी हुई और नजरें झुकाकर धीमी आवाज में हिम्मत करके बोली, हमें नहीं जाना वॉशिंगटन। उसने ये बोल तो दिया, लेकिन अब उसे डर लग रहा था, इसलिए नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। निहार को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात काटे और यहाँ तो निविशा ही उसकी बात काट रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सख्ती से बोला, हमने कहा जल्दी से तैयार हो जाइए, इसके अलावा हमें एक शब्द नहीं सुनना, समझिए आप? निविशा ने अपनी साड़ी की पल्लू को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। निहार को अब हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो तेजी से निविशा के पास आया। डर के मारे वो सिमटकर पीछे हटने लगी। निविशा के बेहद करीब आकर निहार उसकी झुकी हुई नजरों को देखकर अपनी गुस्सैल और सख्त आवाज में बोला, क्या कहा आपने? जरा एक बार फिर से दोहराइए। निविशा ये सुनकर कांपने लगी और हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी लेकिन हमें नहीं जाना। ये सुनकर निहार को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने निविशा को पकड़कर दीवार से सटा दिया। निविशा का बदन सिहर उठा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन नजरें उठाकर एक बार भी उसने अपने पति की तरफ नहीं देखा। निहार अब उसके बेहद करीब आ गया था। दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। निहार उसके और करीब आया और उसकी कमर पर अपना हाथ मजबूती से कस दिया। निविशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर निहार गुस्से से बोला, जितना कहा जाए उतना किया कीजिए, ज्यादा बहस हमें अच्छी नहीं लगती। इतना कहकर उसने निविशा की कमर पर और जोर से हाथ लपेट लिए और बोला, आपकी नाराजगी हम एक तरफ रख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल आपको आपकी लापरवाही की सजा देना बाकी है। हमसे पूछे बिना आप बाहर गए थे ना, तो बस उसका हिसाब किताब हो जाने के बाद आपकी नाराजगी का नंबर आएगा। निविशा ने हिम्मत करके नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो निहार की कातिल और जुनूनी निगाहों से वो सहम गई और उसने कसकर निहार की शर्ट को पकड़ लिया। निहार ने अपने कंधे की तरफ देखा जहां से निविशा ने उसकी शर्ट को पकड़ा हुआ था। निहार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कसकर पकड़ते हुए बोला, ये जो डर आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है ना, उसे निकाल दीजिए। आपकी सच्चाई वैसे भी बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाली है, लेकिन फिलहाल आपको सबकी नजरों से बचाकर हम अमेरिका ले जा रहे हैं। 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। अमेरिका में आपकी सजा आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर निहार उससे दूर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। निविशा ने गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़कर उसे झट से अपनी बाहों में खींच लिया। ये देखकर निविशा चौंक गई और हैरानी से निहार की तरफ देखने लगी। निहार ने उसकी कमर को जकड़ लिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए बोला, साड़ी मत पहनिएगा। निविशा अपनी आंखें बंद करके बोली, बाकी कपड़ों में हमें आपके सामने आने में शर्म आती है। ये सुनकर निहार के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई और वो उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए जुनून से बोला, सच में निविशा, आपको बाकी कपड़ों में हमसे शर्म आती है, जबकि हमारे बीच तो अब किसी तरह का कोई पर्दा नहीं रहा। फिर भी ये सुनकर तो निविशा के गाल शर्म से लाल हो गए और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी निहार ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अभी उन्हें जाने में देर हो रही थी और वहां जाकर वो वैसे भी निविशा को बहुत परेशान करने वाला था। निहार के छोड़ते ही निविशा तेजी से अलमारी के पास आई और अपने लिए एक सलवार सूट लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। उसके जाते ही निहार के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो भी अलमारी के पास आ गया। निविशा के लिए उसने कई सारे सलवार सूट और एक रेड साड़ी निकाल ली और उन्हें बैग में पैक करने लगा। उसने अपने कपड़े भी पैक कर लिए और कॉल पर बातें करने के लिए रूम की बालकनी में चला गया। क्या निविशा और निहार बिना किसी परेशानी के वॉशिंगटन पहुंच पाएंगे? वहां पहुंचकर क्या करने वाला है निविशा के साथ निहार? क्या सोमेश राव गुस्से में कोई गलत कदम उठाएगा? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। निविशा तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकल आई। उसने मैरून कलर का सलवार सूट पहना था, बाल खोले हुए थे और दुपट्टे को सर पर रखने की कोशिश करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। तभी निहार बालकनी से रूम में आया और निविशा को अपनी कातिल निगाहों से देखने लगा। निहार के आते ही वो सीधी खड़ी हो गई और झट से उसके सामने पीठ कर ली। निहार दीवानों की तरह उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। डार्क मैरून कलर में उसकी गोरी बीवी और ज्यादा गोरी और हसीन लग रही थी। निहार उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके सर से पल्लू हटाकर बोला, पति के सामने किसी तरह का कोई पर्दा नहीं। ये कहकर निहार ने उसके महकते हुए बालों को चूम लिया। निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान उतर आई, जिसे वो निहार से छुपाना चाह रही थी। निहार उससे दूर हुआ और अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही निविशा खुलकर मुस्कुराते हुए बोली,
कितना डरते हैं हम, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं। पता नहीं वॉशिंगटन में कौन सी सजा हमारा इंतजार कर रही है। निविशा मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आई और किचन में चली गई। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घबराहट भी हो रही थी कि वॉशिंगटन में उसके साथ उसका पति पता नहीं क्या करने वाला है। निविशा नेहा के लिए चाय बना रही थी। नेहा तैयार होकर बाथरूम से बाहर आया। आज उसने डार्क ब्लैक कलर की जीन्स, उसके ऊपर व्हाइट शर्ट और ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आईने में अपने बालों को सेट करते हुए नेहार अपनी जुनूनी निगाहों में देख रहा था। अचानक उसका चेहरा सीरियस हो गया और वो बोला, हम जा रहे हैं, तब तक मजे कर लीजिए, नहीं तो अपना खून जलाते रहिए, क्योंकि भारत वापस आते ही आपके लिए हमारी तरफ से एक नायाब तोहफा तैयार है मिस्टर सोमेश राव। पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो कमरे से बाहर आया। किचन से आती आवाज सुनकर वो उस तरफ बढ़ने लगा। वो किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और बहुत प्रेम से अपनी खूबसूरत बीवी को निहारने लगा। निविशा मग्न होकर अपना काम कर रही थी और निहार उसे देख रहा था। अचानक से निविशा को एहसास हुआ कि दो जोड़ी आंखें बड़ी ही शिद्दत से उसे देख रही हैं। उसने चाय के कप को स्लैब पर रखा और झट से निहार की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। ये देखकर निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, अब इतनी भी क्या नाराजगी, पति हैं हम आपके, हमारी ओर देखिए निविशा। निविशा ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और नाम में गर्दन हिला दी। ये देखकर निहार की मुस्कान और गहरी हो गई और वो दरवाजे से टिक कर खड़ा होते हुए बोला, कुछ तो बोलिए, क्योंकि जितनी दूरियां आप भारत में हमसे बनाएंगी उतनी ही ज्यादा हम वॉशिंगटन में आपके करीब आएंगे। कसम से निविशा, आपकी और हमारी हालत खराब होने वाली है, भले कितनी ही ठंड क्यों न पड़ती हो वहाँ। निहार की बातों का मतलब समझकर तो निविशा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसके गाल लाल हो गए और वो हड़बड़ाते हुए बोली, तो सुनिए ना। निहार शिद्दत से उसे देखते हुए बोला, सुनाइए ना। निविशा झिझकते हुए बोली, प्लीज चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। निहार शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो दीजिए ना, हम भी बहुत गर्म हो रहे हैं। निविशा ने शर्माते हुए कहा, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, हम आते हैं। निहार उसे देखते हुए वहां से चला गया और डाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ गया। उसके जाने के बाद निविशा ने चैन की सांस ली और चाय का कप लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। उसने निहार के आगे टेबल पर चाय का कप रखा और एक तरफ को खड़ी हो गई। निहार चाय पीते हुए बोला, जाइए अपना हैंडबैग ले आइए, अब हमें निकलना है। निविशा जल्दी से रूम के अंदर आई। उसने एक बार अपने आप को आईने में देखा और अपने हैंडबैग को लेकर रूम से बाहर आ गई। चाय पीने के बाद उन दोनों ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और हॉल की तरफ बढ़ने लगे। निहार ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और निविशा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल आया। तभी निविशा बोली, घर को तो लॉक किया ही नहीं। निहार ने बेफिक्री से कहा, गार्ड्स कर देंगे, अब चलिए, हमें देर हो रही है। वो दोनों लिफ्ट में चले गए। निविशा आज पहली बार निहार के साथ घर से कहीं बाहर जा रही थी। आज वो बहुत खुश थी। अपने पति के साथ घूमने जाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लिफ्ट में निविशा उसका हाथ पकड़कर चुपचाप बार बार गौर से उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो अपना फोन चला रहा था। तभी निहार बिना उसकी तरफ देखे बोला, इस तरह से छुप छुप कर अपने पति को देखती रहती हैं आप, लेकिन जब आपकी आंखों में देखते हैं तो आप नजरें झुका लेती हैं। उफ, कितने अलग नियम हैं आपकी जिंदगी के। ये सुनकर निविशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कसकर निहार का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो निहार हैरानी से निविशा की तरफ देखने लगा, तो निविशा शर्माते हुए उसके सीने से लग गई। निहार का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे आज उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। उसने कसकर निविशा को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर में वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, जहां पर एक रेंज रोवर उनके लिए तैयार खड़ी थी। लिफ्ट से बाहर निकलने से पहले निहार ने निविशा के दुपट्टे का पल्लू लेकर उसके सर को ढक दिया। निहार उसे गौर से देखकर अपनी भारी आवाज में बोला, परफेक्ट। निविशा ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, जिसके पास 3 गार्ड्स और निहार का मैनेजर खड़ा था। उनके आते ही 2 गार्ड्स फ्लैट की देखभाल के लिए ऊपर चले गए। निहार निविशा को लेकर गाड़ी के पास आया। निहार के मैनेजर ने सबसे पहले निहार को ग्रीट किया। उसके बाद निविशा के आगे हाथ जोड़कर आदर से बोला, खम्मा घड़ी मैडम। निविशा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। निहार का आज का लुक बेहद आकर्षक लग रहा था। निविशा बार बार उसे देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। निहार को सब पता चल रहा था कि उसकी बीवी कब से उसे देख रही थी। ये देखकर वो अपनी बीवी को जी भर के प्यार करने के लिए और बेचैन हो रहा था। मैनेजर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो निहार ने निविशा को अंदर बिठा दिया और दरवाजा बंद करते हुए मैनेजर से बोला, यहीं रुकिए और जिस जिसका नाम आपको बताया है उन सब पर कड़ी नजर रखिए। हम जल्द ही वापस आएंगे, तब तक आपको पूरे राज्य को हैंडल करना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। सबसे खास बात, भले रात के 3 बजे हो या दिन के 2, कोई भी दिक्कत हो तो हमें तुरंत कॉल कीजिएगा। इज एवरीथिंग क्लियर? मैनेजर ने सर झुकाकर कहा, यस सर, डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग एंड आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा, प्रॉमिस दैट। निहार उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी दमदार आवाज में बोला, यू हैव टू। ये सुनकर मैनेजर ने सर झुका लिया और निहार दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठ गया। उनकी गाड़ी वहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। उनके ठीक पीछे एक और गाड़ी चलने लगी, जिसमें 4 से 5 गार्ड्स और 3 लेडी गार्ड सवार थी। इसके अलावा उनमें निविशा और निहार का सारा सामान भी था। उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी और कुछ देर में वो लोग सांगनेर एयरपोर्ट पहुंच गए। अब निविशा घबराने लगी। उसने निहार का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी घबराहट और बेचैनी देखकर निहार उसके हाथ को और कसकर पकड़ते हुए प्यार से बोला, हम है ना आपके साथ। निविशा परेशान होकर बोली, हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये सुनकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो निविशा को चूम कर जुनून से बोला, अब हम अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम आपको पाने के लिए अपना सब कुछ खोने को भी तैयार है निविशा। ये सुनकर निविशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसकी हिम्मत बढ़ गई। निहार ने उसे भी मास्क पहना दिया। तभी पीछे वाली गाड़ी से सारे गार्ड्स बाहर निकल आए और निहार की गाड़ी के चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। भगवान की कृपा थी कि आज एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मी मौजूद नहीं थे, लेकिन आसपास के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। एक गार्ड ने दरवाजा खोला तो निहार गाड़ी से बाहर आ गया। उसने एक बार निविशा की तरफ देखा और वापस आगे देखते हुए चलने लगा और उसके साथ 2 गार्ड्स और 2 कमांडो हथियार लेकर चलने लगे। निहार ने जानबूझकर आधे रास्ते में अपना मास्क हटा दिया और अपने रौबीले चेहरे के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने निहार को पहचान लिया और उसके पास जाने के लिए बेकाबू होने लगे। भीड़ ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां अधिकतर फैमिली वाले लोग ही मौजूद थे, जो निहार के पास आकर उसे भावुक होकर देखने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने सभी को एक जगह पर रोक दिया और उनके आगे खड़े हो गए। सभी लोग निहार का नाम लेकर चिल्लाने लगे। तभी निहार अपने गार्ड्स के साथ उनके पास आया और उनके आगे हाथ जोड़कर बोला, खम्मा घड़ी। सभी लोगों ने एक साथ उसे भी खम्मा घड़ी बोला और खुशी से निहार की तरफ देखने लगे। 2-3 आदमी अपने फोन से निहार की वीडियो बनाने लगे। निहार की तेज नजरें उन पर पड़ी तो वो रौब से बोला, कैप्शन में लिखिएगा कि सीएम चौहान अमेरिका के दौर पर जा रहे हैं। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निहार की वजह से भीड़ का ध्यान उसके ऊपर ही रहा।
इसी का फायदा उठाकर लेडी गार्ड ने निविशा को गाड़ी से बाहर निकाला और तीनों लेडी गार्ड्स उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गई। उनके चारों तरफ 4 गार्ड्स और खड़े हो गए और वो सब एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे। निहार ने अपनी कुटिल निगाहों से अपनी बीवी की तरफ देखा जो सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रही थी। अब जाकर निहार को चैन मिला। निविशा एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गई। अब निहार भी वहां से जाने लगा। जनता दीवानी होकर उसे देख रही थी। तभी वो देखते ही देखते उनकी नजरों से ओझल हो गया। वहां एयरपोर्ट कर्मी सीएम चौहान के स्वागत के लिए खड़े हुए थे। निविशा को प्राइवेट जेट तक आसानी से पहुंचा दिया गया था और अब वो अंदर सुरक्षित बैठी हुई थी और निहार का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद निहार भी अपने जेट के पास पहुंच गया और उसके अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी बेचैन निगाहें अपनी बीवी को ढूंढने लगी जो चुपचाप बैठी हुई थी। निहार उसे देखते ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। पास आकर उसने निविशा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और अपने सीने से लगा लिया। निविशा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो निहार की पीठ सहलाते हुए बोली, हम ठीक है सीएम जी, अब आप भी निश्चिंत हो जाइए। ये सुनकर निहार ने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। निहार की बाहों में आकर निविशा बहुत खुश थी। उसने भी अपने पति को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाकर आंखें बंद करके उसकी महक महसूस करते हुए बोली, सुनिए। निहार भी उसकी बदन की खुशबू महसूस करते हुए बोला, सुनाइए। निविशा मीठी आवाज में बोली, कितना प्यार करते हैं आप हमसे। निहार उस लम्हे को जीते हुए बोला, इश्क इतना गहरा है कि कोई माप नहीं सकता, जिससे किया है वो खुद भी जान नहीं सकता। निविशा उसी तरह गले लगे हुए बोली, खुलकर बात कर सकते हैं आपसे। निहार ने कहा, पूरे हक से कीजिए। निविशा बोली, शादी से पहले इतनी नाराजगी किस बात की थी आपको, जबकि हमने ये शादी सिर्फ आपके कहने पर की थी। ये सुनकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने निविशा को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थामकर उसकी आंखों में देखते हुए शिद्दत से बोला, आपको खोने का डर, आपको किसी और का ना होने देने की जिद, आपको हासिल करने का जुनून, उस नायाब इंसान को जिसने पहली नजर में ही हमें लूट लिया था, आपको अपनी बनाने के फितूर में हम इतने बेचैन और बेसब्र बन गए कि सारी नाराजगी आपके ऊपर निकल गई। निविशा एक टक निहार की आंखों में देखकर थोड़ी और हिम्मत करके बोली, अगर हम आपसे कहें कि आपसे पहले भी हमने किसी से इश्क किया है तो। निविशा ने निहार से ऐसा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या वो शादी से पहले वाकई किसी से प्रेम करती थी? क्या उसे करना पड़ेगा अब निहार के गुस्से का सामना? ये जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला भाग। सिर्फ निविशा के ये कहते ही निहार के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। ये देखकर निविशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अब घबराहट हो रही थी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और खौफ से निहार की आंखों में देखने लगी, जहां उसे गुस्सा और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। निहार उसकी एक एक हरकत देखते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आकर जुनून से बोला, जान से मार देंगे उस इंसान को जिसे हमारी बीवी ने एक नजर देखा भी होगा। खैर, झूठ बोलने वाले लोग हमें पसंद नहीं है और यहाँ तो हमारी मोहब्बत ही हमसे झूठ बोल रही है। अब आपकी सजा थोड़ी और सख्त की जाएगी। ये सुनकर निविशा के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। ये देखकर निहार के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो अपनी बीवी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी झुकी हुई नजरों को देखकर जुनून से बोला, क्या हम थोड़ा सा सुकून से सो सकते हैं? निविशा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया तो निहार ने उसकी गोद में अपना सर रख दिया। निविशा बहुत प्यार से अपने पति को देखते हुए उसके बालों में हाथ फेर रही थी। निहार ने उसके और करीब आकर उसके पेट में अपना मुंह छुपा लिया। आज उसे निविशा से शादी के फैसले पर फख्र महसूस हो रहा था। शादी से पहले वो ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें कोई रंग नहीं था, लेकिन आज उसके पास सब कुछ था। एक इस लड़की के आ जाने से उसकी दुनिया बदल गई थी। वो इस वक्त आंखें बंद करके अपनी पत्नी के पेट में मुंह छुपाए लेटा था। तभी निविशा उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, एक बात कहे? निहार धीरे से बोला, निविशा उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, वॉशिंगटन ही क्यों, जबकि हमारे लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। हमारे लिए यहाँ सब कुछ है, रेगिस्तान से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पठार, गहरी नदियाँ, समुद्र, बर्फीली वादियाँ तक। फिर हम वॉशिंगटन क्यों जा रहे हैं? निहार उससे अलग होकर उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने अपने ओवरकोट का बटन खोला और निविशा का हाथ पकड़कर सोफे से सर टिकाकर बैठते हुए बोला, सिर्फ घूमने के उद्देश्य से जा रहे होते तो हम भारत से बाहर कदम नहीं रखते, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल समिट है इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ हमें इन्वाइट किया गया है, तो बस इसलिए आपको साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि अब आपके बिना हमसे रहा नहीं जाता। ये सुनकर निविशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने निहार के कंधे पर अपना सर रख दिया। दोनों एक दूसरे को महसूस करते हुए खामोश बैठे रहे। उनका जेट वॉशिंगटन के लिए उड़ान भर चुका था। अगली दोपहर तक वो दोनों वॉशिंगटन पहुंचने वाले थे। वहीं भारत में इस वक्त सोमेश राव सीएम ऑफिस में थे। आज उसे हिम्मत करके निहार से बात करनी थी और उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए किसी भी हाल में मजबूर करना था, क्योंकि उसे पता था कि चौहान परिवार ने उनसे वादा किया था और वो लोग इस तरह से अपना वादा नहीं तोड़ सकते थे। सोमेश राव निहार के कैबिन के दरवाजे के पास आया और जैसे ही नॉक करने लगा तभी निहार का मैनेजर वहां आ गया और तीखे लहजे में बोला, लगता है सोशल मीडिया से काफी दूर है आप, इसलिए आपको पता नहीं है कि सीएम चौहान यहाँ है ही नहीं। एक मिनिस्टर होने के नाते भी आपको कोई जानकारी नहीं है कि हमारे सीएम कहाँ है। मैनेजर की बात सुनकर सोमेश हैरानी से बोला, आपके कहने का क्या मतलब है? मैनेजर बोला, भूल गए आप, सीएम चौहान वॉशिंगटन गए हैं पॉलिटिकल समिट अटेंड करने। इस तरह कैसे संभाल पाएंगे आप अपनी मिनिस्ट्री और अपने संभाग को? राव साहब, मैनेजर की बात सुनकर सोमेश राव को बहुत गुस्सा आया और वो उसे उंगली दिखाते हुए बोला, जरा अपने पैजामे में रहिए, भूल मत जाइए आप सिर्फ एक मैनेजर हैं और हम एक मंत्री, हमसे बात करने का आपका लेवल नहीं है। मैनेजर चिढ़ते हुए बोला, राव साहब, लेवल की बात तो आप ना करें तो ही बेहतर होगा। हम आपकी तरह एक भ्रष्ट इंसान नहीं है और वैसे भी हमसे जुबान मत लड़ाइए, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक आपके साथ साथ इस पूरे राज्य की छोटी से छोटी खबर भी चौहान साहब तक पहुंच जाएगी। फिर जब वो भारत वापस आएंगे तब क्या होगा पता तो होगा ही आपको, या वो भी आपको हम ही बताएं। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए, क्योंकि आपके और हमारे सीएम हद से ज्यादा ईमानदारी पसंद है और भारत से वो असीम प्रेम करते हैं, इसलिए आप जैसे देशद्रोहियों को वो जीने नहीं देंगे। आपकी भलाई इसी में है कि ईमानदारी के पथ पर अग्रसर हो जाइए। मैनेजर की बात सुनकर सोमेश को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसका खून कर दे, लेकिन अभी उसे अपने आप को शांत रखना था, वरना निहार उसका खून कर देता। तभी सोमेश राव कटाक्ष करते हुए बोला, बहुत ज्यादा ईमानदार है हमारे सीएम चौहान, तभी तो चोरी छुपे शादी कर ली और अपनी संतान जैसी जनता को बताना जरूरी भी नहीं समझा। इतने बड़े और सम्मानित परिवार से होते हुए भी अपना वादा तोड़ दिया, एक मासूम लड़की को धोखा दिया और उसका दिल तोड़कर किसी दूसरी मासूम लड़की को फंसाकर उससे शादी कर ली, उसे अपनी राजनीतिक चाल में फंसा लिया और आप कहते हैं कि हमारे सीएम ईमानदार है? अरे वाह, आप तो काफी बड़े अंधभक्त हैं। सोमेश राव की बात सुनकर मैनेजर अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, मिस्टर राव, जिनके खुद के घर कांच के हुआ करते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बेटी आपकी मर्यादा से बाहर है और आप सीएम साहब पर सवाल उठा रहे हैं। कृपया अपनी बेटी पर नियंत्रण करना सीखिए, उसके बाद हमारे पास आइएगा। इतना कहकर
मैनेजर उसे गुस्से से घूरता हुआ वहां से चला गया। उसने अपनी शर्ट के बटन पर लगे माइक पर हाथ रखा और फिर अपने कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाकर बोला, सर सुना आपने? उसका इतना कहते ही निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, बहुत जुबान निकल आई है इसकी। इस आदमी का हम वो हाल करेंगे कि बुराई भी कांप उठेगी। इसने अपनी गंदी जुबान से हमारी बीवी का जिक्र भी कैसे किया? तभी मैनेजर फिर से बोला, सर आप ट्रिप एंजॉय कीजिए मैडम के साथ, इन्हें हम संभाल लेंगे। निहार इस वक्त जेट के लिविंग एरिया में सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर उसका लैपटॉप रखा हुआ था। उसने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था जिस पर वो अपने मैनेजर से बात कर रहा था। कुछ देर गंभीर बातचीत करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया और गहरी सांस लेकर अपने माथे को दबाने लगा। निविशा कमरे में रेस्ट कर रही थी। उसे कुछ पता भी नहीं चला कि उसका पति क्या कर रहा है। धीरे धीरे रात हो गई। रात के करीब 8 बजे के आसपास निविशा के लिए डिनर कमरे में भेज दिया गया। निविशा बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी तो सर्वेंट ने उसे रोक दिया और सर झुकाकर बोली, माफ कीजिए मैडम, लेकिन सर का सख्त आदेश है कि आप कमरे के अंदर ही रहें, बाहर सर की मीटिंग चल रही है। निविशा मायूस होते हुए बोली, ठीक है, लेकिन उनसे कह दीजिए कि टाइम से खाना खा लें। सर्वेंट हाँ कहकर वहां से चली गई। निविशा ने गहरी सांस लिया और अपने डिनर की तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। खैर हम डिनर कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ निहार की ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। वो सीरियस होकर काम कर रहा था। इस वक्त टाइम का पता ना उसे चल रहा था और ना ही निविशा को। उसने अभी तक डिनर नहीं किया था और उसे बार बार कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात के 10:30 बज चुके थे। अब निविशा से रहा नहीं गया और वो कमरे से निकलकर लिविंग एरिया में आई और एक तरफ खड़ी होकर निहार की तरफ देखने लगी जो अपने काम में डूबा हुआ था। इस वक्त उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। निविशा को बुरा लग रहा था कि वो यहाँ अपने पति के साथ वक्त बिताने आई थी और उसका पति उसे वक्त नहीं दे रहा था। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और निहार के सामने तो वैसे भी उसकी जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन आज उसे अपना हक लेना ही था। वैसे भी शादी के बाद दोनों के बीच में काफी दूरियां बन रही थी जो अब जाकर कम हो पाई थी। तभी निविशा ने हिम्मत करके अपने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए कहा, सुनिए। निहार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। काम की वजह से इस वक्त वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। निविशा ने गहरी सांस ली और फिर से बोली, सुनिए ना, हम आपसे बात कर रहे हैं। इस बार भी जवाब न मिलने पर निविशा की आंखें भर आई। खुद को रोने से रोकते हुए वो गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से जोर से बोली, हमसे शादी क्यों की जब हमारे लिए वक्त ही नहीं है आपके पास? अब बात मत कीजिएगा हमसे। उसके ये कहते ही निहार ने अपनी काली गहरी नजरें ऊपर उठाई जिनमें जुनून और शिद्दत साफ नजर आ रही थी। निहार ने अपनी कातिल नजरों से बेहद खतरनाक तरीके से उस तरफ देखा जहां निविशा खड़ी थी। निहार की तेज नजर अपने ऊपर पड़ती ही निविशा सहम गई, लेकिन वहां से भागी नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बालों को जानबूझकर जोर से झटक कर नाराजगी जताते हुए वहां से चली गई। उसके ऐसा करते ही निहार तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और निविशा की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। निविशा कमरे के अंदर आई और बेड पर जाकर बैठ गई। उसने दरवाजे की तरफ अपनी पीठ कर ली थी। तभी निहार अंदर आया और अपनी कातिल निगाहों से उसकी पीठ को देखते हुए बोला, डरती नहीं है क्या आप हमसे? निविशा ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। निविशा के कुछ न कहने पर निहार के चेहरे पर भी एक कातिल मुस्कान आ गई। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, सुनाई दे रहा है या किसी अलग तरीके से सुनाए आपको? निविशा ने मुंह बनाते हुए कहा, हम सुनना ही नहीं चाहते। तभी निहार बोला, उफ, हमारी शेरनी अब धीरे धीरे सामने आ रही है, क्या बात है? ये सुनकर निविशा की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ी। तभी निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, सुनना पड़ेगा मैडम, हमसे बचकर आप कहाँ जाएंगी? निविशा ही उतने ही एटीट्यूड में बोली, कहीं नहीं जाएंगे, बस सुनेंगे नहीं। क्या निविशा निहार की बात सुनेगी? क्या निविशा और निहार का प्यार अब परवान चढ़ रहा था? क्या सोमेश राव अब निहार और निविशा की जिंदगी में लेकर आने वाला है कोई नया तूफान? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज। कहानी लेगी एक नया अंदाज। तो लड़की के लिए पागल हो रहा था। उसका जी चाह रहा था कि इसे खुद में बचा ले। अपने कमरे के दरवाजे को जोर से बंद करते हुए आंखों में जुनून लिए वो अब अपनी बीवी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर निविशा की धड़कनें तेज हो गई और गालों की लाली और गहरी हो गई। निहार उसके बेहद करीब आया और उसके ठीक पीछे बेड पर बैठ गया। वो अब नशे में चूर होकर निविशा के लंबे बालों को देख रहा था। उसकी गर्म सांसें निविशा को मदहोश कर रही थी। वो सिहर रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। निहार उसके करीब आया और उसके बालों की महक लेते हुए बोला, करीब आना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। निहार की मदहोश कर देने वाली आवाज और उसकी बात सुनकर निविशा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें उसके बस में नहीं थी। उसकी जुबान ये बोलने के लिए बेकरार हो रही थी कि हाँ, वो निहार के करीब जाना चाहती है, उसे छूना चाहती है, उसकी छुअन महसूस करना चाहती है, लेकिन वो ये कह नहीं पा रही थी। भले ही वो पति के साथ आगे बढ़ चुकी है, लेकिन शर्म और मर्यादा की वजह से उसे ये कहने में संकोच हो रहा था। उसकी चुप्पी देखकर निहार ने उसके बालों को चूमा और उसे पीछे से अपने सीने से लगा लिया। निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप उसकी बाहों में सिमटने लगी। तभी निहार एक बार फिर से उसके बालों को चूमते हुए बोला, अपनी भावनाओं को खुलकर हमारे सामने रखा कीजिए जैसे हम रखते हैं। शर्म हाया थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन पति पत्नी के बीच में इसकी अधिक जरूरत नहीं होती। अब कह भी दीजिए जो आप कहना चाहती हैं। निविशा आंखें बंद करके खुद में सिमटने लगी। तभी निहार ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों में अपना मुंह छिपाकर दीवानगी से बोला, हम भी आपके करीब, बेहद करीब आना चाहते हैं। आपके साथ सारी मर्यादाएं तोड़ना चाहते हैं। आपको एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं। निहार के इतना कहते ही निविशा उसकी बाहों से दूर हुई और अपने दुपट्टे को संभालते हुए वहां से जाने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गोद में बिठा लिया। उसने अपनी बीवी के माथे को चूमा और फिर उसकी आंखों को और नाक को चूमने लगा। तभी निविशा ने भी कसकर निहार की शर्ट को पकड़ लिया और अपनी रजामंदी जताने लगी कि वो भी तैयार है, या यूं कहें बेताब है उसे खुद में समाने के लिए। निहार के हाथ अब अपनी बीवी की कमर पर चढ़ रहे थे और बार बार कुर्ते के अंदर जाकर छेड़खानी कर रहे थे। उसकी नाक को चूमने के बाद निहार नशीली आवाज में बोला, बेकाबू हो रहे हैं हम। तभी निविशा ने कहा, तो होने दीजिए ना। उसने ये कहते ही निहार ने उसके होठों पर अपने होठ इस तरह रख दिए जैसे प्यासे को कई बरसों बाद पानी मिला हो। अब दोनों के होठ आपस में मिलकर एक दूसरे से छेड़खानी कर रहे थे। कभी निविशा दूर होती तो निहार शिकारी की तरह उसके होठों को अपने होठों के बीच दबा देता। निविशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो निहार रुक गया, लेकिन ये कमबख्त बीवी को बार बार पानी की तड़प उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। निविशा अब शर्म से लाल हो चुकी थी। वो नजरें झुकाकर अपने पति की गोद में बैठी हुई थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। कुछ देर बाद उसने निविशा को बेड पर लेटा दिया और फिर उसके होठों की तरफ बढ़कर उनसे खेलने लगा।
दोनों जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी निहार का फोन बजने लगा। फोन की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा तो बेवक्त आया फोन देखकर दोनों को ही गुस्सा आने लगा। उनके गुस्से में बस इतना फर्क था कि निहार का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था, वहीं निविशा का गुस्सा उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। निहार उससे दूर हुआ और जेब से अपना फोन निकालकर रूम से बाहर चला गया। निविशा बेचैन हो उठी और बेकरार होकर धीरे से बोली, प्लीज हमसे दूर मत जाइए, हमें आपकी जरूरत है। उसके जाते ही निविशा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। निविशा ने कसकर चादर पकड़ ली और अपने आप को कंट्रोल करने लगी। उसे इतनी तड़प पहले कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ा निहार ये सब कुछ देख और समझ रहा था। उसने गहरी सांस ली और जल्दी से रूम का दरवाजा बंद करके निहार उसके पास आकर खड़ा हो गया। निहार ने झुककर उसके माथे को चूमा और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगा। निविशा अब जाकर शांत हुई और आंखें बंद करके बैठ गई। निहार भी उसके पास बेड पर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में लेकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए प्यार से बोला, हमें माफ कर दीजिए निविशा। निविशा ने उसके कंधे पर अपना हाथ लपेट लिया और धीमी आवाज में बोली, तुम किसने? निहार उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शिद्दत से बोला, आपकी तड़प और बेताबी को हम ही मिटा सकते हैं। लेकिन ये सुनकर निविशा उसके सीने में अपना मुंह छुपाकर शर्माने लगी। निहार ने अपनी बीवी को कसकर बाहों में भर लिया और उसे लेकर बेड पर लेट गया। उसने निविशा को खुद के इतना करीब कर लिया कि उनके बीच हवा आने जाने की भी जगह नहीं रही। तभी वो उसके सीने में मुंह छुपाकर प्यार से बोला, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं निविशा, लेकिन बस आज की रात रुक जाइए। हमारे प्यार के इस हसीन सपने को और खूबसूरत बनाने के लिए हमने बहुत कुछ सोच रखा है। निविशा ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और निहार के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ये देखकर निहार को सुकून मिल गया। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने इस बार कसकर निविशा को जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में अब सुकून महसूस कर रहे थे। तभी निविशा ने उसके कानों को चूमते हुए कहा, आंखें बंद कीजिए, हम आपके पास ही हैं। निविशा की आंखें बंद हो गई। निहार ने उसके इर्द गिर्द अपनी पकड़ मजबूत करके उसकी पीठ सहलाते हुए उसका माथा चूम लिया। तभी वो अपने मन में शिद्दत से बोला, जब तक आपको सुकून की नींद नहीं आ जाती, हम यही हैं हमारी चांदनी। निहार और निविशा दोनों को एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के करीब सुकून महसूस हो रहा था। धीरे धीरे रात गुजरने लगी। साथ साथ में निविशा की नींद भी गहरी होती गई। उसके सोने के बाद निहार ने धीरे से उसे अपनी बाहों से अलग किया और उसके सर के नीचे तकिया लगा दिया। उसने निविशा को चादर से ढक दिया और कमरे की लाइट बंद करके चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और फिर से अपने काम पर जुट गया। अगले दिन सुबह निविशा की आंखें देर से खुली। उठते ही वो निहार को ढूंढने लगी, लेकिन वो इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। उसने जल्दी से उठकर अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। नहा धोकर तैयार होकर वो अपने आप को आईने में देखते हुए बाल संवारने लगी। पर्पल कलर की लॉन्ग ड्रेस में आज वो बहुत प्यारी लग रही थी, जिस पर गोल्डन दुपट्टा लगा हुआ था। तैयार होने के बाद रूम से बाहर निकलकर चेहरे पर मुस्कान लिए वो तेजी से लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो लिविंग रूम में आकर खुशी से बोली, सुनिए। तभी सामने का नजारा देखकर वो अगले पल झेप गई और नजरें झुकाकर तुरंत वहां से जाने लगी। निहार इस वक्त वहां अकेला नहीं था। उसके साथ 3-4 आदमी खड़े थे जिन्हें वो कुछ समझा रहा था। निविशा के पुकारने से उसका ध्यान टूटा, लेकिन उसने निविशा की तरफ नहीं देखा। उन तीनों आदमियों ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। अपने पति का अनकहा इशारा समझकर निविशा चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही निहार ने अपनी बात दोबारा शुरू की और वो तीनों आदमी गौर से उसकी बात सुनने लगे। निविशा तुरंत कमरे में आई और अपने माथे पर एक चपत लगाते हुए बोली, हम भी ना भूल जाते हैं कि यहाँ उनके आसपास कोई ना कोई होगा। हमने किस तरह जाकर जोर से बोल दिया, सुनिए। उम्मीद है उन्हें बुरा नहीं लगा होगा। हमें लगा वो अकेले होंगे, ऊपर से ऐसे खुले बाल लेकर चले गए। हे बाल गोपाल, हमें उनके गुस्से से बचाइएगा। निविशा ने गहरी सांस ली और बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगी। कुछ देर बाद निहार कमरे में आया। उसकी आहट पाकर निविशा झेप गई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो अब निहार के सामने नजरें झुकाए खड़ी थी और फोन को कसकर पकड़ रखा था। तभी निहार भावहीन चेहरा लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने करीब आकर निविशा का फोन लिया और उसे ओपन करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग निविशा। निविशा थोड़ा डरते डरते बोली, गुड मॉर्निंग। निहार उसकी फोन स्क्रीन को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग के आगे भी कुछ होता है ना? निविशा तुरंत बोली, गुड मॉर्निंग निहार जी। निहार उसे ध्यान से देखते हुए बोला, निहार ने उसके फोन पर एक ऐप डाउनलोड किया और उसे अच्छे से सेट करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, नहा लिया? निविशा सर झुकाकर बोली, जी। निहार उसे प्यार से देखते हुए बोला, आइए साथ में नाश्ता करते हैं। तभी निविशा ने कहा, जी। फोन में सारी सेटिंग करने के बाद अब निहार ने अपनी बीवी की तरफ देखा, जो इस वक्त नजरें झुकाए खड़ी थी और पर्पल कलर में पूरा रस से भरा जामुन लग रही थी, जिसे खाने की इच्छा निहार को हो रही थी। ऐसा मीठा और रसीला जामुन उसके सामने मौजूद था और वो मजबूरी में उससे दूरी बनाए बैठा था। निहार एक टक अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी नायाब बीवी के चेहरे को देख रहा था। वहीं निविशा उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी। निहार वैसे तो बहुत ही मैच्योर और समझदार किस्म का इंसान था। उसके अंदर हर बात को लेकर एक ठहराव था, लेकिन जब से निविशा उसकी जिंदगी में आई थी तब से वो बहुत बेचैन और बेसब्र किस्म का इंसान बन गया था। उसने निविशा के फोन को अपनी जेब में रखा और उसके पास आकर जुनून से बोला, हमारी तरफ देखिए, वरना हम यहीं खड़े खड़े आपका सेवन कर लेंगे। निहार के मुंह से ऐसी खतरनाक बात सुनकर निविशा बहुत शर्मा गई, लेकिन साथ साथ उसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कान भी आ गई, जिसे देखकर निहार पागल होकर अपना कंट्रोल खोने लगा और कंट्रोल खोते ही एक झटके में निविशा को बाजुओं से पकड़कर उसे पीछे धकेलते हुए जुनून से बोला, पागल बना दिया है आपने प्यार में। इतना कहकर उसने उसे दीवार से सटा दिया और खुद उसके बेहद करीब आकर जैसे ही उसके होठों को चूमने लगा, तभी निविशा अपना मुंह फेरकर शर्म से मुस्कुराने लगी। निहार अब और ज्यादा बेताब होकर उसे चूमने ही वाला था कि तभी निविशा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और धीमी आवाज में प्यार से बोली, रात तक रुक जाइए, वो क्या है ना, तब हम आपको और ज्यादा सुकून दे पाएंगे। निहार उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया कि उसकी खामोश बीवी ये सब भी बोल सकती है। तभी निहार ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। क्या निहार निविशा के कहने पर रात तक इंतजार कर पाएगा? आखिर निविशा ने उसे रात तक रुकने को क्यों कहा था? क्या होगा जब सोमेश और पवित्रा को पता चलेगी निहार और निविशा के रिश्ते की सच्चाई? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज, कहानी लेगी एक नया अंदाज, तो बने रहिए। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और लगभग 12 बजे के आसपास उनका जेट वॉशिंगटन लैंड हुआ। उसके आने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। अमेरिका की जनता भी निहार के कामों की वजह से उसे जानती थी। जेट के बाहर 4 से 5 काली लग्जरी गाड़ियां लाइन से खड़ी थी, जिनके पास काले कपड़े पहने गार्ड खड़े थे। निहार निविशा का हाथ पकड़कर जेट से बाहर आया और उसके साथ एक गाड़ी के पास पहुंच गया। तभी एक गार्ड ने सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खोला तो निहार निविशा को अंदर बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। कुछ ही देर में सीएम का काफिला वहां से निकल गया। अलग अलग देशों से आने वाले नेताओं के ठहरने का अरेंजमेंट वॉशिंगटन के आलीशान होटल में किया गया था, जहां बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। निहार की गाड़ियों का काफिला होटल की बिल्डिंग के ठीक आगे आकर रुक गया। वहां पर मीडिया मौजूद नहीं थी।
लेकिन कुछ बाहरी लोग थे। सारे गार्ड्स बाहर आए। उनमें से एक ने निहार की तरफ का दरवाजा खोला तो वो बड़ी शान और रौब से गाड़ी के बाहर निकल आया। वहाँ मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इतना जवान और हैंडसम नेता उन लोगों में सिर्फ वही एक था। निहार के वहाँ आते ही वॉशिंगटन के सीएम और कई नेता उसके पास आए और पूरे सम्मान के साथ उसे अंदर ले जाने लगे। निहार अंदर जा रहा था, मगर उसका दिल गाड़ी में बैठी अपनी मासूम बीवी के लिए बेचैन हो रहा था। निहार को मजबूरी बस उन लोगों के साथ जाना पड़ा। गाड़ी में सिमट कर बैठी निविशा निहार को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। ये देखकर उसकी आंखें भर आई और दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, सुनिए। निविशा के इतना कहते ही उससे काफी दूरी पर चल रहे निहार के दिल की धड़कनें जोर से धड़कने लगी। उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी और वो सोचने लगा, जरूर निविशा हमें पुकार रही है, वो जरूर यहाँ घबरा रही होंगी। निहार ने तुरंत पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ देखा और अपनी पलकें झपका दी। ये देखकर निविशा ने सुकून की सांस भरी। इसके बाद निहार तुरंत वहां से चला गया। तभी एक लेडी गार्ड ने कार का दरवाजा खोला और बड़ी चालाकी से निविशा को गाड़ी से बाहर निकालकर उसको चारों तरफ से घेरकर होटल के अंदर ले जाने लगी। इतने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स के बीच में नाजुक और पतली सी निविशा नजर नहीं आ रही थी। होटल का मैनेजर उनके साथ साथ चल रहा था। वो उन्हें सीएम चौहान के आलीशान कमरे तक लेकर आया। कमरे का दरवाजा खोलकर 3 लेडी गार्ड्स निविशा को लेकर रूम के अंदर आई। बाकी गार्ड्स और मैनेजर वहीं खड़े रहे। मैनेजर भी निविशा को देख नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि सीएम साहब का सामान रखने के लिए उनके गार्ड्स ने ये सब किया है। सीएम चौहान के साथ लेडी गार्ड को देखकर मैनेजर को भी थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। लेडी गार्ड ने निविशा को आराम से बेड पर बिठाकर कहा, मैडम अब आप सेफ जोन में हैं, कृपया रूम से बाहर मत जाइएगा जब तक सीएम सर आना जाए। हम सब यहीं आपके आसपास रहेंगे। तभी निविशा ने पूछा, वो कब तक वापस आएंगे? गार्ड ने कहा, कुछ फॉर्मेलिटीज चल रही हैं जिन्हें निभाने के बाद सीएम सर आ जाएंगे। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम सब बाहर मौजूद हैं। निविशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और गार्ड रूम से बाहर निकल गए। रूम का दरवाजा बंद होते ही निविशा अपनी जगह से खड़ी होकर बाथरूम में चली गई। ग्रैंड स्टार नाम के उस होटल में दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता और कई बिजनेसमैन मौजूद थे और वो सभी इस वक्त होटल के बड़े से हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। आज रात को इसी होटल में एक शानदार पार्टी रखी गई थी। सभी राजनेताओं और बिजनेसमैन का लंच आज वहीं पर अरेंज किया गया था। सभी लोग बेड से डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे। कई दुश्मन देश के नेता भी आमने सामने मौजूद थे। लंच सर्व किया जा रहा था। सभी नेताओं और बड़े आदमियों के पास उनका एक एक आदमी खड़ा था। निहार के पास भी उसका गार्ड सर झुकाकर खड़ा था। निहार ने उसे एक इशारा किया जिसका मतलब समझकर गार्ड ने तुरंत किसी को कॉल किया। कॉल अटेंड होते ही गार्ड ने निहार को फोन थमा दिया और अपनी दमदार आवाज में बोला, हमारा लंच यहीं पर है, तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, और हाँ काम हो जाना चाहिए। निहार ने कॉल कट करके फोन गार्ड को थमा दिया और सभी ने एक साथ लंच शुरू किया। वहीं निविशा चुपचाप बेड पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। आज ही उसे सात्विक ने उसकी शादी के फोटोज भेजे थे जिन्हें देखकर वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि हर फोटो में निहार का सीरियस और भावहीन चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन एक बात निविशा ने नोटिस की कि तस्वीरों में भी निहार बार बार निविशा की तरफ कातिल और जुनूनी निगाहों से देख रहा था। पूरी शादी में वो उसे इसी तरह देखता रहा, लेकिन उस वक्त निविशा का ध्यान इस बात पर नहीं गया। निहार राजपूती दूल्हे के अवतार में बेहद हैंडसम और रौबदार लग रहा था। उसे देखकर निविशा को उसके ऊपर बहुत प्यार आया। वो अपनी फोन स्क्रीन को चूमते हुए बोली, आई लव यू सो मच निहार जी। निविशा प्यार से उन तस्वीरों को देख रही थी। कुछ देर में ही लेडी गार्ड उसके लिए ढेर सारा लंच लेकर आई और उसे सर्व करते हुए बोली, सीएम सर का कॉल आया था, उनका लंच बाकी सबके साथ है, इसलिए उनके आने तक आप लंच कर लीजिए। निविशा चुपचाप बिना कुछ कहे या पूछे लंच करने लगी। वो निहार को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। वो लंच कर रही थी, तभी गार्ड ने वीडियो कॉल पर ये सब कुछ निहार को दिखा दिया। अब जाकर निहार को सुकून मिला और वो अपना लंच करने लगा। धीरे धीरे दोपहर के 3 बज गए, लेकिन निहार अभी तक निविशा के पास नहीं आया था। वो अकेली बोर हो रही थी, करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उससे रहा नहीं गया और उसने सीधा निहार को कॉल लगा दिया। निहार ने अपनी जेब से फोन निकाला और उस पर बीवी नाम देखकर उसने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दिया। निविशा को बुरा लगा तो उसने दोबारा से निहार को कॉल लगा दिया। इस बार निहार को गुस्सा आने लगा। इस वक्त वो एक जरूरी और सीरियस मीटिंग में था। वो समझती क्यों नहीं है, हम एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, अभी उनका कॉल नहीं उठा सकते। अगर हम कॉल काट रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। इस बार फिर से उसने कॉल कट कर दिया और मीटिंग पर ध्यान देने लगा। निविशा को बहुत बुरा लग रहा था। वो कब से अकेली बैठी थी और निहार उसके पास आ नहीं रहा था, ऊपर से कॉल भी कट कर रहा था। निविशा कुछ सोचने लगी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक मैसेज टाइप करके निहार को भेज दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, हमने शेर की गुफा में हाथ डाल दिया है। सुबह हुए शांत शेर को छेड़ दिया है। अब हम शेर का शिकार बनने वाले हैं। हमने शांत झील के पानी में पत्थर फेंक दिया है। अब हमारी बैंड बजने वाली है और समुद्र की सुनामी हमें डुबाने वाली है। जिस आग में हमने घी डाला है उस खतरनाक आग में जलने वाले हैं। निविशा अब दिल थाम कर बैठी थी। तभी निहार के फोन पर उसका मैसेज का नोटिफिकेशन आया। निहार को गुस्सा आ रहा था। तभी उसने मैसेज को ओपन किया तो उसमें लिखा था, जब हमसे दूर ही रहना था तो हमें साथ क्यों लेकर आए? हमें हमारे मायके छोड़ देते, हमारे मम्मी पापा के पास। कम से कम यहाँ की तरह वहाँ अकेला तो महसूस नहीं करते और खुश भी रहते। आपको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, बस टाइम पास के लिए हमें यहाँ लेकर आए हैं। जाइए, अब हम भी आपको परेशान नहीं करेंगे, आराम से अपनी मीटिंग एंजॉय कीजिए। इस मैसेज को पढ़कर निहार के माथे की नसें खड़ी होने लगी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी काली गहरी आंखों में गुस्सा छाने लगा और आंखें लाल होने लगी। उसने अपने फोन को कसकर दबाया और अपने मन में गुस्से से बोला, अब आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता निविशा। शांत समंदर में पानी फेंकाया ना आपने, तो अब इस समुद्र में शामिल होने के लिए भी तैयार रहेगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी हमारे सामने इतनी ज्यादा जुबान खोलने की? कोई बात नहीं, हम अभी आकर आपकी हिम्मत और जुबान को ढीला करते हैं। निहार ने अपने फोन को जेब में रख लिया। उसने ठान लिया था कि आज वो निविशा को अच्छा खासा सबक सिखाएगा और उसे बताएगा कि पति से बगावत करना क्या होता है। वहीं कमरे में बेड पर सिकुड़कर बैठी हुई निविशा का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। उसने जानबूझकर निहार को छेड़ने के लिए ऐसा मैसेज भेजा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब वो खूंखार शेर किस तरह कितने खतरनाक तरीके से उसका शिकार करेगा। अब उसे इंतजार था उस वक्त का जब निहार उसके पास आएगा। शाम के 4 बज चुके थे। अब जाकर निहार मीटिंग से फ्री हुआ। अपनी बेसिक फॉर्मेलिटीज निभाने के बाद वो अपने आदमियों के साथ रूम की तरफ बढ़ने लगा। रूम के दरवाजे पर नॉक करते ही उसने आसपास खड़े अपने गार्ड्स को एक नजर देखा। फिर एक लेडी गार्ड की तरफ इशारा करते हुए उसे आगे आने के लिए कहा। गार्ड आगे आकर सर झुकाकर बोली, जी सर। निहार अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, हम साइज बता रहे हैं, लिखिए, और आधे घंटे के अंदर ड्रेस रेडी हो जानी चाहिए। ड्रेस का पैटर्न सेंड कर देंगे, ओके? लेडी गार्ड ने हाँ कहा और निहार कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही बेड पर लेटी निविशा तुरंत एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई। निहार तेजी से आगे बढ़ने लगा और अपने ओवरकोट को उतारकर सोफे पर फेंकते हुए बिना निविशा की तरफ देखे अपनी दमदार आवाज में बोला, टाइम पास के लिए लेकर आए हैं?
प्यार करते हैं तो क्या आप सर चढ़कर बोलेंगी, वो भी कुछ भी? निविशा ने अपने सामने खड़े गुस्सैल आदमी की तरफ देखा जो अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए गुस्से से उसे घूर रहा था। निविशा को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन निहार शायद बुरा मान गया था। निविशा कुछ बोलने लगी, तभी निहार उसे हाथ दिखाकर गुस्से से बोला, हम प्यार करते हैं आपसे और यहाँ आप हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है कि हम आपको यहाँ टाइम पास के लिए लाए हैं। छी, ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? बीवी सर का ताज होती है, एक पति की आन बान और शान होती है, ना कि उसका टाइम पास, समझे आप? निविशा बेड से उठकर निहार की तरफ बढ़ने लगी, तभी निहार जोर से बोला, दूर रहिए हमसे, इस वक्त हम आग बन चुके हैं जिसमें आपको जलाना नहीं चाहते। निविशा दुखी और परेशान होकर बोली, सुनिए प्लीज गुस्सा मत कीजिए, हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ, हम जानते हैं कि आप हमारी कितनी इज्जत करते हैं, प्लीज मजाक को सीरियस मत लीजिए और हमें माफ कर दीजिए। तभी निहार और जोर से बोला, कह रहे हैं ना हमसे बात मत कीजिए और तैयार हो जाइए, आप अभी इसी वक्त भारत वापस जा रही हैं और वहाँ गार्ड आपको आपके मायके छोड़ देंगे ताकि आपको बोर न होना पड़े। क्या निहार सच में निविशा को वापस भारत भेज देगा? क्या निविशा सह पाएगी निहार की नाराजगी? क्या निविशा को अपना ये मजाक बहुत महंगा पड़ने वाला है? किस तरह वो अपने पति का गुस्सा शांत कर पाएगी? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज, कहानी लेगी एक नया अंदाज। ये सुनकर निविशा के होश उड़ गए, वो जल्दी से निहार के पास आई तो निहार उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। तभी मासूम निविशा घबराते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए, हमने तो जिंदगी में पहली बार किसी से मजाक किया था जो हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया है, हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था, आप हमें खुद से दूर मत कीजिए, हम वादा करते हैं कि आगे से चुपचाप कमरे के अंदर बैठे रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे, प्लीज बस हमें भारत मत भेजिए। निहार ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन पर किसी से बात करते हुए बोला, सारी तैयारी हो चुकी है तो मैडम को वापस भारत ले जाइए, ये यहाँ पति के साथ होते हुए भी बोर हो रही है। इतना कहकर निहार खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा, वो भी अपनी निविशा के साथ मजाक करके ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश कर रहा था। तभी बेचारी भोली भाली निविशा इमोशनल होकर बोली, ऐसा मत कीजिए, हम मजाक कर रहे थे, सच में सुनिए ना। निहार ने फोन जेब में रखा और वहां से जाने लगा। तभी निविशा उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोली, खुद से दूर कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, फिर कभी वापस नजदीक नहीं आएंगे हम, और अब हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये सुनते ही निहार के सीने में अजीब सा दर्द हुआ, वो एक झटके से निविशा की तरफ मुड़ा तो उसकी रोनी सूरत देखकर अंदर तक हिल गया। निहार बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी निविशा उससे दूर होकर वहां से जाने लगी। निहार ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो अपने पति के सीने से टकरा गई और फिर दुखी होकर नजरें झुकाकर रोने लगी। उसका यूं दुखी होकर रोना निहार को बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने अपनी बीवी को कसकर बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से बोला, सुनिए। निविशा कुछ नहीं बोली क्योंकि मैडम अभी रोने में बिजी थी। तभी निहार उसके बालों को चूमते हुए फिर से बोला, सुनिए ना। निविशा सुबकते हुए बोली, सुनाइए। निहार उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे खोसते हुए बोला, हम आपके साथ मजाक का जवाब मजाक से दे रहे थे, इस तरह से रोइए मत, आपको रोते हुए देखकर हमें बहुत तकलीफ होती है। निविशा ने अपनी नजरें उठाकर निहार की आंखों में देखा जिनमें उसे बेशुमार प्यार और जुनून नजर आ रहा था। निविशा ने अपने आंसू पोंछे और नजरें हटाकर बोली, कितने बजे तक निकलना है बता दीजिए ताकि हम फ्रेश हो जाएं। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी निहार ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने निविशा के होठों पर अपने होठ रख दिए। निविशा के हाथ ऊपर हवा में रह गए। तभी नशे में चूर होकर निहार धीरे से बोला, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। तभी निविशा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, लेकिन हम नहीं करते आपसे प्यार। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी निहार ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर पर मोड़कर और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। निविशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जिसे वो छुपा रही थी। वो उसके गले के पास आया और उसके कानों को अपने होठों के बीच दबाते हुए बोला, ऐसा प्यार करेंगे और करवाएंगे ना आज रात को कि आपकी रूह कांप उठेगी, फिर आप हमारे पास से हिलने की हालत में नहीं रहेंगे, बस इन्हीं बाहों में कैद होकर रह जाएंगे। ये सुनकर निविशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन पलों को सोचकर उसके पूरे बदन में सिरहन दौड़ गई। जब निहार उसे उस तरह से छुएगा, उसके साथ हाथ पार करेगा तो क्या होगा। निविशा कुछ नहीं बोली तो निहार ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को थामकर प्यार और दीवानगी से बोला, माफ कीजिए निविशा, हमें इतना भी झूठा गुस्सा नहीं करना चाहिए था कि हमारी फूल सी निविशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इस फूल को ताज़ा रखना है जिससे आज रात को इस फूल के साथ हम वो सब कर पाए जो हमने सोचा है। ये सुनकर निविशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। निहार उसे जुनून से देखकर अपने फोन में कुछ करते हुए बोला, थोड़ी देर बाद हमें तैयार होकर बाहर पार्टी में जाना है, उसके बाद आपको हमारा होना है, तो हिम्मत और साहस जुटा लीजिए क्योंकि कुछ हिम्मत आपको दिखानी होगी, कुछ हमें। निहार आज कुछ ज्यादा ही मर्यादा से बाहर बातें कर रहा था जिन्हें सुनकर सीधी साधी निविशा शर्म से लाल हो रही थी। अब उससे सहन नहीं हुआ तो वो जल्दी से बेड पर जाकर बैठ गई और निहार की तरफ पीट करके अपना फोन चलाने लगी। निहार अब उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। लगभग 10 मिनट बाद उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। निहार ने तुरंत दरवाजा खोला तो सामने एक लेडी गार्ड हाथ में एक बैग लिए खड़ी थी। निहार उस बैग को देखते हुए बोला, आइए मैडम को तैयार कर दीजिए। लेडी गार्ड तुरंत अंदर आई और निविशा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर निविशा अपनी जगह से खड़े होकर बोली, क्या हुआ आप? निहार उसकी तरफ देखकर बोला, ये आपको तैयार करने आई हैं, जाइए इनके साथ, तब तक हम भी तैयार हो जाते हैं। वो बिना आनाकानी के तुरंत उसके साथ रूम में बने ड्रेसिंग एरिया में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। लेडी गार्ड ने बैग से ड्रेस निकाली और निविशा को दिखाते हुए बोली, ये लीजिए मैडम, इसे पहन लीजिए। ड्रेस को देखते ही निविशा हैरानी से बोली, ये तो वेस्टर्न ड्रेस है, हम इसे इनके सामने कैसे पहन सकते हैं? लेडी गार्ड सर झुकाकर बोली, सर ने ये ड्रेस पसंद की है और आज आपको पहनने के लिए कहा है। ये सुनकर निविशा ने हाँ में सर हिलाया और एक तरफ जाकर उस ड्रेस को पहनने लगी। कपड़े पहनकर वो लेडी गार्ड के पास आकर बोली, ये ठीक तो लग रहा है ना, हमें ऐसे कपड़ों में शर्म आती है। लेडी गार्ड मुस्कुराकर उसकी बलाइयां लेते हुए बोली, सर बहुत समझदार है, उन्होंने आपकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए बहुत सभ्य और स्टाइलिश ड्रेस चुनी है। देखिए ना, ड्रेस तो विदेशी संस्कृति का है लेकिन मजाल है जो आपके शरीर का कोई अंग दिख रहा हो, इसमें बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही है आप। ये सुनकर निविशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुद को आईने में देखने लगी। सच में ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत थी जिसमें निविशा के शरीर का कोई अंग नहीं दिखाई दे रहा था और वो स्टाइलिश भी लग रही थी। वहीं बाहर निहार भी अपना ब्लैक 3-पीस सूट पहनकर तैयार हो चुका था। अब वो आईने में देखकर अपने बाल जेल से सेट करने लगा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो जुबान पर नहीं ला रहा था। पूरी तरह से तैयार होने के बाद वो एक नजर अपने आप को देखने के बाद बेहद खतरनाक तरीके से बोला, खलबली मचने वाली है और उसका सारा बोझ किसी एक पर पड़ने वाला है। अच्छा है वो इस लायक भी है। कुछ देर बाद निहार तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगा। निहार उसके सामने पीट करके खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था।
कुछ देर बाद निविशा तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगी। निहार उसके सामने पीठ करके खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। निविशा शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी निहार तुरंत कॉल कट करके निविशा की तरफ मुड़ा। उसे देखकर निविशा ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। निहार दीवानों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे लेडी गार्ड आती हुई दिखाई दी और वो रुक गया। लेडी गार्ड चुपचाप उन दोनों को ग्रीट करने के बाद रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही निहार दीवानों की तरह अपनी बीवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए सोचने लगा, क्या सच में कोई इंसान इतना खूबसूरत हो सकता है कि वो हर रूप में और हर तरह के कपड़ों में कयामत ढा दे। हमारा दिल जानता है कि इस वक्त हमने किस तरह खुद को रोका हुआ है। निहार उसे देख रहा था। उसकी नजरों को खुद पर महसूस करते ही निविशा के चेहरे पर हल्की मगर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो बिना निहार की तरफ देखे बोली, सुनिए। निहार प्यार के नशे में चूर होकर बोला, सुनाइए ना। निविशा शर्माते हुए बोली, कैसे लग रहे हैं हम? तभी निहार जुनून से बोला, अभी ना कहे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि फिर शायद हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये सुनकर निविशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत निहार की तरफ देखा तो दोनों की नजरें आपस में मिल गई। निहार और निविशा अब एक टक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखें आपस में वो सब कह रही थी जो उनकी जुबान कह नहीं पा रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाकर एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दोनों ठीक एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। निहार अचानक निविशा के सर पर हाथ रखकर बेपनाह मोहब्बत से बोला, आपको दुनिया की हर खुशी मिले, यही दुआ है हमारी। आपके बाल गोपाल से भी यही दुआ है। निहार की बात सुनकर निविशा की आंखों में एक चमक आ गई और वो खुशी से रोने लगी। उसने खुश होकर अपनी आंखें बंद की और प्यार से बोली, हमने महसूस किया है कि आपका बोला हुआ हमेशा सच होता है, तो प्लीज हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारी मांग का सिंदूर हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहे और हमारे चेहरे की रौनक बढ़ाता रहे। ये सुनकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो निविशा के माथे को शिद्दत से चूमकर उसके चेहरे को प्यार से थामते हुए बोला, ऐसा ही होगा। ये जो इंसान आपके सामने खड़ा है वो जिंदगी भर इसी तरह आपके साथ रहेगा, तन से और मन से भी। निविशा से अब रहा नहीं गया और वो झट से निहार के सीने से लग गई। निहार ने भी अपनी बीवी को बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद निहार अपने गार्ड के साथ पार्टी हॉल के लिए निकल गया। निविशा कुछ देर बाद वहाँ लेडी गार्ड के साथ आने वाली थी। ग्रैंड स्टार होटल के बड़े और आलीशान हॉल में एक हाई क्लास आलीशान पार्टी चल रही थी, जिसमें देश विदेश के कई नेता और बिजनेसमैन मौजूद थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। निहार के वहां आते ही सबका ध्यान अपने आप ही उसकी तरफ चला गया। वॉशिंगटन के सीएम ने आदर और सम्मान के साथ उसका पार्टी में वेलकम करते हुए उसे एंजॉय करने के लिए कहा। कई नेता और बिजनेसमैन निहार से मिलने आए और बातचीत करने लगे। निहार फॉर्मेलिटी के तौर पर उनसे बात कर रहा था। हालांकि उसकी नजर एकटक उस रास्ते को ताक रही थी जहां से उसकी निविशा आने वाली थी। तभी वो मन में सोचने लगा, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों लग रही है? सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी निविशा दो लेडी गार्ड्स के साथ पार्टी हॉल में एंटर हुई। वो पहली बार ऐसी किसी पार्टी में आई थी। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त किसी का भी ध्यान निविशा की ओर नहीं था। निविशा को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो निहार को ढूंढ रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर अपना पति दिखाई दिया, जो उसे ही एकटक बेकरारी से देख रहा था। निहार को देखते ही निविशा बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी निहार ने उसे आंखों का इशारा करके रोक दिया और वो वहीं ठहर गई। निहार ने अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, एक्सक्यूज मी, यू गाइस डू एंजॉय, आई विल बी हियर सून। निहार ने निविशा को अपने पास आने से क्यों रोक दिया? आखिर उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या अब वो निविशा और अपने रिश्ते की सच्चाई सबके सामने लाने वाला है? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज। कहानी लेगी एक नया अंदाज। इतना कहकर निहार तेजी से बेताब होकर निविशा की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर निविशा के चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। निहार उसके पास आया और निविशा जैसे ही उसे छूने लगी, तभी निहार उसका हाथ पकड़कर शिद्दत से उसे देखते हुए बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं है हमारी जान, हम यहीं पर हैं आपके साथ। निहार के मुंह से खुद के लिए हमारी जान सुनकर निविशा को ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया जहां की खुशी मिल गई है। अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो प्यार और शिद्दत से बोली, हम ठीक है हमारी जान, आप जाइए, जाकर अपना फर्ज निभाइए। निविशा के ये कहते ही निहार हैरान रह गया। वो सुन्न सा होकर दीवानों की तरह उस बेशकीमती लड़की को देखने लगा जिसने पूरे हक से उसे अभी अभी अपनी जान कहा था। ये सुनकर निहार को जैसे दुनिया भर की खुशी मिल गई, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया क्योंकि उनके आसपास पूरी दुनिया मौजूद थी। मेहमानों में कुछ मीडिया कर्मी भी मौजूद थे जिन्हें वहाँ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यही मीडिया कर्मी निहार को एक लड़की के बहुत करीब देखकर अब बड़ी चालाकी से उन्हें अपने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त उन्हें निहार का चेहरा तो साफ दिख रहा था, लेकिन वो लड़की साफ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि निहार उसके ठीक आगे खड़ा था। तभी निहार निविशा की आंखों में देखकर शिद्दत से बोला, आप नहीं जानती आज आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। अब से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक निहार सिंह चौहान सिर्फ आपका है। हमारी जिंदगी पर सबसे पहला हक सिर्फ हमारी पत्नी निविशा निहार सिंह चौहान का है। ये सुनकर निविशा के गाल लाल हो गए। शर्म से उसने अपनी नजरें झुका ली। उसकी ये अदाएं निहार को पागल बना रही थी। एक मर्द होने के नाते उसके बदन में जो हलचल हो रही थी वो निविशा को बता भी नहीं पा रहा था। तभी उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, आइए आप यहाँ आराम से बैठिए और जो भी चाहिए गार्ड से कह दीजिए, हम आपके आसपास ही हैं। निविशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो निहार उसे बड़े प्यार से एक चेयर पर बैठा देता है। निहार ने एक नजर उसे गौर से देखा। तभी वहाँ से जाते हुए उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई और वो मन में बेहद खतरनाक तरीके से बोला, ये मीडिया कर्मी है, ये भी हमारा काम आसान ही कर रहे हैं। इतना कहकर निहार वहाँ से चला गया और उसने तुरंत लेडी गार्ड को कॉल करके कहा, निविशा के दाईं तरफ दो मीडिया कर्मी मौजूद हैं जो अपने फोन से उनकी तस्वीर लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें निविशा की एक भी तस्वीर नहीं लेने देनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर निहार ने कॉल कट कर दिया और लेडी गार्ड जानबूझकर निविशा के बेहद करीब खड़ी हो गई और चालाकी से चारों तरफ देखने लगी। निविशा चुपचाप बैठी हुई थी और बार बार दूर खड़े निहार की तरफ देख रही थी। वहाँ मौजूद एक आदमी निविशा को काफी देर से देख रहा था। निविशा को देखकर उस आदमी की नीयत खराब हो रही थी। तभी लड़की को अकेला पाकर उसे यही मौका सही लगा। वो तुरंत निविशा के पास आ गया। निविशा के पास उसकी एक गार्ड तैनात थी और दूसरी उसके लिए जूस लेने गई थी। तभी वो आदमी निविशा के पास आया और बड़ी तमीज से बोला, हेलो मिस, कैसी हैं आप? निविशा ने नजरें उठाकर उस आदमी की तरफ देखा और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। वो लोगों की मदद जरूर करती थी लेकिन ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करती थी। निविशा ने कुछ नहीं कहा तो वो आदमी फिर से बोला, जी घबराइए मत, मैं भी एक देश के बड़े राज्य का सीएम हूँ और सम्मानित पद पर आसीन हूँ। अब बताइए आप कैसी हैं मिस? निविशा अपनी धीमी मगर मीठी आवाज में बोली, जी हम अच्छे हैं लेकिन अब हम मिस नहीं मिसेस हैं। ये सुनकर वो आदमी हैरानी से बोला, ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आपके हस्बैंड कहाँ है? निविशा बेचैन निगाहों से इधर उधर निहार को तलाशते हुए बोली, जी वो यहीं कहीं किसी से बातचीत कर रहे होंगे।
निविशा उस आदमी की बातों का जवाब बड़ी सावधानी से दे रही थी और वहीं निहार वॉशिंगटन के सीएम से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी जो किसी आदमी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। ये देखकर तो निहार का खून जलने लगा और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब वो गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। वो आदमी बोले जा रहा था और निविशा उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। ये नजारा देखकर निहार का गुस्सा बढ़ने लगा और वो अपने मन में बोला, निविशा आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? आप सिर्फ हमारे सामने और हमारे लिए ही मुस्कुरा सकती हैं। हमने आपको किसी और के सामने मुस्कुराने की छूट नहीं दी है। आप सिर्फ हमारी हैं। इतना कहकर निहार गुस्से से निविशा की तरफ बढ़ने लगा। तभी लेडी गार्ड ने उसे शांत रहने का इशारा किया और आंखों से समझाया कि सब कुछ ठीक है। ये देखकर निहार के कदम वहीं थम गए, मगर उसे आज पहली बार जलन का एहसास हो रहा था। उसका दम घुटने लगा और बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से निहार अपने आप को रोका। अब वो बार बार निविशा की तरफ देखने लगा। इन सबसे अनजान निविशा उस आदमी से बात करते हुए बोर होने लगी। ये आदमी कब से अपनी और अपने देश की तारीफ किए जा रहा था। निविशा अपने मन में बोली, ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और खुद को महान समझते हैं। हे बाल गोपाल, हमें कहाँ फंसा दिया? इन्हें यहाँ से ले जाइए। कितना बोलते हैं ये, हमारा तो सर फट रहा है, लेकिन अभी तक इनकी जुबान नहीं थकी। तभी उस आदमी की नजर निविशा के गोरे और नाजुक से हाथ पर पड़ी जो टेबल पर रखा हुआ था। उस आदमी ने लेडी गार्ड की तरफ देखा जिसका ध्यान इस वक्त निविशा पर नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर वो आदमी निविशा के हाथ पर अपना हाथ रखने लगा, मगर छू नहीं पाया क्योंकि वक्त रहते निविशा तुरंत संभल गई और वो आदमी झेप कर रह गया। तभी निविशा धीमी आवाज में गुस्से से बोली, अपनी हद में रहिएगा। हमें छूने का हक हमने सिर्फ अपने पति को दिया है और चाहे तो उनसे भी छीन सकते हैं। फिर आप जैसे घटिया आदमी की तो हमारी नजर में औकात ही क्या है? सही कहते हैं लोग कि कुत्तों के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। निविशा का ये रूप काफी अलग था जिसे उस आदमी ने अभी अभी पहली बार देखा था, क्योंकि आज तक निविशा को कभी इतना गुस्सा आया ही नहीं था। आज बात उसके मान सम्मान पर आ गई थी और एक औरत होने के नाते वो चुप नहीं बैठ सकती थी। लेकिन वो यहाँ कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए बड़े सलीके से उस आदमी से बात कर रही थी, मगर वो कहाँ मानने वाला था। निविशा की बातों से उसे इंसल्ट महसूस हुई और वो गुस्से से बोला, खूबसूरत हो इसलिए थोड़ी इज्जत दे दी, आप तो सर पर चढ़ने लगी। ओ हेलो, आप अपनी औकात में रहिए वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको यहाँ से उठवाने में, और फिर जो हाल करूंगा आपका आप सोच भी नहीं सकती। उस आदमी की गंदी बातें सुनकर निविशा को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर उसे डर भी लग रहा था। वो सोचने लगी कि ऐसे नीच लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। निविशा ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में बोली, चले जाइए यहाँ से, क्योंकि आपके मुंह लगना गटर की तरफ देखने के बराबर है, जो हम नहीं करना चाहते। इतना कहकर निविशा अपनी जगह से खड़ी हुई और उस आदमी को देखने लगी जो नफरत और बदले की भावना से निविशा को देख रहा था। निविशा ने यह कहकर हिम्मत जरूर दिखाई, मगर अब उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी लेडी गार्ड निविशा के पास आई और उसे गौर से देखने लगी। निविशा ने कभी किसी से इस तरह गुस्से से बात नहीं की थी और आगे करना भी नहीं चाहती थी। तभी वो आदमी अपनी मुट्ठियां भींचकर जैसे ही कुछ बोलने लगा कि निविशा उसे नजरें हटाकर शांति से बोली, चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि हमारे पति आपकी जिंदगी दुश्वार कर दे, क्योंकि हमने तो सिर्फ मुंह से जवाब दिया है, लेकिन वो आपको किसी और तरह से जवाब देंगे और फिर क्या होगा आप बेहतर जानते हैं। लेडी गार्ड को सब कुछ समझ आ गया और वो गुस्से से उस आदमी को देखने लगा। वो लेडी गार्ड उस आदमी की तरफ बढ़ती इससे पहले ही उस आदमी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा और वो धड़ाम से जमीन पर चक्कर खाकर गिर गया। ये नजारा देखकर निविशा कांप उठी और पूरे हॉल में हंगामा हो गया। लेकिन जब निविशा ने नजर उठाकर सामने खड़े अपने गुस्सैल पति की लाल निगाहों को देखा तो वो अंदर तक हिल गए और उसने कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ लिया। लेडी गार्ड निविशा का हाथ पकड़कर उसे शांत करने लगी। वहीं हॉल में सब लोग निहार के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। इतने लोगों को देखकर निविशा और ज्यादा घबराने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर निहार ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, इन्हें कमरे में लेकर जाइए तुरंत। निहार धीमी आवाज में बहुत गुस्से से बोला। गार्ड निविशा को तुरंत लेकर वहां से चली गई। उनके जाते ही निहार ने जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ नफरत से देखा और अपने दांत पीसते हुए उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। सब लोग अब हैरानी से उसे देख रहे थे। उस आदमी के गार्ड्स तेजी से अपने सीएम की तरफ आए, मगर जब निहार ने उन्हें गुस्से भरी लाल निगाहों से देखा तो वो गार्ड्स डर गए और अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी वॉशिंगटन का सीएम तेजी से निहार के पास आकर बोला, मिस्टर चौहान प्लीज। निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, मिस्टर डिसूजा लेट मी हैंडल इट, यू कैरी ऑन एंड एंजॉय द पार्टी। डिसूजा परेशानी से निहार को देख रहा था, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सभी लोग निहार के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। तभी वो घटिया आदमी गुस्से से निहार को देखते हुए बोला, ये क्या तरीका है आपका? आप इस तरह से किसी देश के रिस्पेक्टेड लीडर की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये सुनकर निहार के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों से उस घटिया आदमी की कॉलर को ठीक किया और अपनी दमदार आवाज में सभ्यता के जूते मारते हुए बोला, oh really? Do you really think that after doing this ridiculous thing, you are a respected and responsible political leader? No, never. And not at all, you bloody beast. Go home and learn how to respect and treat a woman. क्या निहार गुस्से में उस आदमी को कोई और बड़ी सजा देने वाला है? क्या निहार का इस तरह पार्टी में उस आदमी पर हाथ उठाना उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा? और इस वक्त निविशा पर क्या बीत रही थी? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज। कहानी लेगी एक नया अंदाज, तो बने रहिए इस सफर में। निहार गुस्से में बोल रहा था, लेकिन उसके एक एक शब्द में सभ्यता और मर्यादा साफ झलक रही थी। उसने अपने पद की गरिमा बनाए रखी थी, वरना अगर ये आदमी उसे अकेले में कहीं मिला होता तो शायद आज ये जिंदा नहीं बचता। निहार की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी नफरत से उस घटिया आदमी को देख रहे थे, लेकिन वो भी कहाँ काम था। वो निहार से अपना कॉलर छुड़ाकर पीछे हटते हुए बोला, मिस्टर चौहान बहुत फेमस हो गए हो इतनी सी उम्र में, इसलिए घमंड आ गया है आपके अंदर, तभी तो इतनी सी बात का पतंगड़ बना दिया। मैंने तो बस उनसे बात की थी और कुछ भी नहीं। निहार ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। तभी वो आदमी डरते हुए पीछे हटने लगा। निहार को रोकने के लिए दूसरे लोग आगे बढ़ने लगे, तो निहार उन सबको अपना हाथ दिखाते हुए बोला, रहने दीजिए, हम इसकी तरह निर्लज और बेहुदा नहीं है जो यहाँ हाथापाई करेंगे। इतना कहकर निहार ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या कहा था आपने कि सिर्फ बात करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने देखा तो तुम उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बिना उनकी मर्जी के। अब झूठ मत बोलिएगा, हम सीसीटीवी फुटेज लेकर आएंगे और तुम्हारी इज्जत इंटरनेशनल लेवल पर उतार देंगे। ब्लडी इडियट, तुम्हारे मुल्क में चलता होगा ये सब, लेकिन हमारे देश में नहीं। वो भारत देश की एक सम्मानित नारी है जिनकी तरफ आंख उठाना तक तुम्हारी औकात के बाहर की बात है, और यहाँ तुम उनके साथ बदतमीजी करने चले थे। अरे हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। नहीं पड़ी हमें ऐसे किसी पॉलिटिकल समिट की जहाँ औरतों का सम्मान दांव पर लगा हो। क्या नीचे सी मांग भरी हुई थी उनकी, हमें वो किसी और की अमानत है। देन हु द हेल आर यू? निहार पर सब लोग आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, और करते भी क्यों ना, आखिर वो भारत देश का एक सम्मानित सीएम था जिसने अपने राज्य और देश के लिए बहुत कुछ किया था, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत इज्जत थी। निहार के गुस्सैल चेहरे को देखकर वो आदमी भी डर रहा था। तभी निहार ने उसे अपनी आंखों से इतना डरावना और खतरनाक इशारा किया जिसे समझकर उसकी रूह कांप उठी।
अब वो समझ गया था कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसके साथ क्या हो सकता है। इतने बड़े देश के पावरफुल पॉलिटिकल लीडर से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए ठीक नहीं था। निहार उसे हद से ज्यादा गुस्से और नफरत से देख रहा था, लेकिन वो आदमी अभी तक बचा हुआ था क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया मौजूद थी और सबके सामने निहार अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता था। तभी मिस्टर डिसूजा आगे आए और निहार के सामने हाथ जोड़कर बोले, मिस्टर चौहान, वी आर रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग हैपेंड हियर। निहार ने सर्द लहजे में कहा, डोंट फील सॉरी, बस इस आदमी को यहाँ से निकाल दीजिए, वरना हम इस पार्टी और कल के समिट को छोड़कर वापस अपने देश जाना बेहतर समझेंगे। निहार की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसके सपोर्ट में आ गए और सभी बड़े बड़े नेता उसे रोकने लगे। उस घटिया आदमी की सबके सामने इंसल्ट हो रही थी। उसने गलत जगह पंगा ले लिया था जिसका अंजाम उसे बहुत महंगा पड़ा था। तभी निहार की बात सुनकर मिस्टर डिसूजा बोले, मिस्टर चौहान, प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए, आप बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। कुछ लोगों की वजह से आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। जिस देश से ये आए हैं उनके प्राइम मिनिस्टर से हम खुद बात करेंगे और इनकी बदतमीजी के लिए सजा की मांग करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। निहार गुस्से में उस आदमी को देखकर बोला, वो तो हम वैसे भी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसकी सरकार इसे कोई बड़ी सजा ना दे देती, क्योंकि बात सिर्फ हमारे देश की स्त्री की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की हर एक महिला के सम्मान की है जिन्हें इनके जैसे लोग ठेस पहुंचाने में तुले हुए हैं। और इस बात पर पूरी दुनिया आंख बंद करके बैठी रहती है, मगर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। निहार की बातों से वहां मौजूद औरतें बहुत खुश और इम्प्रेस्ड हो रही थी कि कोई मर्द औरतों के लिए इतने बेबाक तरीके से आवाज उठा रहा है। निहार की बातों ने वहां एक क्रांति ला दी थी जिसमें वो घटिया आदमी तबाह होने वाला था। तभी किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री आगे आई और निहार के सामने खड़े होकर खुशी से बोली, मिस्टर चौहान, हमें गर्व है आपके जैसे मर्द पर जो हम औरतों के लिए खड़े होते हैं, हमारी इज्जत पर आंच नहीं आने देते। आज आपको और आपकी सोच को सैल्यूट है और सबसे ज्यादा सैल्यूट है आपके माता पिता को जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। धन्य होगी वो औरत जिसके आप पति होंगे, धन्य होगी वो लड़की जिसके आप पिता होंगे, धन्य है वो देश जिसकी जमीन ने निहार सिंह चौहान से हमें मिलवाया है। मैं वादा करती हूँ कि इन्हें इनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा और मैं खुद इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। सब लोग निहार के लिए तालियां बजाने लगे, मगर निहार के चेहरे पर इस वक्त कोई खुशी या मुस्कान नहीं थी। उसे बस अपनी निविशा की चिंता हो रही थी, उसकी नन्ही सी कली जो ऐसे माहौल से दूर रहती थी और चुपचाप शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी। उस नाजुक सी लड़की को आज ये सब देखना पड़ा था। निहार को उसकी चिंता हो रही थी कि न जाने वो कैसे खुद को शांत कर पा रही होगी। निहार ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ अपनी नजरों से देखते हुए दमदार आवाज में बोला, जहाँ औरतों की इज्जत होती है बरकत भी वहीं पर होती है। ये बात हमसे कोई लिख कर ले ले। खैर, अगले हफ्ते के आखिरी दिन तक इस घटिया आदमी को इसके किए की सजा मिल जानी चाहिए। यहाँ मौजूद सभी सम्मानित लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं। ये कहकर निहार अपने उसी रौब और शान से वहां से जाने लगा। निहार उस आदमी को नफरत से देखते हुए उसके करीब से गुजरा और बेहद डरावने तरीके से गुस्से से उसके कान में बोला, क्या कहा था उन्हें कि उठवा लूंगा, गायब करवा दूंगा। जरा एक बार हमसे अकेले में मिलिए, तब हम ऐसा उठाएंगे और ऐसा गायब करेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें तुम्हें ढूंढती रह जाएंगी। और हाँ, हम झूठ नहीं बोलते। इतना कहकर निहार वहां से जाने लगा। तभी उस आदमी ने निहार का हाथ पकड़कर उसके आगे अपने घुटनों के बल बैठकर सर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चौहान, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं पूरी दुनिया के सामने आपसे और उन मोहतरमा से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर निहार के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो उस आदमी के कंधे धीरे से पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, अब इतना भी गिरने की जरूरत नहीं है, हमारा मतलब है कि इतना भी झुकने की जरूरत नहीं है। निहार ने उसकी पीठ से हिलाकर ताना मारते हुए कहा, हैव अ गुड लाइफ। इतना कहकर निहार तेजी से वहां से चला गया। उसके कदम अब तेजी से आगे बढ़ रहे थे और चेहरे पर गुस्से के साथ साथ निविशा के लिए बेचैनी और तड़प साफ दिखाई दे रही थी। लॉबी से होते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स चढ़ रहे थे। निहार ने अपने कोट के बटन खोल दिए और अपने कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। बाहर खड़े गार्ड ने उसके आगे सर झुकाया और निहार तुरंत अंदर चला गया। अंदर आते ही उसकी जुनूनी बेचैन नजरें अपनी बीवी को ढूंढने लगी। तभी उसे खिड़की के पास खड़ी अपनी पत्नी दिखाई दी जिसके पास एक लेडी गार्ड खड़ी थी। निहार के आते ही वो लेडी गार्ड रूम से बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। निहार ने अपना कोट उतारकर फेंक दिया और तड़प के साथ निविशा की पीठ को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बेहद प्यार और शिद्दत से बोला, हमारी जान। ये सुनते ही निविशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निहार तेजी से उसके पास आया और जैसे ही उसे छूने लगा तभी निविशा झट से उसकी तरफ मुड़ी और उसके सीने से ऐसी लगी जैसे कोई बच्चा तड़पकर अपने पिता के सीने से लग जाता है। निहार ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को चूमते हुए बोला, आप ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। निविशा उसकी पीठ से हिलाते हुए प्यार से बोली, आप ठीक हो ना हमारी जान। निविशा के ये कहते ही निहार इमोशनल हो गया। उसने गहरी सांस ली और निविशा को खुद से दूर करके उसके चेहरे को थामते हुए शिद्दत से बोला, न जाने ऐसे क्या अच्छे कर्म किए हैं हमने जो हमें आप मिल गए। निविशा रोते हुए बोली, खुश नसीब तो हम हैं जो हमें आप जैसे पति मिले हैं जो औरतों की इतनी इज्जत करते हैं। निहार ने निविशा की दोनों आंखों को चूमते हुए कहा, इन आंखों से अब आप एक भी बूंद आंसू नहीं बहाएंगी। जिसने जो गलत काम किया है उसे उसकी सजा भुगतने से कोई बचा नहीं सकता। हमारी जाननी की तरफ देखने और उनको छूने का हक सिर्फ हमें है। ये सुनकर निविशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और आंखें बंद करके इस पल को महसूस करने लगी। तभी निहार उसके खूबसूरत चेहरे को दीवानों की तरह देखते हुए शिद्दत से बोला, सुनिए। निहार की आवाज में तपिश और अपने लिए बेपनाह प्यार महसूस करते ही निविशा सहर उठी और उसने अपने गालों पर रखे निहार के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी ये अदाएं देखकर निहार जुनून से बोला, सुनिए ना हमारी जान। निविशा के गाल लाल हो गए और वो शर्माते हुए बोली, सुनाइए ना। निहार उसके बेहद करीब आकर उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए नशे से बोला, खुद को हमें सौंपने के लिए तैयार हो जाइए, अब बहुत हो गई दूरियां, चलिए हम दोनों मिलकर अब नजदीकियों को न्योता देते हैं। निविशा की शर्मीली मुस्कान, उसका इस तरह से नजरें झुकाकर रजामंदी देना निहार को भा गया और वो उसके होठों पर अपने होठ रखकर अपने प्यार के सफर में आगे बढ़ने लगा। क्या निहार का गुस्सा अब शांत हो गया था? क्या निहार और निविशा के बीच एक बार फिर से मिटने वाले थे सब फासले? क्या निविशा के साथ बदतमीजी करने वाले उस आदमी को अपने किए की सजा मिलेगी? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज, कहानी लेगी एक नया अंदाज, तो बने रहिए इस सफर में। निविशा के कोमल गुलाबी होठों पर निहार के होंठ अपना हक जताकर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। निहार के हाथ अब अपनी बीवी की कमर पर चढ़ रहे थे और उस पर हावी होते जा रहे थे। निविशा अब पीछे होती जा रही थी। वो जैसे ही खिड़की के किनारे पहुंची तभी निहार ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर खिड़की के पास बैठा दिया। अब उसने अपनी बीवी के होठों को आजाद कर दिया और उसकी ठोड़ी को पकड़कर प्यार से बोला, इतनी सुंदर क्यों हो आप? निविशा अपनी प्यारी और शर्मीली मुस्कान लिए बोली, क्योंकि हमें आपको हासिल करना था। ये सुनते ही निहार की दीवानगी उसके ऊपर हावी होने लगी और अपनी बीवी की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए वो बोला, खा जाएंगे आपको हम, वो भी कच्चा।
ये सुनकर निविशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने निहार की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और शर्माने लगी। निहार उसकी नाक को नशे में काटते हुए बोला, बताइए सुबह तक छोड़े ही नहीं। निविशा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में निहार को छेड़ते हुए बोली, लेकिन आप तो शाकाहारी है ना। निविशा की ये बात सुनकर निहार के चेहरे पर बेहद हसीन मुस्कान आ गई। उसे पता चल गया था कि ये लड़की भी कम नहीं है। उसे जवाब देना और निहार को छेड़ना अच्छे से आता है। निहार को उसका ये अंदाज भा गया और वो उसके गाल को सहलाते हुए नशे से बोला, वो क्या है ना, आपको देखकर आपको खाने के लिए हम मांसाहारी बन गए हैं और अब इसी तरह जिंदगी भर आपका सेवन करना चाहेंगे। निविशा के चेहरे पर बेहद हसीन मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और हसरतों से निहार की तरफ देखने लगी। निहार को उसकी आंखों में बहुत कुछ नजर आ रहा था। वो आज अपनी बीवी की हर इच्छा और ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसे उसका हक, उसका सुकून देना चाहता था। अपनी बीवी की आंखों में हसरत और इश्क की आग देखकर निहार प्यार के नशे में चूर होकर उसके होठों के करीब आया और इस बार उसके होठों को लालच से देखते हुए बोला, थोड़ी सख्ती कर सकते हैं क्या, इजाजत देंगे आप। निविशा ने शर्माते हुए हाँ में अपनी पलकें झपका दी। निहार धीरे धीरे उसके होठों को चूमने लगा। कुछ देर बाद उसका किस थोड़ा वाइल्ड हो गया, जिसका मीठा दर्द निविशा झेल रही थी। निहार उसके ऊपर हावी होकर उसके होठों को काटने लगा। लगभग 10 मिनट बाद वो रुका, क्योंकि अब निविशा को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। दोनों ही तेज तेज सांस ले रहे थे। उसने बेताबी से निविशा का चेहरा थाम लिया और बेसब्र होकर बोला, निविशा। उसकी ऐसी हालत और आवाज सुनकर निविशा घबराने लगी। उसकी धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं निहार पागल हुआ जा रहा था। उसने निविशा को नीचे उतारा और खड़ा करके उसके माथे को चूमकर बेताबी से बोला, निविशा। इस बार निविशा आंखें मीच कर बोली, जी। ये सुनते ही निहार फिर से उसके होठों पर टूट पड़ा और उसे पकड़कर धक्का देते हुए पीछे करने लगा। ये निहार का अलग ही रूप था जो निविशा देख रही थी, मगर वो खुश थी क्योंकि निहार भी एक इंसान था और उसके अंदर भी इच्छाएं थी जिन्हें वो आज इस तरह पूरा कर रहा था। तभी निहार रुका और तेज तेज सांस लेते हुए बोला, जाइए नाइटी पहनकर आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। निविशा ने आंखें खोलकर उसे सवालिया नजरों से देखा तो निहार बेसब्री से बोला, बैग में सब कुछ है, आप बस जल्दी से जाकर आइए, हम और नहीं रुक सकते। अगर आप कहें तो हम आपके साथ बाथरूम में आ सकते हैं, बोलिए। निविशा तुरंत वहां से चली गई। वो बैग खोलकर नाइटी ढूंढने लगी, लेकिन घबराहट की वजह से वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। वहीं उसे देखकर निहार बेकाबू हो रहा था। उसने जल्दी से उसके पास आकर रेड कलर की नाइटी निकाली और उसे देते हुए नशीली आवाज में बोला, जल्दी आइए दीदी। निविशा कपड़े लेकर तुरंत बाथरूम के अंदर चली गई। वो दरवाजा बंद करके उससे टिककर खड़ी हो गई और तेज तेज सांस लेने लगी। अपनी सांस नॉर्मल होते ही उसने उस लाल नाइटी को पहनकर जैसे ही खुद को आईने में देखा तो वो दंग रह गई। वो ड्रेस बहुत छोटी थी और उसके घुटनों से ऊपर आ रही थी और ऊपर से काफी रिवीलिंग भी थी। वो उसे पहनकर निहार के सामने जाने में शर्मा रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए निहार बाहर खड़े होकर बोला, हमारी जान, हमसे घबराने और शर्माने की जरूरत नहीं है। हम आपके पति हैं। हम जानते हैं कि वो नाइटी किस तरह की है। हम दोनों पहले ही एक हो चुके हैं। बाहर आकर देखिए, आपके लिए बाहर फैलाकर खड़े हैं हम। निहार की बात सुनकर निविशा प्यार के नशे में चूर होकर जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर निहार के सामने आ गए, जो इस वक्त सच में अपनी बाहें फैलाकर दीवानों की तरह खड़ा था। उसने पलके झपकाकर बीवी को पास आने के लिए कहा तो वो झट से उसके सीने से लग गई। निहार ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर कमरे में अपनी जगह पर खड़े होकर गोल गोल घूमने लगा। निहार उसे नीचे उतारकर धीरे धीरे उसके शरीर को चूमता जा रहा था। अब वो अपनी जुनूनी निगाहों से बीवी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। निविशा शर्माने और पीछे हटते हुए मुस्कुराने लगी। तभी वो झट से निविशा के आगे घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर निविशा हैरान रह गई। निहार ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया और जुनून से बोला, निविशा, आई लव यू। ये देखकर निविशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो निहार के पास आई और झुककर उसके माथे को चूम लिया। निहार का तन मन खिल उठा और वो बीवी के पेट में मुंह छिपाकर खुद को सुकून देने लगा। निविशा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। धीरे धीरे निहार उसके पेट को चूमने लगा। तभी निहार नशे में चूर होकर खड़ा हुआ। उसने निविशा के हाथ अपने सीने पर रख लिए और उसकी कमर पकड़कर बोला, हम आपके हैं तो अपना हक जताइए ना। निविशा उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी तो निहार ने अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक दी और अपने सीने पर लिखे निविशा के नाम को देखते हुए बोला, आइए। निविशा उसके करीब आई और उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए। निहार ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और निविशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक दूसरे के गले लगे हुए दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे और निहार के हाथ निविशा की पीठ पर चढ़ रहे थे और नाइटी की जिप को नीचे कर रहे थे। निहार ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके चेहरे को जुनून से देखते हुए बेड पर ले जाकर उसे हौले से लेटा दिया। तभी निहार ने उसे देखते हुए कहा, कोई आनाकानी मत कीजिएगा, आज कोई मर्यादा नहीं रखना चाहते हम, इसलिए बस हमारा साथ निभाती रहिएगा। निविशा ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद उस कमरे में निविशा की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। तभी निविशा हिम्मत करके धीरे से बोली, निहार जी। निहार मधुशी की आवाज में बोला, हाँ हमारी जान। निविशा ने नशे में डूबी आवाज में कहा, आई लव यू सो मच निहार जी। निहार उसे बेतहाशा चूमते हुए बोला, आई लव यू टू हमारी जान। इतना कहकर निहार अपनी मोहब्बत के सफर पर आगे बढ़ गया और उनका इश्क परवान चढ़ने लगा। एसी के ठंडे टेम्परेचर में भी दोनों पसीने से लथपथ हो गए थे। निहार के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और उससे भी ज्यादा निहार और निविशा का एक दूसरे के लिए प्यार गहरा होता जा रहा था। उन सिसकियों में अब निहार की तेज सांस लेने की आवाज भी शामिल हो गई थी। पसीने से लथपथ वो दोनों अब पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। निहार तो अब एक अलग ही दुनिया में था जहाँ से वो बाहर नहीं आना चाहता था और साथ ही में निविशा को भी नहीं आने देना चाहता था। रात के 12 बजे के आसपास जाकर निहार रुका। अब वो थककर चूर हो गया था। वो निविशा के चेहरे को प्यार से देखने लगा और माथे को चूमकर जुनून से उसके कान में बोला, मोहब्बत का ये दर्द हमें बहुत अच्छा लगा निविशा। निविशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ पीट करके सिकुड़ कर लेट गई। तभी उसके मुंह से आह निकल गई, जिसे सुनकर निहार परेशान होकर बोला, क्या हुआ, आप ठीक है ना? इधर देखिए, इस वक्त मुंह क्यों मोड़ लिया आपने? निविशा की आंखें भर आई। निहार उसके पास आकर उसकी पीठ को चूमते हुए बोला, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? हमने आज ज्यादा सख्ती दिखा दी ना? निहार की बात सुनकर निविशा के आंसू बहने लगे और वो अपने आप में सिकुड़ने लगी। ये देखकर निहार का दिमाग खराब होने लगा और वो जोर से बोला, सुनाई दे रहा है कुछ? कब से बोल रहे हैं आपको? बताइए ना क्या हुआ? हमसे कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, बोलिए। तभी निविशा सिसकी लेते हुए शिकायती लहजे में बोली, कुछ देर पहले जब हम आपको रोक रहे थे तब आपको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? तब आपने एक बार भी रुककर हमारी बात क्यों नहीं सुनी? निविशा की ये प्यारी सी शिकायत सुनकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने निविशा को अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
उस वक्त हम होश में नहीं थे, आपके प्यार में एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। ये सुनते ही निविशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो अपने पति की आंखों में देखते हुए बोली, तो अब? निहार कातिल मुस्कान लिए बोला, तो अब दोनों मिलकर एक बार फिर से एक खूबसूरत सफर तय करते हैं और इस बार किसी भी स्टेशन पर रुके बिना सीधा मंजिल पर पहुंचेंगे, समझे आप? क्या निहार और निविशा एक बार फिर से मोहब्बत के सफर पर आगे बढ़ने वाले हैं, या निविशा उसे कर देगी इनकार? क्या निहार सब भूलकर इसी तरह से निविशा के प्यार में डूबा रहेगा? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज, कहानी लेगी एक नया अंदाज। जहां दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, वहीं रातों रात पूरी दुनिया में ये न्यूज आग की तरह फैल गई कि वॉशिंगटन में आयोजित पॉलिटिकल समिट की पार्टी में भारत के लोकप्रिय नेता राजस्थान के सीएम निहार सिंह चौहान एक लड़की के साथ देखे गए। दोनों को देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच काफी गहरा और करीबी रिश्ता है। उस अनजान लड़की के लिए निहार की फिक्र और उसकी परवाह अब पूरी दुनिया देख रही थी। भारत में उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे और ये खबर चारों तरफ खलबली मचा चुकी थी। वहीं अपने बंगलों के हॉल में सोमेश राव परेशान होकर गुस्से और नफरत के भाव से इधर उधर टहल रहा था। उसकी नजरें बार बार टीवी पर चल रही न्यूज पर जा रही थी, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल होता जा रहा था। तभी उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, ये आपने सही नहीं किया सीएम चौहान, जानबूझकर अपनी उस बीवी को दुनिया के सामने ले आए, वो भी बड़ी चालाकी से, ताकि उसकी शक्ल कोई देख ना पाए, लेकिन आपको उसके साथ जरूर देख ले। हमने सोचा था कैसे भी करके पवित्रा से ये बात छुपाकर सब कुछ ठीक कर देंगे, ताकि हमारी बड़ी बेटी को कोई टेंशन ना हो, लेकिन अभी तक कुछ ठीक भी नहीं हुआ। अब पवित्रा को भी सब कुछ पता चल गया होगा। अपने सपने को टूटता देखकर न जाने पवित्रा पर क्या गुजर रही होगी। सोमेश राव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी बड़ी बेटी से बातें करे, क्योंकि ये न्यूज चारों तरफ फैल चुकी थी। इसके अलावा निहार का एक दूसरे देश के नेता को थप्पड़ मारना और औरतों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ना, ये न्यूज और भी तेजी से फैल गई थी। चारों तरफ निहार सिंह चौहान की तारीफ की जा रही थी, लेकिन साथ साथ सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर वो लड़की कौन थी? कौन थी वो खुशनसीब लड़की जिसकी परवाह सीएम चौहान कर रहे थे, जिसके लिए वो इतने बेचैन हो गए थे? कुछ लोग, खासकर लड़कियों को जलन हो रही थी कि उनका कुंवारा और हैंडसम सीएम अब किसी लड़की के साथ और उसके पास है। निहार के लिए लड़कियों की एक तरफा मोहब्बत उन्हें तकलीफ दे रही थी और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया था कि निहार सिंह चौहान के साथ वो लड़की कौन थी, क्या संबंध है उन दोनों के बीच, वो लड़की वॉशिंगटन में उसके साथ क्या कर रही थी, क्या सीएम चौहान की शादी हो चुकी है या वो लड़की उनकी गर्लफ्रेंड है जिनसे वो जल्द शादी करने वाले हैं। चारों तरफ बस यही तूफान मचा हुआ था। वहीं चौहान महल में उस वक्त शांति बनी हुई थी। पवित्रा ने जब उस न्यूज को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने पिता को कॉल किया और न्यूज देखने के लिए कहा, तो सोमेश राव ने दुखी होकर अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर पवित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नफरत और गुस्से की आग उसकी आंखों में धड़कने लगी। उसने कॉल कट किया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोली, उस लड़की को हम कभी चैन से नहीं जीने देंगे, कभी उसे इस खानदान में नहीं आने देंगे। वो कुंवर की पत्नी नहीं है, हमारी बहन मेघना की शादी कुंवर से ही होगी और अब हम ही सब कुछ करेंगे। अब उस लड़की को हम बताएंगे कि किसी का हक मारना क्या होता है। पूरे चौहान महल में शांति छाई हुई थी। तभी अचानक से पवित्रा रोते हुए अपने कमरे से बाहर आई और हॉल में खड़े होकर बुरी तरह से रोने लगी। नौकर चाकर उनके पास आकर खड़े हो गए और उन्हें हैरानी से देखने लगे। तभी सुप्रिया जी वहां पर आई और इस तरह उन्हें रोता हुआ देखकर परेशान होकर संभालते हुए बोली, पवित्रा क्या हुआ आपको? आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? पवित्रा सुप्रिया जी का हाथ झटक कर गुस्से से बोली, अच्छा धोखा दिया आपने, जेठ जी साने और कुंवर ने हम बाप बेटियों को। आपके ऊपर कितना यकीन किया था हमने, लेकिन आपने क्या किया, इतनी गिरी हुई हरकत। तभी सुप्रिया जी जोर से बोली, पहली बात तो ये कि अपनी जुबान संभाल कर हमसे बात कीजिए, वरना हमें आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुप्रिया जी के गुस्से से पवित्रा झेप गई और रोते हुए बोली, आपने कुंवर की शादी किसी और से करवा दी और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा, हम इतने पराये हो गए हैं क्या? सुप्रिया जी ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा नहीं है पवित्रा, आप तो घर की ही है, अपनी है, मगर कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से कुंवर की शादी छुपकर करवानी पड़ी। बाकी सब कुछ आप कुंवर और उनके बाबा से ही पूछ लीजिएगा, हम तो अब थक चुके हैं। इतना कहकर सुप्रिया जी वहां से चली गई। उनके जाते ही पवित्रा अपने नकली आंसू पोंछते हुए नफरत से बोली, आप सबकी जिंदगी में अब हम ऐसा तूफान लेकर आएंगे जिससे आप सब हिल जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमारे साथ खेल खेला, हमें अंधेरे में रखकर उस दो पौड़ी की लड़की से इस राज्य के सीएम की शादी करवा दी। अब आप चारों की खैर नहीं है, अब आप चारों के साथ जो होगा वो हम तय करेंगे और अपने दर्द का बदला लेंगे और आप देखिएगा एक दिन हमारी मेघना ही इस खानदान की बहू बनेगी और हम इस घर की मालकिन। पवित्रा के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा और बुरा चल रहा था और वो अपना बदला लेने के लिए पागल हुई जा रही थी। उसके निशाने पर सबसे पहले निविशा ही थी। वहीं निविशा और निहार इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी निहार ने अचानक निविशा को देखा और बेड से उठकर बिना निविशा की तरफ देखे सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। उसके ऐसा करने से निविशा की आंखें भर आई। वो बड़ी मुश्किल से उठी और दुखी होकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। निविशा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीमी आवाज में बोली, लगता है हमसे नाराज हो गए हैं। निहार जी प्लीज हमसे दूर मत जाइए, हम आपके बिना टूटकर बिखर जाएंगे। निविशा अपने मन में दुखी हो रही थी। वो निहार को याद कर रही थी जो उससे नाराज होकर उससे मुंह फेरकर बाथरूम में चला गया था। उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और निहार अपने हाथ में कुछ लेकर बाहर आया। तभी निविशा को रोते देखकर वो हैरान रह गया। उसकी बीवी सुबक सुबक कर रो रही थी। निहार तेजी से उसके पास आया और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर बेचैनी से बोला, सुनिए। निविशा ने नजरें उठाकर निहार की तरफ देखा और भीगी आंखों से उसे देखते हुए उदासी से बोली, कहिए। निहार ने उसके हाथों को शिद्दत से चूमकर कहा, क्या हो गया आपको, क्यों रो रही हैं आप, हमसे नाराज हैं क्या? निविशा सुबकते हुए बोली, हमें लगा आप हमसे नाराज हैं। निहार प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, किसने कहा? निविशा उसी तरह सुबकते हुए बोली, आप मुंह फेर कर चले गए, फिर वापस नहीं आए तो हमें लगा। ये सुनकर निहार के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने हाथ में ली हुई गर्म पानी से सिकाई करने वाली थैली उसे दिखाते हुए बोला, बीवी आपके लिए ये लेने गए थे, सोचा थोड़ा सेक कर देना चाहिए। निविशा ने उस थैली की तरफ देखा और फिर निहार की तरफ देखा तो निहार ने प्यार से अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, चलिए अब आप लेट जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। निविशा हड़बड़ाते हुए बोली, हम कर लेंगे। निहार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपकी ये शर्म, लेट जाइए, हमारा हक बनता है आप पर। ये सुनकर निविशा चुपचाप लेट गई और खुद को गले तक चादर से ढक लिया। निहार ने धीरे धीरे सिकाई करने लगा जिससे निविशा को बहुत आराम मिल रहा था। अपना काम अच्छे से करने के बाद निहार ने उस थैली को एक तरफ रख दिया और खुद भी चादर के अंदर आकर अपनी बीवी को अपनी बाहों में भरकर लेट गया। वो उसके सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। चेहरे पर बिखरी मुस्कान ने उसकी रौनक बढ़ा दी थी।
दोनों की खूबसूरत रात इसी तरह खुशी और प्यार से गुजर रही थी। अगले दिन सुबह के 5:30 बजे निविशा की आंख खुली और वो उबासी लेकर उठने लगी। तभी उसे अपने पेट पर भार सा महसूस हुआ। देखा तो निहार ने हाथ से उसके पेट को जकड़ा हुआ था। ये देखकर वो मुस्कुरा उठी। उसने हौले से उसका हाथ पकड़कर बेड पर रखा और वहां से जाने लगी। तभी वो अचानक से रुक गई और पलटकर अपने गुस्सैल पति के शांत चेहरे को देखने लगी। निविशा उसके पास आई और प्यार से उसके चेहरे को गौर से देखते हुए अपने मन में बोली, हमने कभी कहा नहीं, लेकिन कहने की बहुत अच्छा होती है कि आप बहुत हैंडसम है। एक राज की बात बताएं, दरअसल पिछले 2.5 साल से, यानी जब से आप सीएम बने हैं, हम तब से आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन आप जैसी शख्सियत से मिलना आसान नहीं था। लेकिन उस दिन जब हमने आपको हॉस्पिटल में देखा तो हम धन्य हो गए। हम उस वक्त थोड़े गुस्से में थे, लेकिन साथ ही आपको देखकर बहुत खुश थे। तभी इस दिल में आपके लिए कुछ कुछ होने लगा था और वो होना धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर जब हम आपसे होटल में मिले तो ये जानकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि जिस इंसान के हम दिन रात गुण गाते थे, जो इंसान अपने कामों के लिए पूरी दुनिया में चर्चित है, उसी से हमारी शादी हो रही है। लेकिन जब आपने शादी के लिए मना करने को कहा तो कसम से दिल टूट गया था हमारा। मगर आज आप सिर्फ हमारे हैं और अब हम आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। हमारा पहला और आखिरी प्यार आप हो मिस्टर निहार सिंह चौहान। निविशा ने झुककर निहार के माथे को चूम लिया और जल्दी से बेड से उठ गई। 6 बजे के आसपास निहार की आंखें खुली। उसने सबसे पहले अपनी हथेली को देखा और कुछ मंत्र बोलकर जैसे ही अपने बगल में देखा तो निविशा वहां नहीं थी। वो बेड से उठने लगा तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और उसकी खूबसूरत बीवी पीले रंग का सलवार सूट पहनकर अपने भीगे बालों को तौलिए से बांधती हुई बाहर आई। आज वो गाना गुनगुना रही थी। उसे पता नहीं था कि उसका पति उसे कितनी शिद्दत और जुनून भरी निगाहों से देख रहा था। निहार बेड से सर टिकाकर बैठ गया और जुनून से अपनी बीवी को देखने लगा। निविशा आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने तौलिए को हटाया तो उसके लंबे बाल बिखर कर उसकी कमर पर आ गए। उसे देखकर निहार एक बार फिर से बेकाबू होने लगा। वो अपने सीने पर हाथ रखकर नशे से बोला, क्या ये हमारी जान लेना चाहती है? अगर ऐसा है तो हम खुशी खुशी इनके लिए ये जान कुर्बान करने को तैयार है। निविशा ने अपने बालों में कंघी की। तभी निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, इतने खूबसूरत बाल दिए हैं भगवान ने, तो क्यों इन पर जुल्म कर रहे हैं आप? निहार अब क्या करने वाला था? क्या वो फिर से निविशा के प्यार में डूबने वाला था? निहार की शादी का सच जानने के बाद नफरत की आग में जल पवित्रा और सोमेश का अगला कदम क्या होगा? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज। कहानी लेगी एक नया अंदाज, तो बने रहिए इस सफर में। अचानक से उसकी आवाज सुनकर निविशा चौंक गई। उसे तुरंत रात का मंजर और उनके बीच की हर एक बात याद आने लगी। वो अब निहार से बिल्कुल भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आवाज सुनते ही शर्म से उसके गाल लाल हो गए। उसकी हरकतें देखकर निहार के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई और वो आंखों में चमक और जुनून लिए बेड से उठकर अपनी बीवी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो निविशा के करीब आ रहा था वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। निहार दीवानों की तरफ उसे देखते हुए ठीक उसके पीछे आया और उसकी कमर पकड़कर उसके बालों की महक लेते हुए नशे से बोला, वुडन कोम यूज किया करें, उससे बाल झड़ेंगे नहीं और हेल्दी रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी चांदनी के ये रेशमी खूबसूरत बाल खराब हो जाएं। निविशा अपनी नजरें झुकाकर पति की छुअन को महसूस करते हुए बोली, वुडन कोम हमारे पास नहीं है, मायके में ही रह गया, और जो आपके यहाँ से शादी का शगुन आया था उनमें से हमें ये वाली ही सही लगी, इसलिए हम इसे ही ले आए। ये सुनकर निहार उसे प्यार से ताना मारते हुए बोला, मैडम उसी शगुन में वुडन कोम भी शामिल था, शायद आप ठीक से देखती नहीं हैं। निविशा हैरानी से बोली, आपको कैसे पता कि शगुन में क्या क्या था? निहार उसके बालों को चूम कर बोला, शगुन हमारी बीवी के लिए था तो क्या हम देख नहीं सकते थे? हमने उसे पैक होते हुए देखा था। ये सुनकर निविशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो धीमी आवाज में बोली, दरअसल वो वाली कंघी हम घर पर भूल आए हैं। निहार ने उससे दूर होकर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर बोला, एक वेल मैनेज्ड सीएम की बीवी होकर ऐसी लापरवाही करती हैं आप? इस बात की तो आपको सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से ख्याल रखें आप। निविशा कुछ सोच समझ पाती इससे पहले निहार उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। ये देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने ड्रेसिंग टेबल पर जोर से मुक्का जड़ दिया। ये देखकर निविशा सहम गई। उसे डरते हुए देखकर निहार ने गहरी सांस लेकर कहा, डरिए मत, हम आते हैं। निहार तुरंत अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। तभी निविशा परेशान होकर बोली, इन्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके माथे की नसें दुखने लगती हैं और आपकी सेहत के मामले में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। निविशा ने एक गहरी सांस ली और अपने बाल संवारने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि निहार बिना शर्ट के सिर्फ पैंट पहनकर बालकनी में चला गया था। तभी वो अचानक घबराकर बोली, अरे ये तो बिना शर्ट पहने ही बालकनी में चले गए, अगर ऐसे में किसी लड़की ने उन्हें बिना शर्ट के देख लिया तो? निविशा को ये सोचकर जलन होने लगी और तेज गुस्सा आने लगा। अब वो अंदर ही अंदर जल रही थी। कुछ देर बाद निहार रूम के अंदर आया तो उसने देखा उसकी बीवी सोफे पर बैठी अपना फोन चलाते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर निहार मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ, किस बात पर इतना मुस्कुराया जा रहा है? निविशा फोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए बोली, हमारी एक दोस्त से बात कर रहे हैं, वो बता रही है कि उनके पति उनके लिए हफ्ते में 4 बार शॉपिंग करने जाते हैं और दुनिया भर का सामान खरीदते रहते हैं, जबकि हमारी दोस्त को शॉपिंग करना ही नहीं आता। सच में कैसे कैसे लोग होते हैं जिन्हें शॉपिंग करना भी नहीं आता? निविशा की ये बात सुनकर निहार अपनी जगह पर जम गया और अपने मन में बोला, शॉपिंग करना तो हमें भी नहीं आता, इसका मतलब निविशा के कैसे कैसे लोगों में हम भी शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आज ही इनके लिए शॉपिंग करेंगे और इन्हें दिखा देंगे कि हम इनके दोस्त के पति से बढ़कर हैं। वो तुरंत बाथरूम के अंदर चला गया। उसके जाते ही निविशा फिर से अपनी दोस्त से बातें करने लगी। कुछ देर बाद निहार नहा धोकर बाथरूम से बाहर आया और निविशा को देखने लगा जो अभी भी फोन में लगी हुई थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, अब जरा हमारे ऊपर भी ध्यान दे दीजिए। निविशा ने नजरें उठाकर देखा तो उसका पति नहा धोकर तैयार हो गया था और अब प्यार से अपनी बीवी की तरफ देख रहा था। निविशा अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने हैंडसम पति को प्यार से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों की आंखें आपस में मिल गई और आंखों ही आंखों में बातें होने लगी। निविशा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, कहाँ जा रहे हैं आप हमें छोड़कर? निहार ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप नाश्ता कर लीजिएगा। ये सुनकर निविशा ने हाँ में गर्दन हिला दी। अपनी बीवी को प्यार करने के बाद निहार अपने 4-5 गार्ड्स के साथ वहां से सीधा एक शॉपिंग मॉल के लिए निकल गया। आज उसे अपनी बीवी को खुश करना था और ये साबित करना था कि वो भी शॉपिंग कर सकता है। निहार अपने काफिले के साथ होटल के बगल वाले आर्मी मॉल में घुस गया, जहां पर आम जनता नहीं जा सकती थी। वहां पर नेता और बिजनेसमैन शॉपिंग कर रहे थे। निहार अपने गार्ड्स के साथ मॉल के अंदर आया और चारों तरफ देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, निहार ने अपने दाईं तरफ खड़े गार्ड की तरफ देखकर कहा, चलिए शॉपिंग करने में हमारी मदद कीजिए जैसे आप अपनी बीवी के लिए करते हैं।
गार्ड ने सर झुकाकर कहा, माफ कीजिएगा सर, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए हमें पता नहीं है कि लड़कियों के लिए शॉपिंग कैसे करते हैं। निहार ने गुस्से से उसे घूरा और अपने बाईं तरफ खड़े गार्ड से बोला, आपकी शादी तो पिछले साल ही हुई है, तो आप बताइए शॉपिंग कैसे करते हैं। वो गार्ड भी सर झुकाकर बोला, माफ कीजिएगा सर, हमने तो शादी कर ली, मगर हमें अभी तक शॉपिंग करना नहीं आता। आजकल इसी बात पर हम पति पत्नी के बीच लड़ाई जारी है। निहार को यह सुनकर तेज गुस्सा आने लगा। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और बाकी सभी गार्ड से पूछा तो उनमें किसी को भी शॉपिंग करना नहीं आता था। निहार ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, इसका मतलब अब हम फंस गए हैं, क्योंकि हमें भी शॉपिंग करना नहीं आता। निहार की बात सुनकर उसके सभी गार्ड्स हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी निहार जोर से बोला, अरे हम भी इंसान ही हैं और जिंदगी में पहली बार अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करने निकले हैं, ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सभी गार्ड्स ने सर झुका लिया और अपने सर के अगले कदम का इंतजार करने लगे। तभी निहार ध्यान से पूरे मॉल को देखने लगा। उसे आज तक कभी कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगा था जितना ये शॉपिंग करना लग रहा था। अब वो कैसे अपनी बीवी को खुश करेगा, कैसे उसके लिए शॉपिंग करेगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। निहार ने अपनी तेज नजरों से पूरे मॉल को देखा और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक एक शॉप को गौर से देखने लगा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे क्या करे और पहले कहाँ जाए। गार्ड्स उसे देख रहे थे और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी निहार रुका और कुछ सोचते हुए बोला, लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, ये तो बता ही सकते हो ना आप सब। हमारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसलिए अधिक जानकारी नहीं है। इतना कहकर निहार अपने गार्ड्स की तरफ मुड़ा तो सबके सब कुछ सोचने लगे। निहार एक एक के चेहरे को देखे जा रहा था। तभी शादीशुदा गार्ड बोला, हमारी बीवी को तो बस 24 घंटे बाहर का खाना खिला दो, खुश हो जाती है। दूसरा गार्ड बोला, हमारी बीवी को मेकअप और गहने बहुत पसंद आते हैं। निहार सबकी बात गौर से सुन रहा था। तभी एक गार्ड बोला, हमारी बीवी को पूरे दिन सोना पसंद है, नींद उसको बहुत प्यारी है सर। निहार हैरानी से उसे देखते हुए बोला, सिचुएशन समझकर बोला कीजिए, अब क्या नींद खरीद कर दे अपनी बीवी को। ये सुनकर गार्ड ने अपना सर झुका लिया और बाकी गार्ड्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निहार ने अपना सर हिलाया और कुंवारे गार्ड की तरफ देखकर बोला, आपसे तो हम क्या ही उम्मीद करें, आप हमारा 1 महीने पहले वाला रूप हो। अब जल्दी से शादी कर लीजिए ताकि हमारी तरह ऐसी स्थिति में फंसना ना पड़े। ये सुनकर गार्ड के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हाँ में सर हिला दिया। निहार ने गहरी सांस ली और खुद कुछ सोचते हुए अपने मन में बोला, गहनों का तो भंडार है उनके पास और अभी भी आते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें तो ज्यादा गहने पहनने का शौक है ही नहीं। रही बात मेकअप की, तो शादी के अलावा हमने उनके चेहरे पर कभी मेकअप देखा ही नहीं है और वो बाहर का खाना भी नहीं खाती है। 1 मिनट, इसका मतलब हमारी बीवी हमारे जैसी ही बोरिंग जिंदगी जीती है। दैट्स गॉड मेड फॉर ईच अदर। निहार के चेहरे पर तुरंत एक आकर्षक मुस्कान आ गई और वो बोला, चलिए घूमते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो सब लोग आगे बढ़ने लगे और एक एक शॉप को गौर से देखने लगे। निहार लॉबी में आगे बढ़ रहा था। तभी एक बच्चा रोता और भागता हुआ उसके पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। ये देखकर निहार के गार्ड तुरंत आगे आ गए, मगर निहार ने उन्हें रोक दिया और अपने पैरों से लिपटे बच्चे को देखकर बोला, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो आप? आखिर वो बच्चा कौन था और वो रोते हुए निहार के पैरों से इस तरह क्यों लिपट गया? क्या निहार अपनी बीवी निविशा के लिए शॉपिंग कर पाएगा? कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज, कहानी लेगी एक नया अंदाज, तो बने रहिए इस सफर में। बच्चे ने सर उठाकर निहार की तरफ देखा और दुनिया भर के ड्रामे करते हुए बोला, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी मम्मा हर वक्त सोती रहती है और डैड मेरे पीछे पड़े रहते हैं। उफ़्फ़ो, आखिर कहाँ जाऊँ मैं? तभी निहार उसे प्यार और हैरानी के मिले जुले भाव से देखते हुए बोला, तो आप हमारे पैरों से क्यों लिपटे हुए हो? हम पूरी दुनिया के मामले नहीं सुलझाते हैं। निहार ने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने पैरों से दूर करते हुए आगे कहा, 5 साल से ज्यादा के नहीं हो आप और इतने ड्रामे? अरे याद रखें आपकी छोटी सी दुनिया में। उस बच्चे ने निहार के हाथ पकड़ लिए और उससे चिपकते हुए बोला, कहीं ले चलिए प्लीज, बस मुझे मॉम डैड के पास नहीं जाना। निहार ने अपने गार्ड्स की तरफ देखा तो वो सब मुस्कुराने लगे। उस बच्चे की बातें सुनकर निहार के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई। निहार ने एक गहरी सांस ली और उस बच्चे से अपना हाथ छुड़ाकर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ लेकर जाएं आपको? हम तो यहाँ से सीधा भारत जाएंगे। बच्चा खुश होते हुए बोला, ओह वाओ अंकल, आई लव इंडिया, प्लीज वहीं ले चलो ना। उसके इतना कहते ही एक आदमी भागता हुआ वहां पर आया और अपने बच्चे को देखकर चैन की सांस लेते हुए बोला, डैनियल व्हाट द हेल, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारी माँ ने जीना हराम कर दिया है मेरा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर उस आदमी ने डैनियल के पास खड़े निहार की तरफ देखा तो वो झेप गया और उसे ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर चौहान, मैं इस मॉल का ओनर डेविड वॉन हूँ और ये मेरा बेटा डैनियल है। निहार ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या तकलीफ है इस बच्चे को? डेविड गहरी सांस लेकर परेशान होते हुए बोला, कुछ नहीं, बस माँ बेटे के नखरे हैं जो मैं उठाता हूँ, लेकिन दोनों एहसान फरामोशों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब आप पिता बनेंगे तब पता चलेगा आपको कि ये बच्चे कितने खतरनाक क्रिएशन है गॉड की। खैर आई एम रियली सॉरी अगर मेरे बच्चे ने आपको परेशान किया हो, और सॉरी मैं भी कहाँ अपना पर्सनल मैटर लेकर बैठ गया। सर प्लीज एंजॉय, एंड किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुरंत हमें बताइएगा। इतना कहकर डेविड ने निहार की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। निहार के हाथ मिलाते ही डेविड ने डैनियल को जबरदस्ती अपनी गोद में उठाया और वहां से जाने लगा। निहार एकटक उस बच्चे को देख रहा था जो जोर जोर से रो रहा था। वो अपने पिता की गोद से कूदने की कोशिश कर रहा था और पूरे मॉल में हंगामा कर रहा था, मगर उसका पिता उसे शांति से संभालते हुए ले जा रहा था। उस बदमाश बच्चे को देखकर निहार ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में डेविड के शब्द गूंजने लगे, जब आप पिता बनोगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चे गॉड की कितनी खतरनाक क्रिएशन है। निहार ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके सामने एक नजारा घूमने लगा जिसमें एक छोटा सा बच्चा भाग रहा था और उसे पकड़ने के लिए निहार उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये नजारा देखते ही निहार ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपनी दमदार आवाज में बोला, ये हम क्या सोच रहे हैं, और वैसे भी सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा और फिर से चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। काफी देर बाद आखिरकार उसे एक कॉस्मेटिक शॉप दिखाई दी और वो उसमें चला गया। उसके आते ही वहाँ के शॉपकीपर उसके पास आए और आदर से बोले, हाउ मे आई हेल्प यू सर? निहार चारों तरफ देखते हुए बोला, वुडन कोम। कीपर मुस्कुराते हुए बोला, यस श्योर सर, प्लीज कम। निहार आगे आया और काफी मेहनत के बाद उसने निविशा के लिए 2 वुडन कोम लिए, एक नीम की लकड़ी वाला और दूसरा शीशम की। कंघी लेने के बाद वो पूरी शॉप को देखने लगा जहाँ दुनिया भर का सामान भरा हुआ था, जिसे देखकर निहार हैरान होकर बोला, ये सब लेडीज के लिए होता है क्या? कीपर फिर से मुस्कुराते हुए बोला, यस सर। ये देखकर निहार काफी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सामान औरतें इस्तेमाल कैसे करती होंगी, क्या वो कंफ्यूज नहीं होती होंगी? निहार अपने गार्ड की तरफ मुड़ा और थोड़ा गुस्से से बोला, ये सब क्या है, मतलब हद होती है, अब इनमें से हम निविशा के लिए क्या ले?
गार्ड सर झुकाकर बोला, सर मेरा भी सर घूम गया है, मेरी मानिए तो मैडम को यहीं बुला लीजिए, फिर उन्हें अपने हिसाब से जो लेना है वो दिलवा दीजिए। तभी निहार ने सख्ती से कहा, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें ही लाना होता तो पहले ही ले आते, मगर हमें उन्हें सरप्राइज देना है कि हम भी शॉपिंग कर सकते हैं। गार्ड उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो शॉपिंग की तो है, ये देखिए ना कंघियां। निहार ने गार्ड को घूरा तो उसने अपनी नजरें चुरा ली और चुपचाप खड़ा हो गया। निहार ने अपनी आंखें बंद की और निविशा को याद करने लगा, वो फूल सी कोमल महकती निविशा, जिसके चेहरे पर हर वक्त हया की लाली छाई रहती थी, जिसकी खूबसूरत गहरी आंखें दुनिया भुला देने के लिए काफी होती हैं, जिसके शरीर के अंग इतने कोमल हैं कि हाथ लगाने भर से लाल हो जाते हैं, जो जुबान से मीठी और रस से भरी हुई है, जिसके आसपास होने से भी जिंदगी खुशहाल हो जाती है, जिसकी हसीन अदाएं सीएम चौहान जैसे सख्त इंसान को भी पिघला देती हैं, जिसके प्यार में निहार हद से ज्यादा पागल है, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। ऐसी निविशा के लिए ये कॉस्मेटिक्स कोई मायने नहीं रखते हैं। निहार ने अपनी आंखें खोली और दीवानगी और जुनून से बोला, एक फूल को फूल ही पसंद आता है। निहार उस शॉप से बाहर निकलकर आगे बढ़ते हुए एक फूलों की दुकान में आया, जहाँ पर दुनिया भर के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों की भरमार थी। दुकान में आते ही निहार ने अपनी आंखें बंद की और उन फूलों की महक लेते हुए शिद्दत से बोला, इन फूलों के बीच हमें अपनी निविशा का एहसास हो रहा है। ये सुनकर गार्ड के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो भी उन खूबसूरत फूलों को देखने लगा। निहार ने निविशा के लिए गुलाब और ट्यूलिप के ढेर सारे फूल खरीद लिए और तुरंत वहां से निकल गया। चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान लिए वो आगे बढ़ रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि उसकी बीवी के पास तो सब कुछ है, उसे कुछ अलग देना चाहिए। वो आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे एक कपड़ों की शॉप दिखाई दी तो निहार वहां भी चला गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और ना ही निविशा के पहनने लायक कुछ लगा, इसलिए वो वहां से भी आगे बढ़ गया। वहीं होटल में निविशा नाश्ता करने के बाद फ्री होकर सोफे पर बैठी हुई अपना फोन चला रही थी। वो अब बोर होने लगी थी। निहार पता नहीं कब तक आने वाला था। निविशा अपनी जगह से खड़े होकर बोली, थोड़ी देर बाहर टहल कर आते हैं, जिससे हमें थोड़ा अच्छा लगे। इतना कहकर वो बाहर जाने लगी तो बाहर मौजूद लेडी गार्ड ने उसे रोक दिया और बोली, मैडम आप बाहर नहीं जा सकती प्लीज। निविशा उसे समझाते हुए बोली, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं आसपास टहल आते हैं, हम चेहरे पर मास्क लगा लेंगे और फिर आप ही तो हमारे साथ चल रहे हैं। ये सुनकर लेडी गार्ड ने हाँ में गर्दन हिला दी। निविशा ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और अपने 2 गार्ड्स के साथ वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ पूरे मॉल की तलाशी लेने के बाद भी निहार को कुछ समझ नहीं आया। अब वो मॉल के बीचों बीच खड़े होकर कुछ सोचने लगा, तभी उसे कुछ याद आया। उसने फोन को निकाला और कैलेंडर में कुछ देखते हुए बोला, निहार ने फोन जेब में रखा और वहां से एक शॉप में चला गया और इस बार उसने बिना किसी परेशानी के अपनी बीवी के लिए कुछ खास तोहफा खरीद लिया और जल्दी से वो लोग मॉल से होटल के लिए निकल गए। वहीं निविशा भी टहलने और मन बहलाने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई। फ्रेश होकर अब वो आराम से बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगी। तभी उसके पास सुप्रिया जी का कॉल आया, जिसे देखकर निविशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कॉल अटेंड किया और बोली, प्रणाम मासा। सुप्रिया जी ने खुश होकर कहा, दूध नहाओ पूतो फलो बेटा, कैसे हैं आप और कैसे हैं हमारे कुंवर। निविशा मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक है मासा, और वो जरा बाहर गए हैं किसी काम से। निविशा के इतना कहते ही रूम का दरवाजा खुला और निहार अपने हाथ में 2 बैग्स लेकर निविशा की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसे आते देख निविशा अपनी जगह से खड़ी हुई तो निहार ने उसे बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा, किससे बात हो रही है। उसने बैग्स को एक तरफ रखे और निविशा की तरफ बढ़ने लगा। सुप्रिया जी ने निहार की आवाज सुनी तो वो बोली, बेटा फोन स्पीकर पर कीजिए ना। निविशा ने तुरंत फोन को स्पीकर पर किया। तभी सुप्रिया जी बोली, कुंवर। अपनी माँ की आवाज सुनकर निहार को एक अलग ही सुकून और राहत मिली। उसने निविशा के हाथ से फोन लिया और प्यार और आदर से बोला, प्रणाम मासा। सुप्रिया जी खुश होकर आशीर्वाद देते हुए बोली, चिरंजीवी भव कुंवर, कैसे हैं आप। निहार प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, पहले आप बताइए आप और बाबा साहब कैसे हैं। जानते हैं हम आप दोनों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमें आप दोनों के लिए बहुत तड़प होती है। निविशा गौर से निहार के चेहरे को देख रही थी। उसका पति चाहे कितना भी सख्त और गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में अपने माता पिता के लिए बहुत आदर, सम्मान और प्यार था। निविशा प्यार से अपने पति को देखने लगी। तभी निहार की बात सुनकर सुप्रिया जी प्रेम से बोली, कुंवर हम सब समझते हैं बेटा, और हम दोनों एकदम ठीक है और आप दोनों को बहुत याद करते हैं। तभी निहार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अब सब ठीक होने वाला है मासा, और फिर हम चारों साथ में रहेंगे। निहार की बात सुनकर सुप्रिया जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कुंवर, मगर पवित्रा को सब पता चल गया है और वो बहुत नाराज है। क्या पवित्रा की नाराजगी से निहार की जिंदगी में कोई मुश्किल आने वाली है। किस तरह वो सब कुछ ठीक करेगा। निहार ऐसा क्या करने वाला है जिसके बाद वो सब एक साथ चौहान महल में रहने लगेंगे। कल के एपिसोड में खुलेंगे दिल के कुछ राज, कहानी लेगी एक नया अंदाज। तो बने रहिए इस सफर में। Like, comment, subscribe for more episodes.